मोशन ऑफ थैंक्स पर आप कह सकते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स पर एलओपी ने अपनी बात कही, उसको आपने एक्सपंज कर दिया। एलओपी ने कौन सी ऐसी बात कही जो असंसदीय है? बैठिए बैठिए, एक मिनट बोले प्रमोद जी, बैठिए बैठिए। अदर्स में टेक सीट प्लीज, टेक सीट। उड़ीसा असेंबली में, कर्नाटक असेंबली में मैंने 3-4 उदाहरण देखे। जो शब्द नेता विरोधी दल ने प्रयोग किए हैं वो पूरी तरह पार्लियामेंट्री है। यहीं बैठकर मनमोहन सिंह जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया था और वो आपकी कार्रवाई में सम्मिलित है, आप देख लें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप ही के आदेश का पालन हो रहा है कि भाई 267 में नहीं, जब राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा हो बोल लेना, उसमें बोल रहे हैं। तो वो भी अगर नहीं सुना जाएगा तो सर ये संसद का निर्माण जो हुआ है, इसकी जो परंपराएं हैं, आप हमेशा कहते हैं परंपराओं की रक्षा होनी चाहिए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उन परंपराओं की रक्षा करिए। वो जो भी शब्द निकाले गए हैं उन्हें कार्रवाई का अंग बना रहने दें, ये मेरा नम्र निवेदन। Honorable members, I examine the proceedings in the light of rules framed by the House, and Rule 261 casts an obligation on me to make such sweeping observations that everything has been removed is not appropriate. I expect the honorable members first to go through what has been expunged. I have one second. Sir, please. I would urge you again that we are in a house where some decorum has to be maintained. I have taken my call. Dr. Ashok Kumar Mittal. One second. Please take your seat, Honorable LOP. सर, One second. जो चीज रूल्स के तहत, प्रोसीजर के तहत यहाँ पर बोली जाती है, मैं नहीं समझा कि मेरे स्पीच में कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री और किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं था। लेकिन फिर भी उसमें आप चुन चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे। लेकिन आपने मेरे 6 जगह जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, मौनी बाबा और दूसरे, I would appreciate what I have expunged should not be used. तो What I have expunged should not be used. अरे नहीं साहब, इस सदन में बोले सो मैं बोल रहा हूँ। नरसिंह राव जी को वाजपेयी साहब ने खुद एक शब्द कहा था, अभी भी वो अब किताब में है, आप देखिए। और मेरे को जो जब यहाँ बात हमारे चीफ व्हिप रखते हैं हमारे पार्टी की ओर से और सदन की ओर से रखते हैं, तो आप उनको बार बार टोकते रहते हो, ये ठीक नहीं है, आप बैठिए, आप पढ़िए। अब बहुत अच्छा पढ़ के आए साहब, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अच्छा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, कन्नड़ा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं और कौन सी भाषाएं, तो इसीलिए और संसदीय भाषा जानते हैं। इसके बावजूद भी आप उनको टोकते ही रहते हो। जो मेरा डिफेंस में आता हर राइट्स को टोकना, ये ठीक नहीं है। कृपया आप और एक बार उसको देखिए। अल्टीमेट डिफेंडर ऑफ द एलओपी इज द चेयरमैन। नहीं, वो नहीं हो रहा ना सर, वो नहीं हो रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, I have taken 0 hour, not present. Shri Binoy Vishwam. Thank you, sir. With a saddened heart and with lot of protest, I stand here. My concern and our concern, I should call it, is regarding the miseries of the MGNREGA workers. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act workers. Sir, their numbers come to
15.28 crores in this country. And those people, they work for the country. And they are also creating wealth in this country. And their sorrows, livelihoods, should be taken care of by this government and this House, I believe. Sir, in MGNREGA, we can see that it covers around 2,70,000 and 342 panchayats in the country. Such a wide scheme it is. I am proud to say it is the child of the UPA one government in which the left also played a critical role in evolving the policies. That government made this MGNREGA project. Sir, I am very constrained to say that this government of today is trying to kill that project, to kill it. The budget presented here in the House, in the Parliament, by the Honorable Finance Minister has allocated only 60,000 crores rupees for that scheme. So that's a paltry amount. And that amount will not be enough to maintain this project for the poor people. So 10 days back, thousands of them came to the national capital under the banner of the AITUC for a struggle. So their demand was that, so simple it is, enhance the working days to 200 in a year. Out of 365 days, they demand only 200 days. Moreover, the minimum wage they demand is only rupees 700. So today they are getting only 217 rupees. The finance minister and the ministers here and the chair, please tell us, how can a family live by this bigger amount? 217 rupees per day. They are not living, surviving. So please think of them and request the House and the government to take the matter seriously and see that at least this remuneration should be improved to rupees 700 and the working days to be increased to 700 days and their minimum salary should be, wage should be 700 rupees per day. Sir, I am very sure that the government of the poor, as they claim, cannot forget this claim. Shri Imran Pratapgadi. कितनी आसाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी, मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे समाज और उससे जुड़े उद्योग का दर्द आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे बुनकर समाज कहा जाता है, जो अपने हाथों के उंगलियों के हुनर से धागा जोड़ता है और हमारे आपके जिस्मों के लिए लिबास बनाता है। मैं एक ऐसे उद्योग का दर्द आपको सुना रहा हूं जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है। चाहे महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, उत्तर प्रदेश का बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, टांडा हो, मेरठ हो, इलाहाबाद का मऊआयमा हो, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, तमिलनाडु का सेलम हो, त्रिची हो या फिर आंध्र प्रदेश का गुंटूर हो, इन तमाम शहरों में लाखों परिवारों के घर का चूल्हा जिस उद्योग की बदौलत जलता है, वो उद्योग आज बदहाली का शिकार है। सभापति महोदय, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% लगभग कंट्रीब्यूशन पावर लूम इंडस्ट्री का है, लेकिन सरकार ने इस इंडस्ट्री को यतीम छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है। कांग्रेस की सरकार ने इसके सपोर्ट के लिए 30% कैपिटल सब्सिडी दी थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो उसे घटाकर 10% कर दिया और इन दिनों पिछले 6 महीने से उसे भी बंद कर रखा है। सभापति महोदय, गब्बर सिंह टैक्स यानी सरकारी भाषा में जीएसटी, धागों पर लगाई गई जीएसटी ने पूरी यौन मार्केट को फ्लैक्चुएट कर रखा है। सभापति महोदय, यौन मार्केट के फ्लैक्चुएशन ने यह दिखा दिया है कि उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और यह उद्योग उसकी वजह से ज्यादा तबाह हो रहा है। चाइना से नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली डंपिंग ने इस उद्योग की बर्बादी में और सहायता जताई है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पावर लूम भिवंडी में हुआ करता है, लेकिन सरकारी उदासीनता के बाद पिछले दिनों 2 लाख से ज्यादा पावर लूम मशीनें कबाड़ में बिक गईं।
सभापति महोदय, जिस बनारस में कभी करघे पर बैठ करके कबीरदास जी झीनी बीनी चदरिया बुना करते थे, उसी बनारस में आज बुनकर भाई ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए मजबूर हो गए। अंत में सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करघों के धागे टूट रहे हैं, मशीनें कबाड़ में बिक रही हैं, पावर लूम को सप्लाई होने वाली बिजली के बिलों का बोझ इतना भारी है कि बुनकरों के कंधे टूट रहे हैं। जीएसटी लगा करके सरकार ने उनकी कमर और तोड़ी है। सरकार ने जीएसटी की, आखिरी बात कह रहा हूं सभापति महोदय, सरकार ने जीएसटी की लिमिट 20 लाख रखी है। मैं अनुरोध कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि जीएसटी की लिमिट कम से कम 50 लाख की जाए, इस उद्योग पर मरहम लगाया जाए, सस्ती बिजली दी जाए। अब्दुल्ला, अंतिम बात सभापति महोदय, टाइम ओवर। Sir, thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, my hometown Pudukkottai, the royal province which existed between the year 1680 to 1948, was the first princely state that signed the instrument of accession on 3rd March 1948 after independence. His Highness Raja Sir Rajgopala Dandaman Bahadur was the princely state 9th and last crowned ruler. He was the first king who signed the instrument of accession with the independent India wholeheartedly with his total treasury amount currently located at Pudukkottai district. Additionally, he selflessly donated his royal palace for the functioning of the district collectorate at the request of the then Chief Minister, Dr. Kalaignar. He also served as a president of Tamil Nadu Cricket Association, Kodaikanal Boat and Rowing Club also. As soon as India gained independence, he decided to adjoin his country with India without any duress. His Highness Raja Sir was honored with many royal medals by the government. He died on 16th January 1997 at the age of 74. Sir, then the Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel got the confidence to unite India along with the princely state only because of him. His Highness Raja Sir was honored with the George V Silver Medal and George VI Coronation Medal in 1937 also, sir. During the last years of his life, he shunned away marriage to serve the people and lived like a saint-like life, sir. To commemorate his centenary recall and considering the legacy, magnanimity and simplicity of our beloved Raja, His Highness Raja Sir Rajagopala Dandaman Bahadur, I request the Union Government to release a commemorate postal stamp recognizing his service to the unity of our nation, sir. Thank you. Shri Irana Kadadi. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। बेलगावी हवाई अड्डे का निर्माण 1942 में रॉयल एयरफोर्स द्वारा किया गया था। 2018 में उड़ान 3 के अंतर्गत बेलगावी को 13 शहरों से जोड़ने के लिए 5 एयरलाइंस को चिन्हित किया गया था, जो इस योजना के तहत एक हवाई अड्डे को आवंटित उच्चतम हवाई मार्ग है। दिसंबर 2022 तक बेलगावी से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, इंदौर, नागपुर, नासिक, उदयपुर, जोधपुर, तिरुपति, पुणे, खड़प्पा, मैसूर और सूरत से जुड़ा हुआ था। बेलगावी में उड़ान योजना के लागू होने से पहले हवाई अड्डे से प्रति वर्ष 74,041 यात्री मार्ग के साथ 1176 उड़ानों चलती थी। उड़ान योजना शुरू होने के बाद हवाई अड्डे ने 231 और 22 में 2,80,000 यात्रियों के साथ 6,470 उड़ानों का संचालन किया। बेलगावी हवाई अड्डे को अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट के श्रेणी में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान अवार्ड चैंपियन ऑफ उड़ान से सम्मानित भी किया गया था। बेलगावी हवाई अड्डे को उड़ान योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली सहायता की अवधि 3 वर्ष की है, जो 2023 में समाप्त हो जाएगी। सहायता न मिलने के कारण वर्तमान में कोई एयरलाइंस अपनी सेवाओं को बंद कर सकते हैं, जिसमें कुछ एयरलाइंस ने बंद भी कर दी है, जैसे अलायंस एयर की पुणे की फ्लाइट। इसके अतिरिक्त कुछ और वजह से स्पाइस जेट,
दिल्ली की मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु की फ्लाइट, ट्रू जेट की तिरुपति, कड़प्पा, मैसूर, हैदराबाद की फ्लाइट, इंडिगो की चेन्नई की फ्लाइट, स्टार एयर की नासिक की फ्लाइट, दिल्ली तक चलने वाली फ्लाइट नॉन उड़ान रूट के अंतर्गत थी। दिल्ली वाली फ्लाइट का पैसेंजर लोड प्रतिदिन लगभग 280 यात्रियों आना और जाना मिलकर था। उसके बाद भी इस फ्लाइट को बंद कर दिया गया और बंद किए सभी रूट के पैसेंजर लोड काफी बेहतर था। बेलगावी कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यह जिला कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तीनों राज्यों के सीमा पर स्थित है। बेलगावी प्रशासनिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व रखता है। प्रतिष्ठित प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया सभापति महोदय। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। ये एक ऐसा विषय है माननीय सभापति महोदय जिसमें पक्ष और विपक्ष में कोई विभेद नहीं हो सकता, मतभेद नहीं हो सकता। और ये मैं संपत्ति और आय के ह्यूज असमान वितरण के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, कई हमारे मित्रों ने भी चर्चा की और मुझे खुशी है इस बात की माननीय वित्त मंत्री साहिबा भी हमारे समक्ष हैं। और दिक्कत की बात यह है सर कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, लेकिन असमानता के महासागर में समृद्धि के कुछ टापू हो और पूरा का पूरा देश असमानता के उस महासागर में गोते लगा रहा हो, तो ये उचित नहीं है सर। 5% अभी जो रिपोर्ट आई है, मैं जानता हूं आप कहेंगे आजकल ऑथेंटिकेट करने के लिए तो मैं लेके आया हूं, लेकिन मेरी वाली कॉपी वापस करवा दीजिएगा सर जी। 5% भारतीयों के पास 60% संपत्ति है, उनकी संपत्ति से कोई भेद नहीं है सर। दिक्कत यह है कि 50% के पास सिर्फ 3% है। जब कोरोना में लोगों की आय घट रही थी सर, हमारे देश में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी। सर ये अनायास नहीं होता है, ये सायास होता है। जिस समाज में धन और संपत्ति का इस प्रकार का असमान वितरण हो, हमारे पुरखों को अंदाजा था सर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 क्लॉज C, और मैं बार बार जब वित्त मंत्री जी के बजट पर मैं बोलता हूं, आग्रह करता हूं कि इसके नजरिए से बजट बनाइए। कुछ भी होगा, अगर हम इसको ना भरपाई कर पाए तो दिक्कत होगी। हमारे देश में भी सर सन 85 तक एक इस तरह के टैक्स की व्यवस्था थी, वेल्थ और इनहेरिटेंस पे। कई विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में ये व्यवस्था है, क्या हम इसे वापस नहीं ला सकते सर? इस एक छोटे से प्रोग्रेसिव टैक्स के बाद हमारे पास एक इतनी बड़ी संपदा होगी, इतना बड़ा पूल होगा कि वित्त मंत्री साहिबा को डेफिसिट नहीं देखना पड़ेगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं लोक कल्याण के लिए आप कर पाएंगी। मैं समझता हूं कि सर धनिकों के आधार पर, सुपर धनिकों के आधार पर जिस भी समाज ने अपने निर्माण की नींव रखी है, उस समाज में क्रैक्स आए हैं सर, ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है असमानता का पूरा मसला। अगर मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय कि पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर के एक इस तरह के टैक्सेशन की व्यवस्था करें ताकि आप हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सर अभी 28 सेकंड बाकी है, हम सार्थक पहलकदमियां कर सकें। और हां, आखिर में फिर से दोहराऊंगा कि आर्टिकल 39 क्लॉज C सब पढ़ें, उसके हिसाब से नीतियां गढ़ें तो देश बेहतर होगा। और अमृत काल में सचमुच अमृत सबके हिस्से में आएगा, ना सिर्फ कुछ के हिस्से में सिमट के रह जाएगा। शुक्रिया सर, जय हिंद। If the professor can conclude in 2 minutes, there is no harm. Why take 3 minutes? Shri Brajlal. धन्यवाद सभापति महोदय। आप कुछ मेहरबान रहिए। मैं आपका धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान धारा 304A IPC की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। जो एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होती है, तो उसमें ये लिखा जाता है। महोदय 2021 का जो आंकड़ा है उसमें पूरे देश में 4 लाख एक्सीडेंट हुए, 1,55,000 लोग एक्सीडेंट में मारे गए और इसमें 68% जो संख्या है वो 18 से 45 वर्ष के लोगों की है, जो लाइफ का प्राइम एज होता है,
देश के प्रोडक्टिविटी में काम आता है। महोदय, जो घायल हुए हैं उनकी संख्या 3.7 लाख है। हत्या में इस देश में जो 2021 में हत्याएं हुई हैं, जिसमें लोग 30,000 लोग मारे गए, तो एक्सीडेंट में जो मारे गए हैं उनकी संख्या मर्डर से 5.17 गुना है। ये बड़ा अलार्मिंग है महोदय। एक्सीडेंट में जो मुकदमे कायम होते हैं उसमें सजा है 2 साल की, और वो थाने से अवेलेबल है। चाहे कोई एक्सीडेंट करके फुटपाथ पर सोते हुए मजदूरों को दबा दे, किसी को झोपड़ी में घुसा दे, तब भी सजा महोदय मात्र 2 साल की है। और जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें 85.4% एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग से होते हैं। महोदय, मेरा ये कहना है कि अंग्रेजों के ज़माने का कानून था, गाड़ी उन्हीं के पास होती थी, वही चलाते हैं, और आज भी जो है बड़ा वर्ग है उसी के पास है। तो थाने से ही अवेलेबल हो जाए, एक दिन भी जेल नहीं जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि धारा 304A है, उसमें अमेंडमेंट करके एक धारा जोड़ा जाए 304AA। अगर एक्सीडेंट कोई शराब के नशे में करता है, ड्रग्स में करता है, जॉय राइडिंग में करता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करता है, तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। उसमें सज़ा का प्राविधान भी ज़्यादा होना चाहिए और उसमें फाइन भी ज़्यादा होना चाहिए, जो मृतक के परिवार को दिया जा सके। इसलिए मेरा अनुरोध है महोदय कि ये 304A में कम से कम 7 साल की सज़ा होनी चाहिए, जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए, और वो जुर्माना जो मृतक का परिवार है उसको दिया जाना चाहिए। यही मेरा कहना है महोदय। जय हिंद। डॉक्टर अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity. Sir, as per the latest report of TRI, that is 31st July 2022, the overall tele density of Odisha is 75.23%, which is within the bottom 5 states of India. Even the Northeast has higher tele density at 77.98%, and Jammu and Kashmir at 88.18%. The national average is 85.11%. So you can imagine the kind of service, the denial of digital services to the people staying in this region. Now within this, the rural tele-density is only 62.73%, internet density is 34.51%. All these statistics give one particular picture clear that the rural people of Odisha have no benefit from the extension of digital revolution in the country. The KBK region, sir, this has 7 aspirational districts. Now, in this region, sir, 10,000 villages have no internet connectivity, no tele-density, sir. 6,278 villages are still without mobile access or connectivity, sir. Now, wherever there is a internet connectivity, the signal is so weak that they have to either climb up to a house, and if they don't have a house because it's Malkangiri and areas, they have to climb up a tree, sir. Now, in this kind of a scenario, sir, it was envisaged to install towers, mobile towers, and there was a proposal for it. The proposal is LWU Phase 2, Reliance Jio was supposed to install 483 towers. Aspirational Districts Projects, 2,379 towers. 4G Saturation Project, 1,572 towers. And similar such proposals. But there is no timeline given for completion of these projects. When will they be completed? Similarly, sir, the BharatNet project, sir. Now this, the government of Odisha had asked for approximately rupees 327 crore under the special assistance for increasing utilization of BharatNet Phase 2 in the state. These funds have also not been released. So what concerns me is, so the budget, the center's current recent budget estimates is 26% less than the previous budget estimate of last year and 37% less than the revised estimates. In such a scenario, sir, I shudder to think how this entire project will be completed and digital connectivity in the remotest part of Odisha, particularly the rural left-wing extremist affected areas, will be completed. So through you, sir, I urge the government to have a concerted effort in completing this project and ensuring that tele-density and internet connectivity increases in the rural part of Odisha. Thank you so much, sir. Dr. Fozia Khan.
Thank you very much, Chairman, sir. Sir, as per the data revealed by SAFAR, India Institute of Tropical Meteorology, IITM, the air quality of cities like Mumbai and Pune have dropped to poor and very poor levels, sir. Sir, this is the result of the northeasterly and the easterly wind flow, which carries pollutants and moisture with it. The pollutants which flow from the Indo-Gangetic Basin and central India, combined with constant drop in temperature and the cloudy weather throughout the day, have rendered these pollutants to stay within the vicinity of humans, blocking their escape to higher levels in the atmosphere, sir. So usually when temperatures are high, humidity is less and there is dry weather with greater particle suspension. These pollutants are responsible for the falling of the PM 2.5 concentration to 317 micrograms per cubic meter in Pune and 313 micrograms per cubic meter in Mumbai, when the maximum possible limit is 60 micrograms per cubic meter, sir. A more or less similar situation is there throughout the state concerning these affairs. Additionally, it has left the doctors worried about a hike in cases of upper respiratory tract infections, bronchial asthma, and heart issues, sir. These pollutants could either be from dust or pollen or from vehicular emissions. Sir, although at present it's not in the hands of humans to alter the structure of winds and the climate, a robust mechanism to combat factors that lead to air pollution must be raised, sir, and the health infrastructure for this needs to be maintained to address such issues, so that people affected, especially the senior citizens, sir, can avail themselves of the benefit of the same. At the end, I will only say, sir, be a part of the solution and not part of the pollution. Thank you, sir. Srimati J.B. Mathur Isham. Sir, I'm deeply obliged by the opportunity. I would like to draw your kind attention to the impending crisis faced by the paddy farmers in Kerala. So the paddy farmers in Kerala, the state corporation had procured 482 crores worth of paddy, but unfortunately only 45 crores have been paid to them. 437 crores is pending with them. And why this happened? Because about 580 crores is pending from the government, union government to the state, and 460 crore from the state government. So the farmers, if the paddy farmers are not provided with the money which they are rightfully due, it is pushing them towards the wall, and it is very, very unfortunate that the payment is not being paid. Sir, all I'm asking for is that the union government should make the payment which is due of about 580 crores, sir. I'm not asking for 21,370 crores from State Bank of India, sir. I'm not asking for 70,000 from LIC, sir. All I'm asking is 580 crores, which is rightfully due to the paddy farmers of Kerala. So let me respectfully remind that our country's and this government's priority ought to be farmers and not a company. Let me also respectfully remind that our country's and this government's priority ought to be to ensure that every one out of 140 crores of people in this country, they should not stay without food, and not the priority should be to make 1% richest in the world, sir. Let me also respectfully remind that our country's and this government's priority should be to ensure that not a single youth will stay without employment, and but not to make all sectors being given to one person, sir. So I take this opportunity to once again respectfully submit to remind this government that our priority is farmers, and in Kerala, this paddy farmers
is facing grave injustice, and if union government is given this 580 crores, it will be a great blessing. And I can assure you one more thing, sir. If this 580 crores is given, nobody in this country will ask for JPC. There will not be walkout. Sir, there will not be any kind of issue, but there will be definitely a great blessing by the farmers. Thank you very much for the opportunity. Shri Kartike Sharma. Thank you, Honorable Chairman, sir. I want to bring to the attention the need to ensure protection of all rights of patients from the arbitrariness of private hospitals. Indian Constitution guarantees fundamental rights to each and every citizen of India. Article 21 of the Constitution of India guarantees a fundamental right to life and personal liberty. The Constitution of India does not expressly recognize the right to health as a fundamental right under Part 3 of the Constitution. However, through judicial interpretation, this has been read into the fundamental rights to life and personal liberty, Article 21, and is now considered an inseparable part of the right to life. The right to health is inherent to life with dignity. Article 39E, 41 and 43 of Directive Principles of State Policy put the obligation on the state in order to ensure the effective realization of the right to health. Despite constitutional provisions of the right to health care, private hospitals deal with the citizens in an arbitrary manner and violate their basic rights. If the patient's family is unable to bear the hospital expenses, it has been noticed in most of the cases that until a patient or his or her relative end up paying the bill, the patient is not discharged and held in the hospital even if they are unable to do so. For instance, in November 2020, a woman patient after her delivery was held by a private hospital at Kushinagar in Uttar Pradesh for not paying the hospital bills. The patient's family had to approach the police administration in order to get the women free from the hospital. In August 2019, another patient was held by the Polo Spectra Hospital of Delhi for non-payment of bills post-surgery. Not only this, there have also been many cases of seizing dead bodies. Such an incident reported last year from the Shahdol district of Madhya Pradesh, where the doctors of the Devanta hospital took the dead body under their charge, and just because the relatives of the deceased could not pay the hospital bills in time. Similar cases are also being registered from other parts of the country, where the patients are met with inhumane conditions. Certain cases have been brought to light where patients have been tied to the bed by the hospital administration for non-payment of bills, and doctors ignore the patient's health by showing negligence in their treatment. In this regard, the Devesh Singh Chauhan versus State in the other cases, Delhi High Court in 2016 held that no hospital can hold a patient under any circumstances, even if it is a case of non-payment of bills. Along with this, it is also unambiguously mentioned in the Charter of Patients' Rights prepared by NHRC that the patient has the right to be discharged. Patient cannot be held by the authority of the hospital under any circumstances. The report on the Competition Commission of India in 2021 states that the charges of renowned hospitals like Delhi, Fortis, Max, Apollo, Sir, Gangaram, St. Stephen's, etc. are very high. These hospitals charge thousands of times more. Dr. Shantanu Sen. Thank you, respected Chair. Good morning, one and all. My topic is on the amount that the government of West Bengal is supposed to get from the central government, which is definitely known to you, sir, that as because you happen to be our learned and beloved governor at that point of time. Sir, on 18th of November 2021, our Honorable Chief Minister has met with our Honorable Prime Minister, and thereafter on 5th of August 2022, once again she has given all the documents, which has shown that there was a dues amount of 1,968 crores, sir. If we can categorize for the welfare project like MGNREGA, it was 6,561 crore. For Amphan calamity, it was 4,200 crore. For COVID and other natural calamities, it was more than 6,000 crore. For MGNREGA, I have said for PM Awas Yojana, it was more than 9,000 crore. For PM Gram Sadak Yojana, the dues were more than 2,000 crore. For midday meal, the dues were 174 crore. For Swachh Bharat Mission, it was 344 crore. For food subsidy, it was more than 1,200 crore. For PM Jana Vikas Karyakram Yojana, it was 44 crore.
and the ongoing Keleghai Kapaleshwari flood, it was 178 crore. Said, since then till now, only a meager amount has been cleared, sir. At the same time, sometimes the funds are getting released at the fag end of the financial year, leading to complication so far the implementation of the project is concerned. So far the PM Awas Yojana is concerned, till date, we are supposed to get the first installment for more than 11 lakhs 33,000 houses, sir. So far the NREGA is concerned, we have seen there has been a slash down of this budgetary allocation by 33%, though it is the largest social welfare project, sir. We can easily record the PM's comment regarding NREGA, but unfortunately, we are yet to get a huge amount for this NREGA project, sir. Sir, though West Bengal happens to be one of the best performing states, but because of political vendetta, West Bengal has been facing this financial blockade from this government of India, sir. Sir, we have been facing several central agencies. Mid-day meal is facing CAG audit, but PM Chaos Fund is not facing any CAG audit, sir. This is very unfortunate, sir. So far the name changing is concerned, this government is the pioneer of changing the names of several projects, sir. My humble submission to the government, don't do this vendetta politics with the best performing state like state of West Bengal, which is doing its best under the leadership of Madam Mamata Banerjee. Kindly clear the dues for the social welfare projects which you are supposed to clear, sir. This is our humble submission before the government. Thank you very much. Siri Tiruchi Siva. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, the health workers comprising of the doctors, the nurses, and the hospital staff are a vital part of the society, and they work selflessly and are considered to be the living gods on earth. So, but these health workers are constantly undergoing violence, sir. They face frequent violence in their workplace, not only physical violence, sir, but also damage to the hospital clinical establishments. Sir, according to a survey conducted by the Indian Medical Association, 75% of doctors surveyed had suffered at least one form of physical violence in their entire career. And most of them are done by the family of the patients. Sir, several factors contribute to violence against healthcare workers, including infrastructural gaps, weak security apparatus in clinical establishments, delayed response by law enforcement agencies, insufficient facilities of counseling attendance, unregulated entry of trespassers, lack of stringent legal provisions, and overburdened doctors. Sir, an amendment was made in the year 2020 in the Epidemic Diseases Act. Despite that, sir, the intensity is increasing day by day. Sir, the amendment merely safeguards also only violence against the situation during an epidemic situation. Sir, I urge the government, it should proactively work towards ensuring a safe environment for the health workers. Sir, it has to consider adding norms for hospitals to have security measures, including CCTVs and well-defined restrictions on the entry of visitors, and must also include cyber trial. Additionally, sir, these offences should be made as non-bailable. At present, sir, these cases are dealt only by very lenient IPC sections. Sir, before the punishment is given, everything gets lapsed. Sir, 21 states and union territories already have a law in place, but we need a law at the union level, sir, to have a uniformity. Sir, the increasing frequency of cases is not only detrimental to them, sir, but of course, it shatters the edifice on which the doctor-patient relationship results, which is their faith. Sir, their dedicated involvement may also get disturbed. So taking all these into consideration, sir, the government, I urge again, ought to introduce a legislation in their favor that will instill the long-last confidence in the minds of the medical fraternity. Thank you very much. Shri Rajendra Gehlot. माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान मेरे राज्य राजस्थान में हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों की खड़ी फसल बर्बाद होने से हुए नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में
ओलावृष्टि से सबसे बड़ी मार किसानों पे पड़ी है। जनवरी माह में के अंत में राजस्थान में हुई भारी ओलावृष्टि और बरसात के कारण लगभग 14 जिलों में करीब 15 लाख हेक्टेयर खेती खराब हो गई है, जबकि 109 लाख हेक्टेयर में हुई फसल प्रभावित हुई है। 65% फसल बर्बाद हो चुकी है। इसका किसानों की आजीविका अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। महोदय, राजस्थान सरकार को बार बार मांग करने के बाद भी इस फसल का जो आंकलन करके किसानों की मदद करनी चाहिए थी, वो मदद नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं कृषि व किसान कल्याण मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए किसानों पर आई हुई इस आपदा और प्राथमिकता देते हुए राजस्थान के किसानों को नुकसान का आकलन अतिशीघ्र करवा कर किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा वितरण अतिशीघ्र करवाने की व्यवस्था करें, जिसे आपदा से 10 किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद। Dr. V. Sivadasan. Respected Chair, I would like to share the burning issues of agriculture workers in our country. So, highest workers in India is in agriculture sector. So, Mahatma Gandhi told us India is living in villages. But, sir, what is the condition of our agriculture workers in our country? They are not getting proper wages. They don't have enough employment in their village. Why it is happening, sir? Sir, the wage of agriculture workers, the average wage or per day wage is below than the price of the 1 liter petrol, sir. So it should be addressed. Sir, here, Union government is not ready to provide any financial assistance for the upliftment of the agricultural workers in our country. Here, some states, like Kerala, they are introducing some welfare measures for agriculture workers. The agriculture pension is there. Agriculture pension is there in Kerala. There, 1,600 rupees is a per month pension for agriculture workers. Sir, why it is not implemented in Uttar Pradesh? Why it is not in Gujarat? So, agriculture workers pension, the government, union government should take the initiative for implement the agriculture workers pension. The agriculture workers welfare scheme, what is the condition all over India, the welfare schemes? So agriculture, the children of agriculture workers is studying very pathetic condition. Their education facilities are very bad shape. Their health facilities in villages are very bad shape. So agriculture, for the upliftment of the agriculture workers sector, the intervention of the government, union government is very necessary. Mahatma Gandhi Gramin employment scheme, guarantee scheme, what is the condition now, MGNREGA? So day by day, we are hearing the news of reduction of fund allocation and the programs and projects. There, the duty of the union government is to provide the fund to the state government for the welfare scheme of the agriculture workers. Basically, they are the real annadatas of the nation. You don't forget the real annadatas of the nation. Sir, the salary of the agriculture workers, it should be increased. So the financial assistance of the union government is very necessary for that. In education sector, so children of agriculture workers in studying in villages without pakka building. So government should provide special scheme for agriculture workers' children. Well, government should provide the health facilities for them. Each and every village, special care, health care centers, government should arrange for agriculture workers. Thank you, sir. Thank you. Shrimati Shanta Chetri. Thank you, sir. My subject matter is demand for inclusion of Lepcha language in 8th schedule. Khambrimo, sir, it means in Lepcha language, namaskar, for allowing me to speak.
I would like to draw the kind attention of this august house that Lepcha is a Himalayas language spoken by Lepcha people in Sikkim, parts of West Bengal in Darjeeling and Kalimpong. The United Nations National Scientific and Cultural Organization, UNESCO, lists Lepcha as an endangered language. The Lepcha language is spoken in Sikkim and Darjeeling and Kalimpong district in West Bengal. Sir, the 1991 Indian census counted 39,342 speakers of Lepcha. Lepcha is considered to be one of the indigenous languages of the area in which it is spoken. Lepcha people have their own indigenous script. I humbly urge the august house to draw the kind attention of the Honorable Prime Minister to include the long pending demand of Lepcha people to include their language in 8th schedule. This will ensure the preservation and growth of the rich language. Toksimo, sir, that means thank you. Dr. Dharamstal Virender Hegde. Honorable Speaker, sir, thank you for this opportunity. India is a country of villages and has the traditional medicine system Ayurveda. People across the country are following traditional Indian medical system of Ayush. Ayurveda is called the science of life, plays an important role in maintaining physical well-being and resisting diseases. The government should launch health awareness campaigns to promote physical activity, walking, and encourage people not to follow a sedentary lifestyle. Use of plants as a source of medicine has been an ancient practice and is an important component of the healthcare system in India. In India, about 70% of the rural population depends on Indian traditional Ayurveda system of medicine. Most healers or practitioners of the traditional system of medicine prepare formulations by their own recipes and dispense to the patients, improving the information and services provided in local pharmacies that are the primary source of treatment for many ailments in rural areas might serve as an effective substitute for allowing an unregulated use of conventional medical treatment. The government campaigns should aim to promote Ayurveda and Yoga as disciplines to help lead a healthy life. The government should launch a scheme in rural areas to popularize Ayush-based lifestyles, which are promoted through behavioral change in communication, training of village health workers towards identification and use of local medicinal plants, and provisions of Ayush health services. What are the measures taken by the Ministry of Ayush for further propagating the natural medical system, especially in rural areas of the country? Whether the government has prepared and distributing authentic publicity material on Ayurveda and Yoga, including new media, internet, multimedia, print media, and digital media campaigns, and setting up platforms for the same. There is a need to revisit the state policies to further strengthen the traditional healthcare systems in the country. In view of the rising demand for Ayush modalities and therapeutics, the limitations of statutory regulations towards Ayush system need to be relooked. The Ministry of Ayush should devise mechanisms for centralized data collection and real-time monitoring with the states and UTS. It is evident that the Ayush system has a countrywide network and is playing a very important role in the mitigation of diseases with low cost. Ayush preventive measures play a vitally important role in maintaining the well-being of people. Various treatment modalities support the existing standard treatment protocols. Even some other countries are attracted towards this, and I wish that there is attention paid to this. Siri P. Wilson. Chairman, sir, I raise to bring to the kind attention of this august House the issue relating to the abolition of toll plazas on national highways across the country. Sir, I made a special mention in this august House requesting the abolition of toll plazas across the country and collect a one-time fee at the time of registration of the vehicles, and to ensure that the right to travel, which is a fundamental right, is accessible and available to all.
on 15/11/2022, I received a response from the Honorable Union Minister of Road Transport and Highways in which he assured that in respect of the public funded project, the fee leviable would be reduced to 40% of the user fee, which means 60% of the fees alone will be collected in these toll plazas. Sir, I am thankful to the Honorable Union Minister. However, I would like to place on record that this has not yet been implemented till today, thereby causing hardships, financial burdens to the people who have no choice but to use the toll roads and shell out huge money while crossing the toll plazas. Especially those living adjacent to the toll roads have to use the roads every day, and despite monthly passes available, it is still expensive for the common man. Sir, in Tamil Nadu, I can give two examples where even after realization of the investment, they are collecting even for 15 years. They are Paranur and Athur on Tambaram, Dindivanam, NH 45, and Nemili and Chenna Samudram on Punumali Valajapat, NH 4. Sir, as per National Highways rules, two toll plazas within 60 kilometers is prohibited. In the said letter returned to me, the Honourable Minister has mentioned that the issue raised by me with regard to the toll plazas being located within less than 60 kilometers distance of each other would be resolved. However, in Tamil Nadu, out of 48 toll plazas located, as per National Highways rules, there could be only 16 toll plazas. Thus, there is an excess of 32 toll plazas. In fact, National Highways Authority of India itself has identified 22 toll gates located within 60 kilometers of adjacent plazas on 13 national highways in Tamil Nadu. And these toll plazas are yet to be removed. Sir, ultimately, the lower economic class and middle class are suffering. Small-time vendors, lorry operators and transporters are spending huge chunks of their monthly budget towards toll. These are people who even pledged their jewels to make ends their meet. We should not put the burden of paying for road infrastructure on them. Sir, the problem is not only in Tamil Nadu, but it is seen in pan-India. There are more than 1,000 toll plazas in India. These are toll plazas in which public is compelled to pay toll plazas for incomplete facilities, that too at exorbitant rates. To make matters worse, NHA increases toll plazas mechanically year by year. There is no independent regulatory authority which determines the toll fees. The formula adopted to justify periodical increase of toll fees is higher unscientific, no rationality, and is highly arbitrary. An official in the cadre of Deputy Secretary simply raises a mathematical formula found in the concession agreement and keeps on increasing the toll fees mechanically. Even the state government's public transports are charged. Sir, therefore, the time has come where all toll plazas have to be abolished completely as it hampers free movement, development, and industrialization. I urge the Honourable Transport Minister to look into this matter urgently. Shri Jose K. Mani. Thank you, sir. Yes. This is about a severe crisis faced by the fishermen community. There are about 28 million people in the country rely on fishing for their livelihood. In Kerala itself, there are about 11 lakh fishermen. The worst flood which hit the Kerala in 2018, they rescued about 50,000 people who were in the verge of death. So the livelihood of the fishermen community is getting hampered due to erratic weather condition, threat of climatic cyclonic storms, coastal erosion, excess tourism and development projects, which leads to large-scale displacement of fishing community. They have been hit hard by the aggressive trawling by the foreign fishing vessels and commercial fishing. The families are in constant danger of displacement. We take the case of tribal communities. The right of our forest resources were recognized by the Forest Right Act 2006. The Act recognized the symbiotic relationship of the tribal communities with the forest. They are given individual as well as community rights for the forest resource. In the same way, sir, the fishermen community had the traditional right over marine resources. They are sons of sea. However, there are no laws currently in place to protect their rights. In this regard, I would urge the government to come up with a suitable legislation in the lines of the Forest Right Act to recognize the right of fishing community over marine resources. Thank you. Question number 76, Shri Jose K. Mani. Question number 76. Honorable Minister. Sir, the reply is laid on the table of House. Supplementary 1. So the laminate minerals have extensive application in atomic energy, defense and space sector for various strategic purposes in the country.
in the draft proposal for amending the Minerals Act 1975, government has proposed to revoke its 2019 ban on private entities. Just days before the draft proposal was placed before the public consultation, it is alleged that two new companies dealing with the same strategic important rare materials have been registered by a leading corporate company which is already facing an allegation. Sir, this will definitely opening up this area. Please ask your supplementary. Yeah, I'm coming. This is the question, sir. Opening up the strategic mineral sector to private entities against national security. What is the government stand on the proposed amendment, and does the government have any plans to reconsider its decision regarding opening up this critical sector to private entities? Honorable Minister. Chairman, sir, through you, I wish to inform the honourable member that, as he rightly mentioned, ilmenite has varied properties. It's used in paint, in paper, also nowadays in the aviation sector, in the making of aircrafts, even the health sector, in the making of implants. But as such, there has the price of the ilmenite, which is available from three states, primarily Kerala, Odisha, and Tamil Nadu, is determined by the market dynamics. And the Kerala government had actually put a rider that they should be given the first preference. Only after that it is available to the other entities. In Kerala itself, we have two PSUs, and one is the private sector. And rather, I would say that I would solicit the help of the state government there. We have certain constraints in making full utilization and full exploration of it. A, because of the dense population in those areas, the surface rights of the landowners come in the way they do not always allow. But more importantly, the Kerala government had given us this lease way back in 1970. And the lease was for 4 blocks for a period of 20 years. Then it got renewed in 1990, again 20 years. Then the renewal was due in 2010, but it was denied. 2 blocks were totally denied. The other 2 blocks were given permission or lease only for 5 years. So 5, then 5, then 5. That was the third segment of 5. So the constraint actually is happening from the side of the Kerala government, rather. And that is true for PSU. Yes. Yeah. And there are 2 PSUs. One is the Travancore Titanium. The other one is Kerala Minerals Limited. Kerala Minerals and Metals Limited. So now, in fact, the Travancore Limited is putting pressure on us that they should be getting price which is available for the limonite or the titanium available from Odisha coast. Now, incidentally, the scientific fact is that the eastern coast is richer in the mineral, but the content is lesser. So here the overall quantity may be lesser, but the content inside is more. And therefore, the price is not effective or manageable. Though I think that is the reason. In fact, the constraint on the functioning of the IREL is coming more from the preferences which have been put forward by the state government rather than IREL per se. Honourable Member, second supplementary. Sir, we have not asked for the price details. I have asked for a single direct question. It is a strategic component in the atomic energy. Whether the government is planning to lift the ban which is on the private entities, that is my question. He has not answered to that. So my second supplementary, what are the steps taken by the government to protect the public sector undertaking like the IREL, which produce strategic important rare minerals used for the atomic energy purpose, strategic component it is, where the government plans to private this sector in future? This is a direct question. No, as I said, to add to what he was mentioning to the earlier question, there is only one private company there in Kerala to which the mineral is made available only after the government-run PSUs have exhausted their demand. That was our commitment. We are sticking to that. The lack of commitment happening is
from the other side. Now, as far as the protection of these minerals are concerned, I agree with him. These are beach sandy minerals, and we are, in fact, equally careful, cautious about this, because out of these 7 beach minerals, one is monazite, which is also a source of thorium. And India happens to be the storehouse of thorium in the sense that we have 21% of it, and we are also looking forward to have world's first ever thorium-run reactor in the form of Bhavani, which is also going to be made functional by next year or 2024. In fact, I would use this opportunity to say that out of the 22 reactors that we have in India today, as many as 10 to 11 were established only during the last 8.5 years of this government. Not only that, yes, but I can add to, yes, I am adding to the answer. And secondly, what I'm trying to say is the intent of the government is so clear, so sincere, and so committed. The irony, sir, is that the first ever agreement for a reactor establishment was done way back in 1988. If you go back in the history, that was Kandakalam. But the construction work, and then construction work started in 2001. And till then, it had not been made functional. It was only after this government came, within 6 months, in November 2014, we made the first unit functional. Now the 4 units are already functional. So I think we are moving on a fast track, trying to make up for the lapse or the time slag of the past governments, also living up to the commitment and the national interest. We have, in fact, fortified our means and our mechanism of guarding these metals. As you were saying, referring to your question, we are not only now using the radiation methods or the radio checkposts, we are now also using space technology to detect any pilferage of these minerals happening. Dr. Fozia Khan. Unanswered question. No answer. Sir, since the Honorable Prime Minister is here, I would like to take liberty to ask a question about something which is near my neighboring district. There's एक भारत की पहली LIGO लेजर इंफोरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेटरी है जो हमारे औंढा नागनाथ के तुधाला गांव में एस्टैब्लिश की जा रही है और उस ऑब्जर्वेटरी का विशेषता ये है कि ये दुनिया में तीसरी लेबोरेटरी है। ये इससे पहले 2 जो है अमेरिका की बाहर है, मौजूदा हैंसफोर्ड वॉशिंगटन में और लिविंगस्टन ल्यूजियाना में स्थित है। सर 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस पर स्पेंड हो गए हैं। मेरी विनंती है कि अगर ये काम हम इस G20 के वर्ष में करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है हमारे हिंदुस्तान के लिए। ये एक बहुत फेदर इन द कैप हो सकता है। 100 करोड़ स्पेंड हो गए हैं, 1200 करोड़ इसमें लगने वाले हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री इस विशेष प्रयोगशाला के लिए आगे काम बढ़ाएंगे? Honorable Minister. The question of the honourable member refers to one specific laboratory. I think we'll get the update and furnish it to her because it's not directly related to the department of the question. Sri V. Vijay Reddy. Sir, thank you for the opportunity, sir. I'm very happy that Honourable Prime Minister is present. Sir, now that Honourable Minister has agreed that there is a private sector... Sir, your question. That's sir. Honourable Minister has stated in this August House that the private sector is allowed in the mining of sand minerals. Sir, since the government is allowing the private entities to engage the mining beach sand minerals like limonite sand, which are considered to be one among the 7 which are very important, the Honourable Minister has said, sir, strategic rare earth minerals. How does the government of India intend to regulate this industry, because private sector is there, so that it does not lead to unfair practices? Honourable Minister. Thank you, Chairman, sir. I think the concern of the honourable member is well taken. But he would also appreciate that if you go by the sequence of events of the last 7, 8 years or 9 years, there has been considerable improvement. There was a time
around 2013-12, when most of the newspapers published from Chennai had every fortnight one or the other news reported about some smuggling happening over there. Because the irony is that out of these 7 minerals, some of the private parties would secure a license to dig out granite for building purposes. But in the garb of that, they would also take out monazite, which is actually required for the thorium, for uranium-233, and therefore for the nuclear reactors. But after this government came in, we have supplemented not only the existing safeguards, but as I said, even we have now started using the other means like space technology, because through space technology, through satellite imaging, you can determine the different shades of the minerals, and any suspicious activity happening there can be detected. Thirdly, I would also, again, coming back to what I was saying in response to the first question, the law and order also pertains to the state government. So we are repeatedly requesting the concerned state governments to be more cooperative, because the police deployment and the other features are under their control. But we are very cautious about it. And regardless of whether it is a private party or a public sector unit, I think the caution remains the same. Sri Ilamaram Karim. Thank you, sir. The strategically important rare earths are available at seashore. Kerala seashore, as you said, it is thickly populated. Whether government has conducted any ecological study, what will be the impact of private concerns mining at the seashore? Whether government has conducted any study? If yes, will you provide a copy to members? If not, before giving permission to private hands for mining, a proper study on ecological impact should be conducted. Honorable Minister. I think the honourable member's concern is well taken, but I would like to share with him that this is something which is been there right from the beginning. And we have something called Atomic Energy Regulatory Board, which is the overall umbrella under the aegis of which the IREL also functions. So not only this, even in other issues like this, which require to be guarded or to be monitored, I think the due exercise is done. And wherever the mining is done, in fact, I would rather solicit the support of the cooperation of the public representatives, because some of the places we get undue apprehensions being created in the public mind when we undertake a project. Like, for example, we have a huge source of uranium in northeastern state of Meghalaya, which got stuck up. In Rawalbhata, we were about to put up a plant which has been stuck up for the last 2-3 years or so. And therefore, all the due caution is taken wherever this mining is done, or even the reactor is set up. But it's only the apprehension which happens. Sometimes somebody says that there will be now epidemic of cancers happening or something like that. Though we have provided them studies to the contrary, we did a small in-house survey to see how many scientists working in Bhava Atomic Center died of cancer due to radiations. And you would be surprised, we found none. There were only 2 or 3 unnatural deaths happening, and 1 or 2 cancers which were not related to radiation. So I think it's a responsibility of all of us to allay these fears. In some of the foreign countries now, the mining and the reactors are being established even in the residential colonies or in their close vicinity. Sri, question number 77, Sri Mohammad Nadimul Haq. Question number 77. Sir, a statement is laid on the table of the House. Supplementary one. Sir, the Comptroller and Auditor General of India has pulled up the Ministry of External Affairs for revenue losses and improper financial management in a recently released audit report. So my question is, does the ministry have any planned compensation mechanism in order to recover the revenue losses of rupees 58.23 crores occurred because of misapplication of fees in the OCI card scheme? Honorable Minister. Sir, I would like to inform the Honorable Member through you, sir. The Ministry of External Affairs extends a number of consular services for passports, visas, consular services, attestations, OCI, PIO. Each of this is a charged service. Now, because these are rendered outside the country, there are rate of exchange
issues which come up. Now, these are all services which came up at different points of time. So typically they were handled, the instructions in each case were sent individually. Now in 2017, instructions were sent regarding, because whenever there is devaluation or revaluation, there's a refixation of the rate of exchange. In 2017, instructions were sent regarding refixing of the rate of exchange. Now the CAG paragraph, sir, and I want to say here that my own experience of audit and of CAG, I believe they are a very essential part of good governance. They help us to look at imperfections in our process. So CAG brought to attention two sets of issues. One related to UK. Now, in the case of UK, there should have been, according to the CAG report, a 23% increase in the fees which were charged. But our mission in UK took the view at that point that this would have a very dampening effect on the tourism from UK to India, and therefore limited it to 10%. So they did it for what they considered to be policy reasons. 17 other missions and posts in Europe, in their particular case, they were under the assumption that the instructions applied to visas and not to OCI. So they did not make the necessary changes. Now, when this matter has come to attention, we have actually, before the matter was actually taken up by CAG, sir, we had issued instructions in 2020 to rectify the process. So what we have tried to do is to put systemic checks, because that is the nature of the CAG process. The CAG wants us to make corrections so that such a mistake will not happen again. So we have instituted quarterly reporting, which is monitored through the e-Samiksha process, so that the rate of exchange on all services is monitored quarterly. Every month, the head of the consular wing is also required to report to the head of mission or head of post. And there's a mandatory revision every April, so that whatever happens, it is not slipped up due to bureaucratic delay. And there's a unified rate of all services, so that this kind of situation will not occur. Supplementary 2. Sir, there has been setting up of Indian cultural centers abroad. In Washington, D.C., at a cost of $5.75 million in 2013, a center was taken up, and in Paris in 2011, it was taken up, which is now encroached. Sir, in the answer, it has been given that these properties have faced certain challenges in preparing them for their intended use. Your question. So my question is, sir, what is the plan of action and why such a casual answer has been given? Honorable Minister. Sir. Honorable Member, Sir. The answer was very comprehensive. I'm sure you'll take note of it. And if there is an issue, you may discuss with the Honorable Minister at mutual convenience. Honorable Minister. Honorable Minister, please. No, please. Honorable Minister. Sir, in the case of the property in Washington, it was acquired in 2013. Now, in the case of the property in Paris, it was acquired in 2011. Now, typically, and they were acquired for the purpose of cultural centers. Now, typically, sir, when properties are acquired, not built greenfield, they need to be modified for use. And that is the information which I was trying to convey to the honorable member through my answer, that there was a modification required to make it ready for use. Now, in the case of the Washington property, sir, what happened was, after the acquisition of the property, a certain set of issues came up while the matter was being processed. There were waterproofing issues, there were asbestos concerns, there was conservation work which was recommended by the architect we were looking at. And in all of this, we also faced a problem that the general financial rules of the Government of India was at variance with American practice. For example, our rules require us to take earnest money deposit to seek a performance guarantee bond.
to seek retention money. And these are not American practices. So by the time we resolved this, we actually had two issues then which came up. One, the Americans made us an offer of additional land in Washington, D.C. So then this raised a question whether we should go ahead with this project or whether we should be looking at the new land offer, which we got in 2019. The second issue was COVID, because of COVID, everything was at standstill for 2.5 years. So I would like to assure the member that since we have a property, we are giving instructions for its usage by the embassy so that a government asset is not rendered infructuous. Now, regarding the property in Paris, sir, we had, again, some very peculiarly French problems. One was the tendering practices in France are very different from ours. They do not allow a general contractor who has overall supervision. So they insisted that the tender had to be split up into 15 packages, which were awarded to 10 different companies. Now, it was unfortunately, sir, a problem that one of the companies, which was in charge of structures, partitions, ceiling, and facade, went bankrupt. Now, in our country, by our procedures, we could have awarded that work to another contractor. In the French system, sir, till the liquidation was done, and the court of liquidation appointed another company to do that work, and that company then raised the price. We had to follow the French practices. So, but I would like to assure the honourable member, sir, that this project is 95% done. There are challenges when we work abroad and we have to reconcile their practices with our rules. I think we have tried to do our best under these circumstances. And I'm sure when the CAG paragraph is examined, including by the PAC, these will be issues which will be presented. Shri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट होम ऑफ डेमोक्रेसी। यद्यपि हम प्राइमरी लेवल किताब में पढ़ते थे, लेकिन पहली बार भारतीय राज्य ने इसको असर्टिव तरीके से इस नैरेटिव को रखा है। क्योंकि जब हम देखते हैं यूएस में, तो व्हाइट हाउस में लिखा रहता है कि आवर फाउंडर्स लुक्ड एट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज ग्रीस। So this is unsettling the entire civilizational discourse. तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि ये जो हमारे कल्चरल सेंटर हैं, वह विदेशों में डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कोर्स को महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में जैसे हार्वर्ड हुआ, कैम्ब्रिज हुआ, शुरू करेगा? माननीय मंत्री जी। Sir, I would like to inform the honourable member through you that this matter has been discussed by us with the Indian Council of Cultural Relations. We have already initiated activities with various institutions abroad through our cultural centers to emphasize the message that India is the mother of democracy, that we have a pluralistic and consultative tradition which very few societies, if anybody at all, can match. And this is very much work in progress. Shri P. Bhattacharya ji. I would like to know, Honourable Minister, as you have said that in Paris and Washington, the Indian Cultural Center facing some sort of problems, etc. I would like to know from you, besides this Washington and Paris, how many other countries we have this type of cultural center and who are actively functioning of spreading the Indian culture in other part of the world? Honourable Minister. Sir, I do not have the exact number readily with me, but by memory, I would say we have about 45 designated cultural centers. But I would also like to inform the honourable member that today every embassy and every consulate of India undertakes cultural work. So even if there is not a separate autonomous cultural center, cultural activity is very much part of the diplomatic mandate. It is being pushed very vigorously, and we have, again, sir, seen a very big change in the last decade, and that is something which is very noteworthy. Shrimati Seema Dwivedi. महोदय, जो सवाल हम करना चाहते थे माननीय सिन्हा जी ने किया और बहुत अच्छा उसका उत्तर आया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी को, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया।
Question number 78, Sri Johar Sarkar. Honorable Minister. Statement is laid on the table of the House. First supplementary. Sir, I asked for a specific question, specific reply to the ongoing differences between the Supreme Court and the executive. We as the legislature have the right to ask these questions, but what I get by way of reply is it requires consultation. Of course, we know it. And differences of opinion, if any, are mutually reconciled. So am I to understand that all differences are mutually reconciled? And in the same sentence, you have used the word that only the appropriate person is appointed as the judge. Please ask your supplementary. Sir, वही supplementary मैं पूछ रहा हूँ. Please. Do you consider Victoria Gauri's appointment to be really an appropriate person, one who has been accused in public of casteist remarks, of remarks against minorities? Some decorum. An honorable judge who has been duly appointed through a process. I don't think we as honorable members here should be casting aspersions of this nature. Sir, I seek your indulgence. I ask because this is in the public domain. Everybody on earth knows that Victoria Gauri's opinions have been challenged by the liberal majority. Honorable member. You cannot wish it away saying that this is not proper. Honorable member, please. The three wings of the state, legislature, executive and judiciary, they have to act in tandem and togetherness, and we must have mutual respect for them. All three ultimately have to get together to fructify our goals. When it comes to judiciary, with respect to which a judgment of the highest court has already come, I'm sure that issue should be kept away. I would urge the honorable member to ask his supplementary in a pointed manner, keeping in mind the provisions that judicial situations have to be addressed in a delicate manner. Please. With delicacy, I'm saying. No, you are making reference, honorable member. Sir, I'm saying. No, you are making reference to an individual who is not a member of the House. Sir, you are making reference on which the honorable president has issued a warrant. This is a of appointment. thing known. The Supreme Court has taken already a view on that. Whatever be it, mistakes happen. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, you have very rightly made the observation that there are certain sensitive matters which we have to bear in mind when we speak in this august House. And the leader of the House also. You have been not called by the chairman to speak. Sir, the question the honourable member has raised, honourable member is a former senior bureaucrat, so I expect that he need not be told the rules and regulations and decorum. However, his question was very specific. He was asking about the conflict between judiciary and executive. Now, this is a vague kind of question. In a way, if there are differences in opinion, and that is very much part of the democracy. Within a family, within political parties, there are differences of opinion. So when there are differences of opinion, there are ways to make solutions to that also. So his question was not anything which he wanted to know from the government in terms of any figures, facts. Honorable member, second supplementary. The minister has not replied correctly. I asked for sharp points of difference, not conflict. So don't put words in my mouth. I asked for sharp points of difference. That has not been responded Honorable Minister. And sir, one more, sir. One more to this. That he has mentioned about 127 proposals of High Court judges that are lying vacant. When will they be taken up? Honorable 18 Minister. proposals have been rejected. Honorable Minister. Sir, while I am speaking in this House today, there are 210 vacancies in various high courts. In terms of the numbers of the vacancy, I can say that once the names are recommended by the collegium, 3 members collegium in the High Court, then it proceeds as per the laid down procedure in the memorandum of the procedure. Shri Sushil Modi. So, sir,
these 210 names, he is asking about the vacancies. We have not received the proposal, so there's no question of any sharp differences. Shri Sushil Modi. सती महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये बात सही कि 6 जनवरी 2023 को भारत सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है और जिसमें यह आग्रह किया कि सर्च कम इवैल्यूएशन कमेटी में भारत सरकार का और राज्य सरकारों का प्रतिनिधि रखा जाए, जिसके द्वारा कॉलेजियम जो जजेस की नियुक्ति की जा सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। और उसकी क्या स्थिति है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, आपको इस चीज़ का विदित होगा कि 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस हाउस के द्वारा पारित किया गया, यूनानिमसली जो पारित किया गया एनजेएसी और 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दोनों को स्ट्राइक डाउन किया था, तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे और कुछ डायरेक्शंस दिए थे। उसी डायरेक्शन के मुताबिक और उस डायरेक्शन में क्लियरली लिखा है कि जो एग्जिस्टिंग एमओपी को सप्लीमेंट किया जाए, इम्प्रोवाइज किया जाए, और उसी में ये भी कहा गया कि सरकार को पहल करना चाहिए कॉलेजियम के साथ। उसको फॉलो करते हुए मैंने एक पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र को कुछ समाचार और पत्र में या किसी एक फोरम में गलत तरीके से पेश किया गया, तो ये न्यूज़पेपर के आधार पर अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा सर। श्री तिरुचि शिवा। Thank you, Chairman, sir. Sir, my question is very simple but very important. Would the government consider the possibilities of introducing the reservation policy in the appointment of judges? Honorable Minister. Sir, as per the existing policy and provision, there is no reservation in the Indian judiciary. However, I have already reminded all the honorable judges, especially the collegium members, to keep in mind while recommending the names to include the members from backward communities, women, and other categories which are not represented adequately in the Indian judiciary. Shri KTS Tulsi. Honorable Chairman, sir, thank you very much for giving me this opportunity. It's an important issue, and I want to place before this House and before the Minister the statement made by Mr. B.R. Ambedkar with regard to the appointment of judges. It's very important. With this statement, Dr. Ambedkar says, with regard to the question of concurrence of the Chief Justice, it seems to me that those who advocate that proposition seem to rely implicitly both on impartiality of the Chief Justice and the soundness of his judgment. I personally feel no doubt that the Chief Justice is an eminent person, but after all, the Chief Justice is a man with all the failings, all the sentiments, and all the prejudices which we as common people have. And I think to allow the Chief Justice practically veto on the appointment of judges is to transfer the authority to the Chief Justice, which we are not prepared to do, which we are not prepared to veto. Then there is Justice Krishna Iyer, who has expressed himself. Your question. This is in public domain. Your question to the Honorable Minister. No, my second question, with regard to the same issue, is the quotation from Justice Krishna Iyer on the appointment of judges. And Justice Krishna Iyer says, there is no structure to hear the public in the process of selection. No principle is laid down. No investigation is made. And a sort of anarchy prevails. Honorable Minister. Sir, I share and endorse the sentiments made by Honorable Member Tulsiji, and also what he has quoted from the debates of the Constituent Assembly, especially Dr. B.R. Ambedkar ji. However, we all know how the provisions of the Constitution got changed, especially in the second judge's case, which is known as the Advocates on Records Association versus Union of India case. And that where the word consultation was transferred and changed as concurrence. And further, the President reference was made to seek clarification on the exact meaning of the
consultation, and it was elaborated and further expanded in 1998 by introducing the collegium system. So what was transpired in the Constituent Assembly and what was being introduced and which we still practice, there is a big shift. But however, since we are not discussing about the judicial appointment and the matters related to, it will be difficult to respond to the quotes which honorable member has made, especially about Justice Krishna Question Iyer number and 79, Shri Mujibullah Khan. 79. Honorable Chairman, Minister. sir, the answer is laid on the table of House. Supplementary one. थैंक यू सर। मैं राज्यसभा आने के बाद सर ये पहला स्टार क्वेश्चन मेरे भाग्य में पड़ा है। सप्लीमेंट्री। और मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज सदन पर मौजूद है, उनके उपस्थिति में मेरे को पूछने का मौका मिला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो पावर रिएक्टर्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमारे कर्नाटक और हरियाणा, ये 4 राज्यों में चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी उसमें आंसर दिए हैं कि 2031 को ये रिएक्टर्स कंप्लीट होगा। तो मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि ये सब प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, ये रिएक्टर्स का काम कौन से साल में शुरू हुआ था और कब खत्म होने के लिए टाइम उसका फिक्स किया गया। ऑनरेबल मिनिस्टर, इस बीच में अगर टाइम ज्यादा चले गया है तो कितना हमारा और पैसा एक्स्ट्रा लगा, नुकसान कितना हो रहा है। सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य का अभिनंदन है और जो उन्होंने प्रश्न किया उसका उत्तर तो उनको उपलब्ध करवा दिया गया, लेकिन इसमें कोई अनावश्यक विलंब नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि सन 2017 में मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृति दी गई थी और कुल मिलाकर के 1,05,000 करोड़ की लागत से ये सारे प्रोजेक्ट्स बनने हैं, जिसमें 2 रिएक्टर कर्नाटक, 2 हरियाणा, 2 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। अब 2031 का जो लास्ट डेडलाइन है वो फेज्ड मैनर में है। उसका अर्थ ये नहीं है कि सारे के सारा फंक्शन उसी साल में होगा, धीरे धीरे फेजेज में ये काम चलेगा, लेकिन ये निरंतर इसकी प्रगति हो रही है। क्योंकि इस सरकार का सन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अनेकों ऐसे कारण जो पहले विलंब पैदा करते थे उनकी भी चिंता की है और इसीलिए आपको जानकर के खुशी होगी और आदरणीय सदस्य को भी कि 2013-14 में जब ये सरकार आई थी तो हमारे यहाँ कुल मिलाकर के जनरेशन जो एटॉमिक एनर्जी की होती थी वो थी 35,333 मिलियन यूनिट, जो आज बढ़कर के 47,112 हो गई। अर्थात 60-65 वर्ष में हम केवल 35,000 तक पहुंचे थे और 8 वर्ष में हम 12,000 की उसमें इजाफा हुआ। इसी प्रकार, और ये इसलिए संभव हुआ कि अनेकों ऐसे निर्णय लिए गए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आउट ऑफ बॉक्स भी थे, पाथ ब्रेकिंग थे। उदाहरण के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया एक्सक्लूसिव फॉर एटॉमिक एनर्जी फॉर 10 ईयर्स। इसके अतिरिक्त ये तय किया गया कि हमारी जनरेशन कैपेसिटी सन 2025-24 तक 3 गुना बढ़ करके हो जाएगी। अक्सर ये हमारे रिएक्टर प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स सीमित थे दक्षिण के कुछ राज्यों तक या पश्चिम महाराष्ट्र में, उनको देश के दूसरे हिस्सों में भी ले जाने का काम शुरू हुआ। जहां हम खड़े हैं इससे कोई 150 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा में गोरखपुर नाम के स्थान पर हमारा एक प्रोजेक्ट अगले 2 वर्ष के भीतर वो भी फंक्शनल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये पहली बार इस सरकार के द्वारा हुआ 2017 में, जिस साल ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुए उसी साल 10 इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स पूरे आत्मनिर्भर के मंत्र पर आधारित अप्रूव किए गए इन अ बल्क अप्रूवल। इतना ही नहीं, हमें दिक्कत आती थी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की। पहली बार जिस प्रकार से अंतरिक्ष को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया और एक बड़ा क्रांतिकारी एक निर्णय हुआ, उसी प्रकार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी जॉइंट वेंचर्स के लिए सन 2017 में खोल दिया गया।
और मुझे खुशी है इस सदन के साथ ये बात साझा करते हुए कि वर्तमान में हम इस प्रकार की 2 जॉइंट वेंचर्स में काफ़ी अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं। एक हमारी NTPC के साथ है, जो नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन है, और दूसरा इंडियन ऑयल के साथ। तो कहने का तात्पर्य ये कि बहुत तीव्र गति से, यदि आप मुझे कहें तो मैं कुछ और भी, लेकिन शायद समय की मर्यादा रहेगी। ऑनरेबल मेंबर, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री महोदय, हमारे जॉइंट वेंचर में जो PPP मोड में किया गया है, हमारे पार्टनर्स कौन कौन हैं और ये पार्टनर्स आने के बाद हम लोग कितने सफलता हासिल किए? ऑनरेबल मिनिस्टर। पार्टनर्स एक बार दोहराएंगे? ये PPP में पार्टनर कौन कौन है जॉइंट वेंचर में? शायद समझने में, मेरे समझाने में, इट इज़ नॉट PPP मॉडल। अभी हमने जॉइंट वेंचर्स फॉर द टाइम बिंग खोला है विद द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। शायद वो आगे जाकर के उस पर विचार हो। फिलहाल चूंकि अभी तक तो ये पूरा गोपनीयता में काम करता था, तो 2017 में एक निर्णय लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जॉइंट वेंचर्स विद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और ये NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दोनों ही पब्लिक सेक्टर है। पहले चरण में हमने इस तरह का एक प्रयोग और इसके अनुभव से फिर आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा। श्री जयराम रमेश। Sir, my question is completely non-political and I expect a completely non-political answer. I'd like the Honourable Minister to take the House into confidence. What is the status of negotiations with the French, which has been going on for a long time, for the construction of 6 1600 megawatt reactors at Jaitapur in Maharashtra? Honourable Minister. No, I think the question, as desired by the honourable member, he has desired a non-political response. But the question itself is laced in politics, because so much of the conflict of response, the views on the two sides happened because of certain geopolitical reasons. But we are very earnestly trying to sort it out, and we are moving forward. Question number 80. Shri Kanak Medala Ravindra Kumar. Absent. Honourable Minister. Honourable Minister. Honourable Minister. Honourable Minister, question number 80. Okay. Shri Dinesh Anawadia. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं गुजरात से आता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि 1 फरवरी 2023 की स्थिति में गुजरात के उच्च न्यायालयों में विलंबित मामलों का ब्यौरा दीजिए। ऑनरेबल मिनिस्टर। पिछले 3 साल गुजरात में जो प्रश्न पूछा गया है कि उनके यहाँ कितने मामले लंबित हैं, इस मामले में मैं गुजरात के बारे में बताना चाहूँगा कि जो अधीनस्थ न्यायालयों में 14,47,459 मुकदमे जो है लंबित हैं, और जहाँ तक गुजरात में हाई कोर्ट, आपका जिले के मामले में या हाई कोर्ट को मामले? जी जी। डॉक्टर एमी याग्निक। Thank you, sir. Sir, I would like to ask the Honorable Law Minister that there are about 63 lakh cases in India which are pending due to non-availability of legal counsel to them. Does the government intend to expand the panel of lawyers appointed by the National Legal Services Authority to provide free legal aid to a wider range of these eligible litigants who do not have representation by a lawyer? Honorable Minister. सभापति महोदय, विधिक सलाह के लिए
नालसा, सालसा, डालसा और ताल्लुक स्तर पर हम जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए हम लोग विधिक सलाह दे रहे हैं। प्रोबोनो स्कीम है और न्याय बंधु की स्कीम है और टेलीलॉ की स्कीम। I think Also, will appoint more lawyers for these kind of people. it was not audible, but response is I there. think the answer was not correct. And you both being from the, you can get in touch with the Honorable Minister. So the intention is to come from the Honorable Law Minister. And the paralegal volunteers are being expanded, and we have already stated that from last year, we are even giving free legal aids for providing pro bono services. The fees are provided with the government. This is a great effort to ensure that poor people get justice at a very, very cheap rate or free, of course, if possible. It required a high decibel response. Dr. Shantanu Sen. Thank you, sir. Sir, as a law-abiding citizen, I am really worried, as because there is a prevailing public perception because of certain events and certain statements that our government is trying to have a direct control over the judiciary. My question before my learned minister is, what step is being taken by our government to clear this confusion amongst the common people at large? Honorable Minister. महोदय, जैसे आपने ही अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों के अपने अधिकार हैं, तीनों के कर्तव्य हैं और कोई भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करता है। तो इसलिए सबके अपने सीमाओं में हम लोग काम करते हैं और कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके। क्वेश्चन नंबर 81, श्री जावेद अली खान। Honorable Minister. वह पटल पे रखा गया। Supplementary one, Honorable Member. माननीय सभापति जी, आप भी देखिए मेरे प्रश्न का भाग का। आप प्रश्न पूछिए। पूछूंगा तो जब जवाब देंगे। भाग का एक भी जवाब, एक शब्द भी उसके जवाब में नहीं लिखा गया है। अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। बहरहाल वो बाद में मुझे बता देंगे या दोबारा पटल पे रख देंगे। नहीं, ऑनरेबल मिनिस्टर, तब पटल पर रखा था, अब बताएंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनका स्पेसिफिक प्रश्न था कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सरकार तय करती है उसमें जो वेटेज के मानक हैं वो क्या है ऑल इंडिया, और मैं उनको ये बताना चाहूँगा, कि इसके जो मानक हैं 1941 से प्रक्रिया शुरू हुई है। श्रम मंत्रालय के द्वारा 2016 के इंडेक्स को बनाया गया है। हमने 2016 के इंडेक्स के 16 का जो इंडेक्स बनाया उसमें मानकों में वृद्धि करी है। उसमें जो यूनियन और स्टेट जो संख्या थी उसको 25 से बढ़ा करके 28 किया है। कवरेज जो 78 था जो सेंटर्स का उसको बढ़ाकर 88 किया है। इसके अतिरिक्त उसके कवरेज के जो मार्केट्स जो क्षेत्र थे उनको हमने इंक्रीज़ किया है और उसके साथ ही साथ सैंपल साइज को भी बढ़ाया है। ये जो मानक इकट्ठे किए जाते हैं ये मानक औद्योगिक जगत के जो 7 क्षेत्र हैं उन विभिन्न क्षेत्रों से किए जाते हैं और अब उसमें पहले 392 उसमें कमोडिटीज़ थी, उनको बढ़ाकर अब 465 किया गया है और उसके द्वारा ही इस वेज का निर्धारण होता है। ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, अगर आप मेरे प्रश्न से और उत्तर से संतुष्ट हैं तो फिर मजबूरी में मुझे भी संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि आपका आदेश तो प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री सर माथे है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय के अनुसार मई 2022 में जो थोक मूल्य सूचांक WPI महंगाई का था
वो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक था। लेकिन जो हमारा लेबर ब्यूरो है शिमला, उसके अनुसार महंगाई भत्ता 3 से 4% तक ही बढ़ रहा है। क्या मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि आइटम्स का वेटेज परसेंटेज तय करने में कुछ उसे घटाया बढ़ाया जाता है हर बार, ताकि महंगाई भत्ता जो है वो कम देना पड़े? माननीय मंत्री जी, मुझे लगता है कि सरकार बहुत पारदर्शिता के साथ कार्य करती है और हमने उस पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए मानकों के स्थान, सैंपल का साइज और सारी संख्याओं को बढ़ाया, जो मैंने अपने पूर्व उत्तर में दिया गया है। और ये मानक 1941 से लगातार किए जा रहे हैं और इसलिए उस पारदर्शी प्रक्रिया को हम पूरी तरीके से सबके सामने रखते हैं। और माननीय सदस्य को भी अगर कोई और आशंका है तो कभी भी व्यक्तिगत आकर मुझसे पूछ सकते हैं। श्री एम सन्मुगम। Thank you very much, sir. Regarding the All India Consumer Price Index, it was started in 1936. Subsequently, 1960, it was revised by a committee. Then 1980 also, it was revised by a committee by Dr. Seal and Rahul. Long 40 years, no committee has been formed to revise this index. I request the Honorable Minister to revise this index. This is the right time. Honorable Minister. Form a committee and revise. माननीय सभापति महोदय, ये सुझाव है और लेबर ब्यूरो के द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, श्री के आर सुरेश रेड्डी। Absent. Honorable Minister. Question number 83, Dr. Fozia Khan. Question number 83, sir. उत्तर सभा पटल पे रखा गया। Honorable Member, supplementary one. Sir, I want to ask the minister through you, that these animals from the forest, they come into non-forest areas, and the farmers, to protect their crops, they put up these fences illegally electrified. And because of that, so many tigers and leopards and even humans are being killed. So, because the farmers have to protect their fields, sir, my suggestion to the government would be, can they come up with a scheme where DC current fences are given to farmers, the way you give solar panels and all that? So with this, the farmer's farm will also be protected and animals and humans will also be not Honorable killed. Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे जो ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उनकी संख्या भी मैंने दी है। जहां तक आपने सुझाव दिया है, निश्चित रूप से हमारे विभाग के द्वारा 6 फरवरी 2021 को एक व्यापक गाइडलाइन सभी स्टेट को दी गई है। हमने सभी राज्यों से कहा है कि जिला स्तर पर चूंकि विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। पर्टिकुलर जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके साथ हमने वन विभाग के साथ ये भी स्थानीय प्रशासन को कहा है कि हम जॉइंट पेट्रोलिंग भी आपके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर रहे हैं, ताकि जो घटनाएं घटती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरत है, पॉइंटेड रिस्पॉन्स। हाँ, हम जो सबसे ज़्यादा जानते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। और कुछ जगहों पर विशेष रूप से जो एलिफेंट्स वगैरह हैं, वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, उसकी भी व्यवस्था हमने की है। 6 फरवरी 2021 की गाइडलाइन में कंप्लीट विस्तार से सब विषयों को। Honorable Member, second supplementary. Sir, my question was about having a scheme for DC current avail the fences. second supplementary. My second supplementary, sir, is that in all states, particularly in Maharashtra, this pyramid which is there of the forest department, where administrative positions have to be at the top and executive positions down below, it is being reversed. Executive positions, the people who go to farms to actually, to the forest to actually safeguard it, is becoming less and less, and administrative positions are being expanded
unnecessarily by giving additional charges. Honorable Minister. So, sir, I just want to ask the Minister whether if people don't go to the headquarters, they don't stay at headquarters, what will the government do about it? Because Honorable this is Minister. the reason why all this is happening. अगर कोई ऐसी विशेष कुछ अधिकारियों के संबंध में आपके संबंध में अगर जानकारी है तो निश्चित रूप से आप दीजिए ताकि हम कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्कीम की बात है, मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी कहा था कि 6 फरवरी 2021 को एक पूरी व्यापक स्कीम हमने एडवाइजरी जारी करी है, उसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी तुरंत ही 1 महीने पहले हमने वापस से एडवाइजरी मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के लिए करी है, जिसमें कंपनसेशन से लेकर सभी विषयों को रखा गया है, जो नेट पे भी उपलब्ध है और मैं स्वयं आपको उपलब्ध करा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 84, श्री नारायण दास गुप्ता, नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। Laid on the table of the House. Question number 85, Shri Sanjay Raut, not present. Honorable Minister. सभा के पटल पर रख दिया गया। Shri Krishna Naya Rayega. Mr. Chairman, और लोक अदालत फ्री लीगल एड के बारे में एक क्वेश्चन है। Free legal aid, some in High Court and Supreme Court, in some area in Lok Adalat are there. But in Supreme Court, so many public litigation interested cases are there. Some of the Your question. Ask your question. Intellectuals, poor persons who filed public litigation interest. In such cases, there is no legal aid. We ask the government to, is there any proposal to legal aid to the public litigation? Honorable Minister. सभापति महोदय, जहाँ तक शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, SC, ST, माइनॉरिटी के लोग जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, उनके लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिसके लीगल एड। इस मामले में हम लोग टेली लॉ स्कीम है महोदय, उसी के साथ न्याय बंधु की स्कीम है, उसी के साथ प्रो बोनो स्कीम है। इनके द्वारा जो लोग और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इस मामले में लोग कानूनी सहायता ले सकते हैं। और नालसा कंट्री लेवल पर, सालसा राज्य लेवल पर, डालसा जिले लेवल पर और ताल्लुक स्तर पर भी इस प्रकार की कानूनी मुफ्त सहायता सरकार दे रही है। क्वेश्चन नंबर 86, श्री मस्तान राव बिडा, प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। Honorable members, on the motion of thanks on Honorable President's address, opportunity was given to all sections of the House. However, in the category of nominated members, as Sri Ghulam Ali availed the maiden speech time, I will accommodate one more member at their request. 10 minutes will be given to a member in this category at 2 p.m. and thereafter there will be reply by the Honorable Prime Minister. Nominated. Question hour is over. Honorable members, House stands adjourned to meet at 2 p.m. today.
अपडेट दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय करीब दुगनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में बन गई। देश करीब 2 साल तक कोरोना से लड़ा। देश करीब 2 साल कोरोना से लड़ा था, लेकिन मोदी सरकार ने देश के आम आदमी के हित में को ध्यान देते हुए जनहित के फैसले लिए और इनका लाभ देश के सभी जनता को हुआ है। आज देश दिन तक 102 करोड़ लोगों को लक्षित किए हुए कोविड विरोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार हुआ है। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के जुड़े लोगों को बधाई देना चाहिए। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए नगद हस्तांतरण किया है। देश का किसान सभी और खुशहाल हुए। माननीय मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन के तहत करीबन 70,000 करोड़ सभी राज्यों को दिया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाके में पानी की योजना होते हुए कई सारे ग्रामीण इलाकों को इसका लाभ पहुंचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पीएम गति शक्ति को बढ़ाने देने वाली 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक ये इस पर ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष जी, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्माण, बहुपक्षीय कन्वर्टिंग और लॉजिस्टिक के दायरे में आए। राष्ट्रीय अवचरण पाइप लाइन में 7 कारकों की जुड़े इस परियोजना का लाभ सब देशवासियों को हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेटवर्क में 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया गया है, जिससे इसके लिए राष्ट्रीय राज्यमार्ग नेटवर्किंग में विस्तार करीबन करने के लिए 20,000 रुपए जुटाए जाएंगे। इसमें देश का चौमुखी विकास होगा। अध्यक्ष जी, एक समय इस देश में आधारभूत सुविधा में कमी होती थी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कमी होती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए सरकार में ये यशस्वी कदम उठा। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निर्माण में गति दी और माननीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में आज देश में सीमाओं तक वर्ल्ड क्लास सड़कों का निर्माण हुआ है। एक समय था कि देश में सीमा पर सड़क का निर्माण नहीं था। आज यह सरकार द्वारा यह मानांकन बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 वर्षों में राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई में करीब 50% वृद्धि हुई है। अप्रैल 2014 में राजमार्ग की लंबाई 91.287 किलोमीटर बढ़कर 2021-22 में 1,40,995 किलोमीटर हो गई है। कुल बजटीय करीबन 5.5 गुना वृद्धि हुई है। आज भारतीय राजमार्गों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ये सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ये माननीय नितिन जी गडकरी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश में आज मेट्रो रेल का जाल बिछा रहा है। यह बजट में पिछले बजट की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान किया है।
माननीय अध्यक्ष जी, एक साथ जब रेल कोच का आयात करते थे, लेकिन आज हम वर्ल्ड क्लास कोचिंग का निर्माण देश में करते हैं। अध्यक्ष जी, मोदी के नेतृत्व में देश अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण देश में करेगी। साथ ही अगले 3 साल के दौरान नई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावला तक लोकल सेवा चालू करने के बारे में लगातार यह बात रखता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा इसमें जल्दी से जल्दी अगर सहायता देगी तो निश्चित रूप से ये मार्ग भी बनेगा। दूसरा, कर्जत से पनवेल और पनवेल से उरण तक का मार्ग धीमे गति से चल रहा है, तो ये मार्ग पर रेल विभाग द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान कुछ जरूरी मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूँ। देश में रिटायर कर्मचारी की संख्या करोड़ों में, सरकार की और उन को दी गई राहत प्रदान नहीं की जाती है। सरकार पेंशन राशि पर इनकम टैक्स वसूल करती है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 के बजट में घोषणा में वरिष्ठ नागरिकों की बचत लिमिट को 1 लाख से 5 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख किया है, जिसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। परंतु इस बचत पर कमाए ब्याज पर जो टैक्स देना होता है उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। पिछले बजट में 75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को ITR दाखिल करने पर एग्जेंट्स किया है, पर उनकी ब्याज में कई कमाई पर TDS कट नहीं लेगी। जब ITR भरने पर TDS कैसे वापसी मिलेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 साल के आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक मेडिकल बीमा के लिए पात्र नहीं है। इसमें सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट गए 9 साल का कार्यकाल का माननीय मोदी जी के बजट का एक सर्वोत्तम बजट है। इसमें सभी लोगों पर ध्यान दिया है, जैसे कि गरीब हो, किसान हो, कर्मचारी हो, इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। एक अच्छा और सराहना बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छा बजट यहाँ पेश हुआ, उसका स्वागत भी करता हूँ। श्री महाबली सिंह जी। सभापति महोदय, केंद्रीय बजट 2023-24 जो सदन में चर्चा के लिए, सामान्य चर्चा के लिए लाया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, जब भी सदन में बजट पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं बजट की सराहना करते हैं। हमेशा आजादी के 75 साल हो रहे हैं, इन 75 सालों में जो भी सरकार बजट बनाई, सभी सरकारें दलित, पिछड़े, अकलियत, किसान, मजदूर के हित में कह करके लोगों ने बजट बनाई। लेकिन सरकारें बदलती रही, बजट बनते रहे और बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तस्वीर आज तक नहीं बदली, आज तक नहीं बदली। आज भी करोड़ों लोग
आज भी करोड़ों लोग गंदे नाले और पेड़ों के नीचे जन्म लेते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, वहीं पर आज भी मर जाते हैं। इसलिए महोदय हमें इसके तरफ नहीं जाना है, लेकिन हमें सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि बड़ी अरमानों से बिहार की 13 करोड़ जनता ने आपको 2019 में 40 सीट में से 39 सीट एनडीए के खाते में डालने का काम किया था, लेकिन 40 सीट में से 39 सीटें 40 बहुत आशा, उम्मीद और अरमान के साथ इस बजट पर निगाहें रखी थी बिहार की जनता। उसको विश्वास था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बजट में जरूर प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि यह मांग जब बिहार में गठबंधन हम लोगों के एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी, उस समय विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक सब लोगों ने पारित करके भेजा था केंद्र को कि हमको बिहार की विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करेंगे। न तो बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। झूठ नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपने बिहार को कौन सा पैकेज इस बजट में दिया है? कहाँ है? जरा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ आपने विशेष पैकेज दिया है। न बिहार को विशेष पैकेज ही हुजूर दिए। सर यहाँ तक कि देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर है। प्लीज, इस मंदिर में हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ से जो भी घोषणाएं होती है जमीन पर उतरना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए। 2000 बिहार के अंदर 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री ने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। उस समय 3,500 की, आज 3,500 करोड़ की वो योजना हो गई, लेकिन शिलान्यास होने के बाद आज 14 साल बीत गए, आज तक वह बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम जमीन पर नहीं उतरा। अब बताइए महोदय कि हम लोग यहाँ सदन में चर्चा करते हैं, बिहार की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रही, और वह 4 पार्लियामेंट का क्षेत्र था। सभी माननीय सदस्य जो आज बोल रहे हैं, हमारे राम कृपाल जी, इन्होंने भी कई बार रेलवे मंत्री से मिला, हम लोगों ने मिला। अब 13 साल से बताइए महाराज कि 4 पार्लियामेंट का वो क्षेत्र है, एक छोटा सा, आज रेलवे लाइन नहीं बन सका। डालमिया नगर 7 में, रोहतास के डालमिया नगर, डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को 7 में उसका शिलान्यास हुआ था, तत्कालीन रेल मंत्री ने किया था, रेलवे बैगन बनाने के फैक्ट्री के लिए। अब बताइए 13-14 साल हो गया महाराज, 14 साल से विगत जो तत्कालीन आपके रेलवे मंत्री अभी थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने सदन में वहीं से कहा था कि 2022 तक हम लोग हर हालत में डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को, जनता के हाथों में रेलवे फैक्ट्री को हम लोग चालू करके देंगे। बताइए, आज तक कुछ जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन, आज तक वो 7 में शिलान्यास हुआ, आज तक वो भी काम नहीं हुआ। आप खाली देखिए आश्वासन
और झूठ के सहारा लेते हैं। झूठ से काम नहीं चलेगा। बिहार को बिना विकसित किए हुए आप देश को विकसित नहीं कर सकते। बिहार महात्मा बुद्ध की धरती, जहां से विश्व को संदेश देने का काम किया, वो महावीर की धरती है। और वैसे धरती को आप उपेक्षा करके, उसको अनदेखी करके, उसको अरमानों पर पानी फेर करके आप देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है महोदय? एक बात हम कहना चाहेंगे महोदय, कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति महोदया ने जो भाषण दिया है, और उसने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास, और आपने कहा सबका प्रयास। हम मानते हैं, आप कैसे सबका साथ ले सकते हैं? आप सबका प्रयास कैसे ले सकते हैं? आज आप 75 सालों में अमृतसर महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत का महोत्सव मना रहे हैं, और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है, वो आज भी अपमानों का जहर पी करके इस देश में जिंदा है। आप कुछ लोग अमृत को वोट से लगा लिए, आप अमर हो गए, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा जो समाज है, आज 75 वर्षों में आजादी के, आज भी अपमान का जहर का घूंट पी करके जी रहा है। आप सबका प्रयास की बात करते हैं, सबको विश्वास लेने की बात करते हैं। ये कैसे विश्वास आपको मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? सबका प्रयास कैसे आपके साथ हो सकता है? इसके लिए सभापति महोदय, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, देश के आजादी में इस देश के सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस देश का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है। और सब लोगों का ये अधिकार है इस देश के मिट्टी में, इस देश के हवा में, इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सब लोगों का अधिकार है। सब लोगों को जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा, तो कहिएगा कि सबका हमको प्रयास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। एक तरफ देश के अंदर कोई हेलीकॉप्टर से जाकर के शादी विवाह अपनी बहू बेटियों का करता है, और इस देश के अंदर दलित, आज भी दलित जो है, घोड़ा पर चढ़कर अगर शादी करने जाता है तो उसको आप उतार देते हैं और कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उपाय है सभापति महोदय, अगर हमारी केंद्र सरकार अगर चाहती है कि सबका प्लीज बैठ जाइए, अगर आपका जब अवसर है तब बोलिएगा। तो एक ही उपाय है महोदय, कि जो इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है, यह गैर बराबरी व्यवस्था है, और यह व्यवस्था, जैसे आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा, इस देश में जाति कोई भगवान ने नहीं बनाई है, आदमी ने बनाया है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, इस देश को विश्व में सबसे महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक काम तो देखिए करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि या तो जो लोग गैर बराबरी व्यवस्था के तहत, जो लोग नीचे गिराए गए हैं जात पात के नाम पर, उन लोगों को
आपको ऊपर उठाना होगा और उनको ऊपर उठाने के लिए उनको ऊपर उठाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के सीमा में जितने रेजिमेंट हैं उसमें सब लोगों को भागीदारी देना होगा। सब लोगों को भागीदारी देना होगा। अगर आप भागीदारी देना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम और करना होगा। अब समाप्त कीजिए जी। अरे महोदय, हमारा 20 मिनट का टाइम है। और भी वक्ता है आपके दल के, प्लीज। समय है महोदय, आपके दल के और भी मान्य सदस्य हैं, इसलिए महोदय आपको सबको जब हिस्सेदारी देना होगा तब इस समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी और सब लोगों के अंदर देश के प्रति ममता होगा। तो इसलिए उसके लिए एक काम करना है कि देश के अंदर आप जातीय जनगणना कराइए। देश के अंदर जातीय जनगणना कराइए। जब इस देश का जब जानवर की गिनती हो सकती है, इस देश में शेर, भालू, चीता, भेड़िया की गिनती हो सकती है, उसकी जनगणना हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, तो तब मानव की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? और जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा सभापति महोदय कि कौन जाति की इस देश में कितनी संख्या है। और जब तक संख्या उनकी गिनती नहीं होगी तो उनको हिस्सेदारी और भागीदारी ये सरकार कैसे दे सकती है? कैसे दे सकती है? तो इसलिए जातीय जनगणना कराना जरूरी है, ताकि जब बात उठती है हक की, हिस्सेदारी की, इस देश में आरक्षण की बात उठती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई है कि कौन सी जाति की कितना आबादी है, तो हम उनको आरक्षण कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहती है कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। जब इस देश के अंदर जब अगर विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं तो जातीय जनगणना कराइए और जो जितनी जातियां जिनकी आबादी है उस हिसाब से उनको भागीदारी दीजिए, तब विकसित राष्ट्र बन सकता है महोदय। इसलिए महोदय हम इस समान चर्चा पर एक बार सदन के माध्यम से सरकार से थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। जी बैठिए, हो गया आपका विषय हो गया, प्लीज जी मेहताब साहब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। द बजट कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, प्लीज बैठ जाइए, रिपोर्ट जी आदरणीय मेहताब साहब। It basically reflects the plan and program of the country and of the nation. So when something is said that it is only an accountant's job, I don't believe in that type of comment. There have been umpteen reasons to be apprehensive in 2023, more so while waiting for the budget. US Federal Reserve's unbridled aggression, rising cost of funds, intensifying in Russia, and China's COVID crisis, to name a few. Yet in the backdrop of like this government has decided to go bold and big on capex and chosen consistency in a world characterized by randomness and volatility. The Prime Minister has outlined the period from 2022 to 2047 as the period of Amrit Kal. It is a vision to make India a developed country during this golden phase. To realize this, India needs to rapidly invest in social infrastructure.
This investment would need to come from taxpayers' money and not borrowings. India's tax to GDP ratio is still below the critical mark of 15%. India's gross tax to GDP, which was 11% in financial year 2019, fell to 9.9% in financial year 20 and marginally improved to 10.2% in financial year 21-22. This is much lower when we compare ourselves with the emerging market economy, which is average of 21, and OECD, the average is 34%. Today, the country boasts more than 4.3 million crorepati's households, equivalent to 23 million consumers. They are spread all over the country. By 2047, if political and economic reforms have their desired effect, India has the potential to become the fastest growing economy in the world. This growth will not only make the Indian middle class the biggest income group in the country, but it will set to be major driver of economic, political, and social growth. Finance Minister's full-fledged budget before next year's general election can be commended on many counts. I mention only three. For staying the course on fiscal consolidation, changing the composition of government expenditure in favor of capital as against revenue spending, and third, welcome move relating to personal income taxation. In turbulent time like this, a good budget can only be said is just a good beginning. The turmoil in the global economy is likely to continue as the impact of higher interest rates shows up in weaker demand for consumption and investment. Geopolitical tensions continue to disrupt every supplies and trade. As the resilience of the domestic economy gets tested by global headwinds, deft fiscal maneuvers is necessary, like they were this year. Now, coming to the basics, there is need for some answers. PM Kisan allocation is 13.33% lower as compared to budgetary estimate of rupees 68,000 crores made in 22-23. The revised estimate of 22-23 was reduced to 60,000 crores, no doubt, but in 21-22, an actual expenditure was rupees 68,825 crore, which was incurred on the PM Kisan. The figure is there for all of us to see. Should we believe that people have moved from farming to some other avenues for better? Or should we believe that they have been pauperized and have become daily wage earners? On MGNREGA, this generated an all-time high, 389 crore person days of employment in 21-22. 363 crores in 21-22. Even this fiscal's project is 290 to 300 person days will exceed the 265 crore plus generated in 29-20 and 2018 and 19. It is a demand-driven scheme. Whenever we make this point, always it is said it's a demand-driven. But here the figure shows how it has met. The budgeted amount this year is 60,000 crores. The question is, how realistic is the assessment? If the next southwest monsoon is normal and the non-farm economy timely recovers, MGNREGA may not require any additional funding. Till then, do we have to keep our fingers crossed?
Coming to free food distribution scheme, and this is a scheme which we have all experienced, moderated income inequality in many states. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana played a key role in keeping extreme poverty in the country at the lowest level. We didn't hear a single death because of hunger, because of this program. IMF report says extreme poverty was at the lowest level of 0.8% during the pandemic hit 2020. SBI study, State Bank of India study, has analyzed that several government transfer payments for the poor are adding rupees 75,000 to a household per annum. But I would like to draw the attention of the government to the design flaw, as ration records have not been updated since 2011 onwards. More than 40% of India's population is currently excluded from National Food Security Act. 40%. In many villages and slums, the most marginalized castes and communities are often without NFSA ration cards. However, states like Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, West Bengal and Chhattisgarh have either universalized or substantially expanded coverage with state cards. Sir, here I would like to remind the government about the Supreme Court judgment of last August, that is 2022, which had directed the Union government to expand National Food Security Act coverage. Nothing has happened till now. Nothing has happened. And the answer that comes from the government is, let the census be over. Despite Supreme Court's direction, based on population projection, at least 100 million beneficiaries, especially children born in the last decade, are missing from the ration list. Where are they going to be? When are they going to be covered under NFSA? I come to another very important issue, where Odisha has been affected to a very great extent. I'll first put the figure of the budget, where food subsidy in Food Corporation of India under National Food Security Act, the revised estimate of 22-23 was 2,14,596 crores. This budget is 1,37,207 crores. There is a drastic cut. On food subsidy for decentralized procurement of food grains, 72,283 crores, which has come down to 59,793 crores. The government may say, because we have withdrawn Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, there is no need to procure more. And here actually the catch lies. The catch is, Odisha produces more than 72 million tons of paddy. And we purchase, FCI plus state government purchases the whole amount from the farmers, because to help the farmers at the MSP rate. Very few people keep rice for their own consumption. Other than that, the rest is purchased. What will happen there? Now already Odisha government is purchasing, but Union government is not purchasing any paddy at all. No rice. Earlier, rice was being moved through Kerala to Tamil Nadu and also to the northeast. Now that is also not being done. Why this type motherly attitude to Odisha? That is the question which I would like to put. With this curtailment of or minimizing the purchase, who are the states which are getting affected? Odisha is the major state which is getting affected.
and I would like to say, FCI is not taking parboiled rice. Corporation is not making payments to Odisha, though that is due in there. Sir, this budget is of 45 lakh 397 crores, and which is an increase of 7.5%. That is laudable, as I had said earlier. But what is the position? The position is, as I would say, there is a structural problem with our budget. More than 40% goes for the interest, to cover the interest. 30% goes on salary. So are we correcting it to a certain extent? No, not much. We don't see any light from this budget. And I'm also reminded of another point, sir. You are aware, most of us are also aware. Are we at any point of time talking about Sahara India? 13 crore people had invested in that. What has happened? Doesn't government have any responsibility? We will say it is sub judice, Supreme Court is taking over, SBI is looking after it. But who is caring for these people, 13 crore people who had invested? No, not a single reply is coming from the government. Sir, coming to health issue, I would just deal with investors are 13, large number of people are affected. Sir, in a speech, Finance Minister has announced budget for health, not including research, will be roughly 86,175 crores, and that is 615 rupees for every person, if I calculate it as per our population. This is a 2.7% increase from the previous year and lower than the rate of inflation. In real terms, the health spending has declined. Vaccinating to a single child against all childhood illness in our country costs rupees 1,600. A day of hospitalization in the public hospital is estimated 2,800 rupees. At a private hospital, it is more than 6,800 rupees. Rupee spending on health by the government gives more return than out-of-pocket or private spending by citizens. National Health Mission allocates less than 3%, that is 717 crores of rupees to non-communicable disease. For communicable disease, it is 3 times more, that is 2,178 crores. For reproductive and child health service, it is 9 times more, that is 6,273 crores. There is a need to rebalance, to pay attention to non-communicable diseases. On education, sir, share of education has fallen over the past 7 years, from 10.4% to 9.5%. This is stated in the state's in the economic survey. While expenditure on social service increased from 9,15,000 crores to 21,32,000 crores, the share of education has shrunk from 42.8% to 35.5% between 2015 and 2022. As a share of the GDP, the budgetary allocation for education saw a minimal gain, that is 0.1 percentage points, from 2.8% to 2.9% during this 7-year period. On taxation, sir, Finance Minister has made 5 announcements to reduce the tax burden. 4 pertain to the new regime. The last one is for exemption on leave encashment. But my question is the new tax regime attractive? Despite government's effort to simplify the tax system, the uptake of this regime is low due to the unavailability of common tax deductions and exemptions. Why should we have to run to the chartered accountant or a lawyer to understand how much tax I have to pay?
Can't we make it simple? Even today, with this new tax regime, it is so cumbersome, it is difficult to understand. Very difficult to understand. Coming to the devolution of states, sir, the state share has never been close to 41%, though it has been announced by the Finance Commission, 15th Finance Commission. The state share has never been close to 41% due to cess and surcharge imposed by the Union government. Odisha government, our Chief Minister has been Naveen Patnaik has been repeatedly writing to the Prime Minister that you share some of this, but that is falling on deaf ears. It keeps major chunk of taxes, and what we have been asking, Odisha is facing natural disaster year after. Our only demand is that you allow, and this we have discussed, the state government also has discussed with the Niti Aayog, with the Prime Minister, that you make Odisha a special focus state. Time is exhausting. For at least 3 years, if a natural disaster hits Odisha, allow or declare it as a special focus state where 90:10, that is the center and state share, for 3 years only, so that we tide over the situation and come up forward. Sir, on railways, I will be failing on my duty if I don't mention 2-3 words, because the rail minister is a member of this house representing our state. We find a significant feature. It has set aside nearly a quarter of its total capex outlay of rupees 10 lakh crores. The budgetary support amounts to 2.4 lakh crores. The goal is to raise the share of rail freight traffic from 27%, road transport is 64%, to 45% by 2030. Freight earnings are 2.5 times the passenger earnings. It is possible to improve on both counts. It's not unachievable. It is possible. The railways must adapt to become a transporter of FMCG, automobiles, and other high-value products for which last-mile connect is important. On the passenger side, upper-class travel should remain competitive vis-à-vis air and road travel. There is scope to raise both traffic and freight revenues. Despite pensions, can we imagine? Pensions of railway is over 25% of the total operating expenses of the railways. The budget numbers indicate 30,000 crores of rupees has been set aside for doubling of tracks. This was only 9,000 crores in 21-22. 32,000 crores to be spent on new tracks, that is 50% increase in 2 years. 40,000 crores on the rolling stock, which was only 8,000 crore last year. 8,000 crores for electrification. These are big numbers, very big numbers. The obvious question is, from my state point of view, how much is actually percolating to the state of Odisha, which has been denied railway development for last so many years. The obvious question, of course, is whether railway have the capacity for absorption and implementation for this expanded capital. Capital investment in the railway is overdue, no doubt, but it needs financial reforms, administrative reforms, and greater independence. Before concluding, sir, I have a small demand, as my friend from Kendrapada has just now mentioned. The station is there, tickets are being sold, rail line is there, but it is not functioning. Passenger trains should ply on that route. That is necessary. With these words, I conclude. Thank you. Shrimati Sangeeta Azad ji. धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे बजट 23-24 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपका और आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बजट 23-24 के लिए हमारी पार्टी की मुखिया ने कहा है कि देश में पहले भी इस तरह के बजट आते जाते रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही है, किंतु वे सब बेईमानी हो गए।
जब भारत का मध्यम वर्ग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और कोविड के चलते लोअर मिडिल क्लास बन गया। यह बजट भी पिछले वित्तीय वर्षों से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। सरकारें अपने पिछले साल की कमियों को नहीं बताती हैं, उन कमियों के स्थान पर नए वादों की झड़ी लगा देती हैं। सच्चाई यह है कि 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन हमेशा ही दांव पर लगा रहता है, जैसे कि इसके पूर्व के बजट के अभिभाषणों में था। यह बजट भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बजट की तरह ही है। महोदय, बजट में हर वर्ग के लोगों को डुबाने की कोशिश की गई है। जहां 5 लाख का इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, इसमें हर मध्यम परिवार को बहुत मदद मिलेगी। वहीं नई टैक्स रेजिम और पुरानी टैक्स रेजिम में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है कि किस टैक्स रेजिम में जनता को अधिक से अधिक फायदा होगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस अपने अभिभाषण में इस टैक्स रेजिम को अवश्य स्पष्ट करें। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना के बजट में 13,000 करोड़ की कटौती की गई है। हम सभी को ज्ञात है कि ग्रामीण अंचलों में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं और इस योजना से संचालन से ग्रामीण में पलायन भी रुका है, साथ ही साथ रोजगार के सृजन भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधान संघ के सभी लोग आंदोलित हैं कि उनका समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है और जो भी कर्मचारी ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त किए गए हैं उनका वेतन भी वो अपने जेब से दे रहे हैं। महोदय, वित्तीय वर्ष 23-24 में सरकार द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विकास के लिए 3,943 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावासों की ज़रूरत है। खास तौर पे मेरे जनपद आजमगढ़ में जहां कई एकड़ की सरकारी ज़मीन अब भी खाली पड़ी है, मेरी सरकार से मांग है कि आजमगढ़ जनपद एक मंडल है जहां अभी महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय संचालन में आया है, जिसके चलते कई जिलों के छात्र यहाँ पठन पाठन करने आते हैं। इन छात्रों के लिए भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावास बनाए जाएँ। महोदय, बजट में आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम की सफलता को सरकार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन तथा अन्य हेतु 500 ब्लॉकों का चयन करने के कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। मैं चाहती हूं कि हमारे जनपद आजमगढ़ के समस्त ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया जाए। महोदय, आजमगढ़ में महाविकास की योजना की रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं है, जिसके कारण से भूमि आवंटन नहीं हो पाया है। कौन सा ग्रीन लैंड है, कौन सी औद्योगिक भूमि है, कहाँ पार्क है, कहाँ क्रीड़ा स्थल है, कहाँ सरकारी ज़मीन है, कहाँ वनीकरण है, कहाँ सीवेज का प्लान है, इसका कोई मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं है। एडीए ने वर्ष 2031 के लिए महायोजना का मास्टर प्लान बनाकर 2021 में शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अमीर गरीब अपने आशियाने का सपना संजोए उस प्लान को लागू करने का इंतजार कर रहे हैं। औद्योगिक भूमि अलग नहीं होने के कारण कारपोरेट समूह और बड़े ब्रांड की कंपनियां जनपद में अपना रुख नहीं कर रही हैं, इसलिए यहाँ विकास और रोजगार पूरी तरह से ठप है। आजमगढ़ चारों तरफ से तमसा और घाघरा नदियों से घिरा हुआ है। हर साल बाढ़ से सैकड़ों गांवों में जान माल का नुकसान होता रहता है। मेरी सरकार से मांग है कि रिवर फ्रंट बनाकर नदियों पर बाढ़ का नियंत्रण कर सके। और अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी पर कमर्शियल क्रूज का उद्घाटन किया है। मैं चाहती हूं कि उसे मेरे जिले की नदियों से भी जोड़ा जाए, ताकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना जो नदियों को नदियों से जोड़ने का था, उसे पूरा किया जा सके। आजमगढ़ को चारों तरफ से रिंग रोड के मास्टर प्लान बनाकर जोड़ा जाए और उसे मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज, फूलपुर, निजामबाद और बूढ़नपुर के तहसीलों से भी जोड़ा जाए। सर, हाईवे की बात करूं तो NH 233 पिछले 6 सालों से बनने को है, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। PM-JSY की सड़कों की बात करूं तो सत्र खत्म होने को है, लेकिन सिर्फ 50% काम ही इस पर हो पाया है। सर, इन सरकारी योजनाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए। हर घर नल योजना जो सरकार ने अभी बात कही है, सिर्फ 30% अभी तक सर्वे हुआ है, बनने तो दूर की बात है। आजमगढ़ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, घरेलू औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जाए। इन्वेस्टर्स समिट 2023 जो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी में आजमगढ़ को भी शामिल किया जाए, ताकि आजमगढ़ में भी नए उद्योगों की स्थापना हो सके और जो जिले से पलायन होकर बड़े शहरों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसे रोका जा सके।
आजमगढ़ का मंदूरी एयरपोर्ट पूरी तरह से बन के तैयार है, उसे जल्द से जल्द संचालन में लाया जाए और एयरपोर्ट से तहबरपुर बाजार होते हुए निजामाबाद फरिया बाजारों से मोहम्मदपुर वाराणसी 4 लेन तक जोड़ा जाए। आजमगढ़ के इटौरा में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और चक्रपानपुर में मेडिकल कॉलेज होते हुए महनाजपुर वाया सिधौना तक पूरी सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाए, जिससे वाराणसी आजमगढ़ के लिए एक अन्य सीधा मार्ग बन जाए और ट्रैफिक बढ़ जाए, जिससे मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वालों की राह आसान हो जाएगी। वाराणसी लालगंज आजमगढ़ गोरखपुर की नई रेल लाइन का बजट 2022-23 में स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसका काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। इसमें तेजी लाई जाए और लालगंज में एक स्टेशन बनाया जाए, जिससे वहां के लोकल प्रोडक्ट अनाज फल सब्जियों को आयात निर्यात में आसानी हो सके और एक वंदे भारत ट्रेन को मेरे जिले में भी चलाई जाए। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी, काले मिट्टी का बर्तन का उद्योग और रेशम उद्योग, जिसमें मुबारकपुरी साड़ियाँ भी शामिल है, ऐसे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इनके बिजली के बिल को माफ़ किया जाए, इनको आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाए और इनको जीएसटी से मुक्त किया जाए और छोटे व्यापारियों को व्यापारी क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाए। आजमगढ़ में लाल सोना कहे जाने वाली लाल मिर्च की खेती होती है, लेकिन इसके भंडारण और निर्यात का प्रबंध नहीं होने के कारण किसानों को इसका मूल्य नहीं मिल पाता है। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाए। सनई की खेती पहले हमारे यहाँ होती थी, लेकिन अब यह मृतप्राय हो चुकी है। अगर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तो जूट उद्योग यहाँ स्थापित हो सकता है और यह मृतप्राय खेती भी पुनः जीवित हो सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में श्री अन्न की बात कही है। आजमगढ़ की भूमि इस तरह के श्री अन्न, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, जौ जैसे अनाज शामिल हैं, इसके लिए प्रतिकूल है। मेरी सरकार से मांग है कि ऑर्गेनिक खाद, सरकारी समितियों में ऑर्गेनिक खाद और श्री अन्न के बीज उपलब्ध कराया जाए, जिससे आजमगढ़ में भी इस तरह के श्री अन्न की भारी मात्रा में खेती हो सके। आजमगढ़ में मत्स्य संपदा योजना के तहत, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि नदी तालाब का जाल बिछा है, इसको भी प्रोत्साहन करने के लिए वहाँ के उद्यमियों को इसका प्रोत्साहन किया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आजमगढ़ चारों तरफ से नदियों से घिरा है, गाँव को जोड़ने के लिए नदियों पर पुल बनाकर एक्सप्रेसवे और 4 लेन से जोड़ा जाए। सब 2 मिनट महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र से मात्र 40 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। आजमगढ़ बीच में होने के कारण पूर्वांचल का दिल कह सकते हैं। यह दोनों क्षेत्र से बड़ा जिला है, जिसका विकास पूरी तरीके से अधूरा है। अमृतकाल का यह समय और यह बजट लोगों के उत्सव मनाने वाला है, लेकिन अगर आजमगढ़ को इसमें स्पेशल पैकेज दे दिया जाएगा तो आजमगढ़ के लोग भी इस अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। और अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। सर, देश के साथ साथ आजमगढ़ की जनता भी बहुत उम्मीद से माननीय वित्त मंत्री की तरफ और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद लगा के बैठी है कि अमृतकाल के बजट में आजमगढ़ को एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जिससे हम सभी लोग अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। सर, मैं आपका मनपूर्वक आभारी हूं। मैं इतना भाग्यवान हूं कि तीसरी बार इस क्षेत्र में, इस बड़े हाउस में बात करने का मौका मुझे मिला है। मेरी भगिनी जो मेरे साथ झारखंड में गवर्नर थी, अभी राष्ट्रपति बन गई। मेरी पहली एक भगिनी प्रतिभा जी, वो भी मेरे साथ पड़ी हुई है और रामनाथ जी भी गवर्नर थे, इसलिए मैं भाग्यवान समझता हूँ। और मेरी भाषा जो आगे मैं मराठी में बोलूँगा तो भी चलेगा, हिंदी में भी बात करूँगा। सतारा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें मैं आता हूँ। स्वातंत्र के पूर्व काल में जो 3 जिले सब भारत में प्रसिद्ध थे लड़ने के लिए, उसमें क्रांतिकारी नाना सिंह पाटिल जी थे। और मेरी एक कामना है, मनु तांबे जो झांसी की रानी कहती है, उसका मायका भी मेरे क्षेत्र में है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी मांग भी है कि मिलिट्री भर्ती के लिए कुछ एक विद्यापीठ बनाए, जो मिलिट्री एकेडमी जैसे एनडीए खड़गवासला में है और आईएमए जैसे देहरादून में है, वैसे अगर कोई मिलिट्री एकेडमी बने सेंटर की और महिलाओं के ट्रेनिंग के कुछ जवाबदारी लेंगे
तो अच्छा रहेगा. आता मी मराठीत बोलतो. महाबळेश्वर पाचगणीच्या ज्या शाळा आहेत इंग्रजी माध्यमाच्या, त्यांना संपूर्ण भारतातून तिथं आपले पालक आपल्या मुलांना पाठवतात. महाबळेश्वर एक थंड हवेचं उत्तम ठिकाण आहे. हे दोन्ही जंगलाच्या प्रदेश असल्याकारणानं NGT नॅशनल ग्रीन ट्रायबलची जी बरीचशी बंधनं आहेत आणि त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळामध्ये 150-200 वर्षापूर्वी जे क्षेत्र निर्माण झालेलं आहे त्या क्षेत्राचा जर विकास झाला नाही तर रोजगार जोपर्यंत मिळत नाहीत, घोडेवाले, खेळणीवाले, काही फळं विकणारे, लोकांना धान्य पुरवणारे, लोकांना रिक्षातून नेणारे, सायकल रिक्षा नेणाऱ्या लोकांना पोटापाण्याला उद्योग मिळत नाही, तोपर्यंत रोजगार मिळावा, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हे बजेटची माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Motion of thanks on the President's address, Dr. D. Virender Hegde. Please. Please. Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the address of the President of India to the Parliament. I am very happy to be here because the past of India is our glory. Presence is the truth and the future is the hope. So we always depend on the past for the foundation, but today I feel, after hearing the address of the President, that the present is the foundation for the future. I don't think the past is the foundation, but today's present is the foundation for the future. There's tremendous growth that's happening in the country. Our heritage has been very much appreciated in the West for the last 50 years. And though we don't call it as a change or conversion, change of heart is happening in the West.
on the influence of Indian history. Yoga and Ayurveda and our spiritual leaders have gone abroad. They have been preaching in the West, the Indian philosophy, Indian spirituality, and we find that tremendous attraction is towards India. And they want to live in India and they want to be true Indians in the spirit. I'm very happy to see that the present government under Modi ji has tremendous growth on the present philosophy, like there is development, it gives encouragement to reach the sky. This is the government, it says that consolidating heritage and giving priority to development is a very important message to all. Recently I had been to Kashi and I have seen the transformation there. And I couldn't believe my own eyes because I had been twice earlier. And I am from Manjunatha temple in Dharmasthala and down south. And been to Vishwanatha temple in the North India, top of North India. And I find that so many resemblances have happened in the both dhams, in the Manjunatha dham and also in the Ayodhya dham. The progress that is achieved not only in Ayodhya, but Kedar Dham, Kedarnath Dham, and Mahakal Mahalok is not only surprising Indians, but we feel very proud about it. We feel proud that our heritage is not neglected, and many of our people in the south, they wonder how this transformation can happen. So developing pilgrimage centers and historical legacy is another important eye on which the government lays. I think this is what is very important because our youths today are not, they are well informed about spirituality and philosophy. We feel that they are youngsters with the modern outlook, but they feel very proud about the past. At the same time, they are very well informed than what we were in their age. I think when I was about 18, 20 years, I was denied of all the information which today's youth have. There is television, there are internet connections, there are so many information that's available through other media. And I think the youngsters are much more informed than us at their age, whatever. But today, they must be given proper information about the changes that's happening in the world. Opportunities have to be created for the young. I'm very happy that the government is giving encouragement to the youngsters to have options in all education field, in the field of all education, including engineering, medical, to the common education in the primaries to high schools. Tremendous support is given for education in the villages. It's also hard to note that some of the spiritual places have not only been preaching spirituality, but also giving modern knowledge. It is said that Ek Bharat, Shresth Bharat is the message which is given by the Honorable Prime Minister. And this is one of the best messages that we have, because we were divided by the British rule into several zones, and north, east, west, south. As Honorable Chairman is ably speaking, you are not belonging to anywhere. We belong to one India, and Ek Bharat, Ek India, we belong to that. So, in the languages are not separating us, languages are uniting us. And today I feel that yoga and Ayurveda is again becoming popular because of the Honorable Prime Minister's intervention. The June month is awaited very eagerly to see that yoga is preached throughout the world. Health is the one thing which cannot be borrowed or purchased. The being conscious of health, being conscious of the fitness of the body, fitness of body and mind is very important. So the importance given to yoga and naturopathy not only keeps our generation fit and also mentally alive, and also I feel that this is the best future we can have. Instead of preparing for pharmacy, we are preparing for a good health. Without drugless society has been created. Today, natural farming is encouraged and traditional millet crops are very much encouraged. We are into this field for last 15 years, and our farmers who were thinking that millets are for the poor, now millets have become the food of the rich and the very blessed ones. And and along with that, we have not forgotten the development of modern technology like nano urea.
So it is said that we are looking at the millet and other food practice habits. At the same time, we are also looking at the modern technology, which using nano we can grow more food, grow more happy, be happy. The farmers can be more happy with the minimum investment. And while smart facilities in the cities are developing, mapping of the villages has happened. And people are guaranteed of their property, and people are given guarantee of the land that is they possess. So while 75th Amrit Mahotsav are built in every district on the occasion Azadi Ka Amrit Mahotsav, at the same time hundreds of modern Vande Bharat trains are also being launched. This is said by the Honorable President. I think this is where we think that future should be assured. We want assurance that our future generation will be happy and healthy, and they will be very honest also. So both being honest at the same time being prosperous is very important. Being honest and prosperous is very important. So under the government is looking at honesty, at the same time prosperity, both together. I wish that in the future there will be more such occasions where we can think of Shresth Bharat, one India and one Bharat, Shresth Bharat. I am very happy that Basavana is quoted in the message that Kayakava Kailasa, labor is the greatest service to the humanity and the Shiva. So I once again thank Honorable President for quoting Basavana's Kayakava Kailasa, which means karma is worship and Shiva is the karma himself. So with these words, I communicate my appreciation for this speech, and I am assured that India will have a great future in the years to come. And we are all going to share this at present. We don't know about tomorrow because of our age, but we know today is the best foundation for the tomorrow. Thank you. Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में शरीक होकर के मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने विकसित भारत का एक खाका और विकसित भारत के संकल्प के लिए एक रोड मैप को प्रस्तुत किया है। देश के लिए उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो मार्गदर्शन है, उसके लिए Nothing will go on record. Nothing will go on record. Honorable members, honorable members, honorable members, take your seat. Honorable members, honorable members, honorable members, take your seat. I call upon honorable members to observe decorum and take your seats. Honorable members, honorable members, take your seats. I will be called upon to name you. I will be called upon to name you. Take your seats. Take your seats. Honorable Prime. Honorable Prime Minister.
Prime Minister's address. आदरणीय सभापति जी, मैं उन सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, अपनी कल्पना के अनुसार चर्चा को विस्तार देने का प्रयास भी किया और इसलिए मैं सदन में हिस्सा लेने और चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये सदन राज्यों का सदन है। बीते दशकों में अनेक बुद्धिजीवियों ने इस सदन से देश को दिशा दी है, देश का मार्गदर्शन किया है। इस सदन में अनेक साथी ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़े काम भी किए हुए हैं और इसलिए इस सदन में जो भी बात होती है उस बात को देश बहुत गंभीरता से सुनता है और देश उसे बहुत गंभीरता से लेता है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ इसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे थे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया
कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6-6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, उनका तो वो साल इतना अच्छा माहौल था कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की दुनिया चलती थी। इतना देश भी अनेक आशा अपेक्षाओं के साथ आंख बंद करके उनका समर्थन करता था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कार्यशैली विकसित की, इस प्रकार का कल्चर विकसित किया कि जिसके कारण वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। वे बहुत हो हल्ला हो जाता था तो चीजों को छू लेते थे, टोकनिज्म कर लेते थे और फिर आगे चले जाते थे। समस्याओं का समाधान करना ये उनका दायित्व था। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी, देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई, और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, अगर मैं पानी का ही उदाहरण लूं तो वो जमाना था कि किसी गांव में एक हैंडपंप लगा दिया तो हफ्ते भर उसका उत्सव मनाया जाता था और उस टोकनिज्म से पानी का काम किया करके गाड़ी चलाई जाती थी। कल यहाँ गुजरात का जिक्र कर रहे थे, आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा सीटों से जीतने का उनका जो गौरव था, वैसे एक मुख्यमंत्री एक शहर में पानी की टंकी का उद्घाटन करने गए थे और वो फ्रंट पेज पर हेडलाइन न्यूज था। यानी समस्याओं का टोकनिज्म क्या होता है, कैसे टाला जाता है, ये कल्चर देश ने देखा है। हमने भी पानी की समस्या को सुलझाने के लिए रास्ते अपनाए। हमने जल संरक्षण, जल सिंचन हर पहलू पर ध्यान दिया
हमने कैच द रेन अभियान से जनता को जोड़ा। इतना ही नहीं, आजादी के पहले से अब तक हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भारत पानी की समस्या जो हर परिवार की समस्या होती है, जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता, और भविष्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के रास्ते चुने। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और विषय पर भी जाना चाहता हूं। एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस बात से हुआ था कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, ऐसी बहानेबाजी की गई थी। लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला और जनधन अकाउंट का अभियान चलाया, बैंकों को मोटिवेट किया, ऑन बोर्ड लिया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए। इसमें 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में हुए हैं, यानी देश के गांव तक प्रगति की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1 करोड़ 70 लाख जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए, और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए, तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। और बार बार उनका दर्द झलकता है, और मैं तो हैरान हूं। कभी कभी यहां तक कह देते हैं एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है, और आप रोना यहां रो रहे हो। आदरणीय सभापति जी, जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो त्रिशक्ति है, और उसने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपया
इस देश के नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया, हितधारकों के खातों में ट्रांसफर किया है। और मुझे खुशी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण इस देश के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो किसी इकोसिस्टम के गलत हाथों में जाता था वो बच गया है। देश की बहुत बड़ी सेवा की है। और मैं जानता हूं जिस इकोसिस्टम के सागरिकों को, चेले चपाटों को जो 2 लाख करोड़ की ऐसी फायदे मिलते रहते थे, उनका चिल्लाना भी बहुत स्वाभाविक है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पहले परियोजनाएं अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये उनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया था। यही उनका कार्य करने का तरीका बन गया था। ईमानदार टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई, उसका नुकसान होता था। हमने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लेकर के आए और 1600 लेयर में डेटा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट्स को गति देने का काम हो रहा है। जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे, वो आज सप्ताहों के भीतर भीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भली भांति समझते हैं, स्केल का भी महत्व समझते हैं, स्पीड का भी महत्व समझते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एस्पिरेशन का एड्रेस करने का प्रयास आदरणीय सभापति जी हम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है, जनता का कुछ भला करने के वादे करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात बनती नहीं है। आप कह दें कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, 4-4 दशक हो गए, हुआ कुछ नहीं। इसलिए विकास की गति क्या है, विकास की नीयत क्या है, विकास की दिशा क्या है, विकास का प्रयास क्या है, परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ आप कहते रहे कि हम भी कुछ करते थे, इतने से बात बनती नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जबकि हम जनता को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं, और जब जनता की इतनी बड़ी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है, हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमने, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है, प्रिय लग जाए आराम कर लें, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए
और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। आदरणीय सभापति जी, अब आप देखिए, देश आजाद हुआ तब से 2014 तक 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे और लोगों की मांग भी थी। लोग सांसदों के पास जाते थे कि हमें एलपीजी कनेक्शन मिल जाए और उस समय 14 करोड़ घरों में था, डिमांड भी कम थी, प्रेशर भी कम था, आपको गैस लाने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ता था, आपको गैस पहुंचाने के लिए व्यवस्था, आप भी मजे में, चलती भी गाड़ी, काम होता नहीं था, लोग इंतजार करते रहते थे। लेकिन हमने सामने से होकर के तय किया कि हर घर को एलपीजी कनेक्शन देंगे। हमें मालूम था कि हम कर रहे हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें मालूम था हमें धन खर्च करना पड़ेगा। हमें मालूम था हमें दुनिया भर से गैस लाना पड़ेगा। ये सब दबाव की संभावना जानने के बावजूद भी हमारी प्राथमिकता मेरे देश का नागरिक था। हमारी प्राथमिकता हमारे देश के सामान्य लोग थे और इसलिए हमने 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास गैस कनेक्शन पहुंचाए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा, धन खर्चना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन हमने आनंद के साथ, संतोष के साथ, गर्व के साथ इस मेहनत को किया और मुझे खुशी है कि सामान्य मानवी को उसका संतोष मिला। इससे बड़ा एक सरकार के लिए संतोष क्या हो सकता है। आदरणीय सभापति जी, आजादी के अनेक दशकों के बाद भी इस देश में 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे, जनजातीय से गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे। लेकिन ये उनके चुनाव के हिसाब किताब में बैठता नहीं था, इसलिए इनकी प्रायोरिटी नहीं था। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया। समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई और उस चुनौतीपूर्ण काम करने के पीछे गांवों में एक नई जिंदगी की अनुभूति हुई। उनका विकास तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई देश की व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। जब देश के नागरिकों का विश्वास बनता है तब वो लाखों करोड़ों गुना एक सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। वो विश्वास हमने जीता है और हमने मेहनत की, हमें मेहनत पड़ी, लेकिन मुझे खुशी है कि उन दूर दराज के गांवों को आजादी के इतने सालों के बाद नई आशा की किरण दिखाई दी, संतोष का भाव प्रकट हुआ और वो आशीर्वाद आज हमें मिल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पहले की सरकारों में कुछ घंटे बिजली आती थी, कहने को तो लगता था बिजली आ गई, गांव के बीच में खंभा डाल दिया तो हर साल उसकी संवत्सरी मनाते थे, फलानी तारीख को खंभा डाला गया था, बिजली तो आती नहीं थी। आज बिजली पहुंची इतना ही नहीं, औसत हमारे देश में
22 घंटे बिजली देने के प्रयास में हम सफल हुए हैं। हमें इस काम के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें लगानी पड़ी, हमें नए ऊर्जा उत्पादन के लिए काम करना पड़ा, हमने सौर ऊर्जा की ओर जाना पड़ा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का नए क्षेत्र खोजने पड़े। हमने लोगों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ दिया, राजनीतिक फायदे घाटे की बात नहीं सोची, हमने देश का आने वाली कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना। हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया, लोगों की मांग बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा। हमने मेहनत वाला रास्ता चुना और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। देश ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने आजादी के अमृत काल में एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो रास्ता हमने चुना है सैचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी हैं 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है। अमृत काल में हमने सैचुरेशन का संकल्प लिया है, 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का भाजपा एनडीए सरकार का ये संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये 100% वाली बात, ये सैचुरेशन वाली बात देश की अनेक समस्याओं का समाधान तो है ही। उस नागरिक की समस्याओं का समाधान इतना ही नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है, सैचुरेशन वाला हम लेकर के आए। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। कोई कहेगा मुझे जल्दी दो, तो कहता है इतना दोगे तो दूंगा, लेकिन 100% जाना है तो उसको विश्वास होता है भले इस महीने मुझे नहीं पहुंचा, 3 महीने के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा, विश्वास बढ़ता है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। फलानी जाति को मिलेगा, फलाने परिवार को मिलेगा, फलाने गांव को मिलेगा, फलानी बिरादरी को मिलेगा, फलाने पंथ संप्रदाय वालों को मिलेगा, ये सारी तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है और समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना। जब सरकार की मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो तो भेदभाव पक्षपात टिक ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये 100% सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है।
यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है। यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश की आजादी में 1857 से लेकर के स्वतंत्र संग्राम का कोई भी दशक उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी भूभाग उठा लीजिए, मेरे देश की आजादी की लड़ाई में मेरे देश के आदिवासियों का योगदान स्वर्णिम पृष्ठ से भरा पड़ा हुआ है। गर्व होता है देश को कि मेरे आदिवासी भाइयों ने आजादी के महात्म्य को समझा था, लेकिन दशकों तक मेरे आदिवासी भाई विकास से वंचित रहे और विश्वास का सेतु तो कभी बन ही नहीं पाया। आशंकाओं से भरी हुई व्यवस्था बनी और उन नौजवानों के मन में बार बार सरकारों के लिए सवाल उठते चले गए, लेकिन उन्होंने सही नियत से काम किया होता, नेक नियत से काम किया होता, आदिवासियों के कल्याण के प्रति समर्पण भाव से काम किया होता, तो आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पहली बार इस देश में आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बना, पहली बार आदिवासियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, विकास के लिए अलग बजट की व्यवस्था हुई। आदरणीय सभापति जी, हमने 110 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया, जो विकास में पीछे रह गए, सामाजिक न्याय जैसे महत्व का है, एवं भौगोलिक रूप से भी जो पीछे रह गए हैं उनको न्याय दिलाना उतना ही आवश्यक होता है। और इसलिए हमने 110 आकांक्षी जिले और 110 में आधे से अधिक वो इलाके हैं जहां बहुल जनसंख्या जनजातीय हैं, मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाइयों को इसका सीधा लाभ मिला है, उनके जीवन में बदलाव आया है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है, क्योंकि हमने 110 जिलों पर विशेष फोकस किया है, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ट्राइबल सब प्लान की बात का जिक्र किया था। मैं ऐसे साथियों का अनुरोध करता हूं कि जरा समय निकाल करके किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की मदद लेकर के बैठिए, जो बजट को अध्ययन कर सकता है, थोड़ा समझा सकता है, और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बजट में शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट फंड्स, इसके तहत 2014 के पहले की तुलना में 5 गुना अधिक वृद्धि हुई है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी, तब एलोकेशन 20-25 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहता था। बहुत पुरानी बात नहीं है,
सिर्फ 20-25 हजार करोड़ रुपए है। आज यहाँ आकर के गीत गा रहे हैं। हमने आकर के इस वर्ष 1,20,000 करोड़ का प्रावधान किया। हमने बीते 9 वर्षों में हमारे आदिवासी, हमारे जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत किए हैं और ये 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी है। इतना ही नहीं, स्कूलों में टीचर, स्टाफ, इस बार हमने 38,000 नए लोगों के रिक्रूटमेंट का, हमने भर्ती का इस बजट में प्रावधान किया। आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार ने, मैं जरा आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, देश आजाद होने से लेकर हमारे आने से पहले 2014 के पहले आदिवासी परिवारों को 14 लाख जमीन के पट्टे दिए गए। पिछले 7-8 वर्षों में हमने 7 लाख नए पट्टे दिए। यह अभूतपूर्व काम हुआ है। हमारे आने से पहले 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, 23,000। हमारे आने के बाद 80,000 से अधिक सामुदायिक पट्टे दिए गए हैं। लिप सिंपैथी बता करके आदिवासियों की भावनाओं के साथ खेलने के बजाय अगर कुछ किया होता तो आज मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती और ये काम पहले आराम से हो जाता, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। आदरणीय सभापति जी, इनकी अर्थनीति, उनकी समाज नीति, उनकी राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही और उसके कारण समाज की जो बेसिक ताकत होती है, स्वरोजगार के कारण देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाला जो सामर्थ्य होता है, इन्होंने हमेशा नजरअंदाज कर दिया। उनको वो इतने छोटे लगते थे, इतने बिखरे हुए लगते थे, तो उसका उनको कोई मूल्य ही नहीं था। जो छोटे छोटे काम में जुड़े हुए, जो स्वरोजगार के ऊपर समाज पर बोझ बने बिना समाज में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उनके प्रति दुर्लक्ष्य किया गया। छोटे काम में जुटे इन करोड़ों लोगों को भुला दिया गया। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार ने रेहड़ी वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों की सुन ले, ब्याज के चक्कर में जिनके जीवन तबाह हो जाते थे, दिन भर का पसीना ब्याजखोरों के घर जाकर के चुकाना पड़ता था, उन गरीबों की चिंता हमने की, उन रेहड़ी ठेले पटरी वालों की चिंता हमने की। और आदरणीय सभापति जी, हमने इतना ही नहीं, हमारे विश्वकर्मा समुदाय जो समाज निर्माण के अंदर एक भूमिका देते हैं, जो अपने हाथ से औजार की मदद से कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, समाज की आवश्यकताओं की बहुत बड़ी मात्रा में पूर्ति करते हैं। चाहे हमारा बंजारा समुदाय हो, चाहे हमारे गुमंत जाति के लोग हैं, हमने उनकी चिंता करने का काम किया है। पीएम स्वनिधि योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, जिसके द्वारा हमने समाज के इन लोगों की मजबूती के लिए काम किया है, उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए काम किया। आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं किसान पुत्र हैं,
इस देश के किसानों के साथ क्या बीती है। ऊपर के कुछ एक वर्ग को संभाल लेना और उन्हीं से अपनी राजनीति चलाए रखना, यही सिलसिला चला। इस देश की कृषि की सच्ची ताकत छोटे किसानों में है। 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि का वो बड़ा मुश्किल से 80-85% इस देश का ये वर्ग है। इन छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया, छोटे किसानों को फॉर्मल बैंकिंग के साथ जोड़ा। आज साल में 3 बार सीधे पीएम किसान सम्मान निधि छोटे किसान के खाते में जमा होती है। इतना ही नहीं, हमने पशुपालकों को भी बैंकों से जोड़ा, हमने मछुआरों को बैंकों से जोड़ा और उनको ब्याज में रियायत दे करके उनके आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाया ताकि वो अपना व्यवसाय विकसित कर सके, अपने क्रॉप पैटर्न को बदल सके, अपने उत्पादित किए हुए माल को रोक करके उचित दाम मिलने पर बाजार में ले जा सके। उस दिशा में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो बरसाती पानी पर उनको गुजारा करना पड़ता है। सिंचाई की व्यवस्था ये पिछली सरकारों ने की नहीं। हमने और देखा है कि ये छोटे किसान पानी बरसाती के भरोसे जीने वाले मोटे अनाज की खेती करते हैं, पानी होता नहीं है। ये मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को हमने विशेष स्थान दिया। हमने यूएन को लिखा कि मिलेट ईयर मनाइए, दुनिया में भारत के मोटे अनाज की एक ब्रांडिंग बने, मार्केटिंग बने और उसके सुविचारित रूप से अब उस मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में, जैसे श्रीफल का महात्मा है वैसे ही श्री अन्न का महात्मा बने और छोटे किसान जो पैदावार करते हैं उनको उचित दाम मिले, ग्लोबल मार्केट मिले, देश में क्रॉप पैटर्न में परिवर्तन आए। और इतना ही नहीं, ये मिलेट सुपर फूड है, पोषण के लिए बहुत बड़ी ताकत है। हमारे देश के नई पीढ़ी को पोषण की समस्या के समाधान में भी ये काम आए, जो मेरे छोटे किसान को भी मजबूत करेगा। हमने फर्टिलाइजर में भी अनेक नए विकल्प डेवलप किए हैं, उसका भी लाभ मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमें बड़े कन्विक्शन के साथ मैं मानता हूं कि जब निर्णय प्रक्रिया में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ती है तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसलिए माता बहनों की भागीदारी बढ़े, वे निर्णय प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़े, उस दिशा में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। सदन में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि महिलाओं को टॉयलेट देने से क्या महिलाओं का विकास हो जाएगा? हो सकता है उनका ध्यान सिर्फ टॉयलेट पे गया हो, वो उनकी कठिनाई होगी, लेकिन मैं जरा बताना चाहता हूं, मुझे इस बात का गर्व है और मैं गर्व अनुभव करता हूं क्योंकि मैं राज्य में रह करके आया हूं, मैंने गांव में जिंदगी गुजार के आया हूं। मुझे गर्व है कि 11 करोड़ शौचालय बना करके
मैंने मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर दिया है। मुझे इस बात का गर्व है। हमारी माताओं बहनों, हमारी बेटियों के जीवन चक्र की तरफ जरा नजर करें। हमारी सरकार माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए कितनी संवेदनशील है, उसकी तरफ मैं जरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और जिनको सिर्फ टॉयलेट पे ही सोच अटक गई थी, वो जरा कान खुल करके सुने, ताकि आगे जाकर ये बताने में उनको सुविधा होगी। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। और इसके लिए प्रेगनेंसी के समय महिला के बैंक खाते में सीधा पैसा जाए, ताकि उसको पोषण से उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य को भी लाभ हो। हमारे यहाँ माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इस गंभीर समस्या से मुक्ति का एक उपाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। हमारे गरीब से गरीब मां की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए हमने धन भी खर्च करना तय किया और व्यापक अभियान भी चलाया, और उसके सुफल दिखाई भी दे रहे हैं। हम जानते हैं किसी न किसी मानसिक विकृति के कारण बेटियों को मां के कोख में ही मारने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ये समाज के लिए कलंक था। हमने बेटी बचाओ अभियान चलाया, और आज मुझे खुशी है कि बेटे जन्म लेते हैं, उसकी तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। हमने बेटियों की रक्षा का काम किया है। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाए और शौचालय के अभाव में 5वीं 6वीं कक्षा में आते आते स्कूल छोड़ दें, हमने उस चिंता को भी किया और स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बनाए, ताकि मेरी बच्चियों को स्कूल छोड़ना न पड़े। ये हमने चिंता की। बेटी की शिक्षा जारी रहे, और इसलिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें अधिक ब्याज दे करके बेटियों को सुरक्षित शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध किया, ताकि परिवार भी उनको प्रोत्साहन दे। बेटी बड़ी होकर अपना काम करने के लिए बिना गारंटी मुद्रा योजना से लोन ले सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 70% हमारी माताएं बेटियां हैं। हमने ये काम किया है। मां बनने के बाद भी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए मातृत्व अवकाश में हमने वृद्धि की है, वो डेवलप कंट्रियों से भी कभी कभी ज्यादा है। ये काम हमने किया है। बेटियों के लिए हमने सैनिक स्कूल खोल दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। बेटियों को वहां एंट्री नहीं थी, वो काम भी हमने कर दिया। आज सैनिक स्कूलों में मेरी बेटियां पढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, हमारी बेटियां अबला नहीं सबला है। वो सेना में जाना चाहती है, अफसर बनना चाहती है। हमने हमारी बेटियों को सेना के दरवाजे भी खोल दिए हैं। और आज गर्व होता है सियाचिन में मेरे देश की कोई बेटी मां भारती की रक्षा करने के लिए तैनात होती है। बेटी को गांव में कमाई के अवसर मिले, और इसके लिए हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको एक नई ताकत दी, वैल्यू एडिशन किया, और बैंकों से मिलने वाली उनकी रकम में बहुत बड़ा इजाफा किया। और इसलिए वो भी हमने उनकी प्रगति के लिए हमारी माताओं, बेटियों को, बहनों को लकड़ी के धुएं से जिंदगी में मुसीबतें झेलनी न पड़े, इसलिए हमने
उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन दिया। हमारी माताओं बहनों को, बेटियों को पीने का पानी के लिए जूझना न पड़े, 2-2, 4-4 किलोमीटर तक जाना न पड़े। हमने नल से घर तक पानी पहुंचाने का अभियान चलाया ताकि मेरी माताओं, बेटों को, बेटियों को, बहनों को, बेटियों को अंधेरे में गुजारा न करना पड़े। इसलिए हमने सौभाग्य योजना से ऐसे गरीब परिवारों तक बिजली पहुंचाई। बेटी, मां, बहन कितनी ही गंभीर बीमारी हो लेकिन कभी बताती नहीं है। उसको चिंता रहती है कि कहीं बच्चों पे कर्ज हो जाएगा, परिवार पर बोझ हो जाएगा। वो पीड़ा सहती है, लेकिन अपने बच्चों को अपनी बीमारी के विषय में नहीं बताती है। उन माताओं बहनों को आयुष्मान कार्ड दे करके अस्पताल में बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति का रास्ता हमने खोल दिया है। आदरणीय सभापति जी, बेटी का संपत्ति पर अधिकार हो, इसलिए हमने सरकार की तरफ से जो आवाज देते हैं उसमें बेटी के राइट को निश्चित किया, उसके नाम पर प्रॉपर्टी करने का काम किया। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी माताओं बहनों को जो भी छोटी मोटी बचत कर लें, मुसीबत झेल करके बचत करना माताओं बहनों का स्वभाव होता है और वो घर में अनाज के डिब्बे में पैसे रख करके गुजारा करती है। उस मुसीबत में निकाल के हमने उसको जनधन के खाते दे दिए, बैंक में पैसा जमा करे, इसकी व्यवस्था कर दी। और आदरणीय सभापति जी, इस बजट सत्र के लिए तो गर्व की बात है कि बजट सत्र का प्रारंभ महिला राष्ट्रपति के द्वारा होता है और बजट सत्र का विधिवत प्रारंभ महिला वित्त मंत्री के अवसर पर होता है। देश में ऐसा संयोग पहले कभी नहीं आया जो आज आया है और हमारा तो प्रयास रहेगा कि ऐसे शुभ अवसर आगे भी देखने को मिले। आदरणीय सभापति जी, जब देश को आधुनिक होना है, नए संकल्पों को पार करना है, तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को नकार नहीं सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी के महात्मा को हमारी सरकार भली भांति समझती है, लेकिन हम टुकड़ों में नहीं सोचते, हम टोकनिज्म में नहीं सोचते हैं। हम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में काम कर रहे हैं, सार्वत्रिक प्रयास कर रहे हैं, अनेक इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसलिए बचपन में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब, ये वैज्ञानिक सोच के निर्माण के लिए स्कूल के लेवल पर बच्चों को हमने अवसर दिया। उससे थोड़ा आगे निकले, बच्चा कुछ करना शुरू कर ले, तो हमने अटल इंक्यूबेशन सेंटर खड़े किए ताकि कुछ अगर अच्छी प्रगति की है तो उसको वो वायुमंडल मिले, ताकि वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए वो खोज, वो इनोवेशन काम आ जाए। इसके लिए हमने विज्ञान की इस प्रगति का परिणाम, हमने नीतियां बदली। स्पेस के क्षेत्र में अब प्राइवेट भागीदारी का हमने सपना पूरा किया और मुझे खुशी है मेरे देश के नौजवान आज प्राइवेट सैटेलाइट छोड़ने की ताकत रखते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज स्टार्टअप की दुनिया जो मूलतः साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उसमें यूनिकॉर्न की संख्या में आज हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। आदरणीय सभापति जी, आज ये देश गर्व करेगा कि सर्वाधिक पेटेंट, इनोवेशन
और दुनिया के बाजार में टिकता है पेटेंट। ये सबसे अधिक पेटेंट रजिस्टर करने में आज मेरे देश के नौजवान आगे आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आधार की ताकत क्या होती है वो हमारी सरकार ने आके दिखा दिया। और आधार से जुड़े हुए जो विद्वान लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि आधार के महत्व को, टेक्नोलॉजी के महत्व को 2014 के बाद समझा गया और उसके कारण वो मेहनत अब रंग ला रही है। हमने देखा है कोविड के काल में कोविन प्लेटफॉर्म 200 करोड़ वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेट कोविन का आपके मोबाइल पर विदिन ए सेकंड आ जाता है। लेकिन दुनिया को अचंभा तब हुआ कि भारत अपनी वैक्सीन लेकर के आ गया है कोविड में। दुनिया के लोग अपनी वैक्सीन, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट था, बेचने के लिए भांति भांति के प्रेशर करते थे, आर्टिकल लिखे जाते थे, टीवी में इंटरव्यू दिए जाते थे, सेमिनार किए जाते थे। इतना ही नहीं, मेरे देश के वैज्ञानिकों को बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कल तक प्रयास चले, कल तक प्रयास चले, कल तक प्रयास चले। और मेरे ही देश के वैज्ञानिकों ने आज दुनिया में जिसको स्वीकृति मिली है ऐसी वैक्सीन से, मेरे देशवासियों का ही नहीं 150 देशों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरी किया जाता है। ये विज्ञान के विरोधी लोग, ये टेक्नोलॉजी के विरोधी लोग, हमारे वैज्ञानिकों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फार्मेसी की दुनिया में हमारा देश एक ताकत बन के उभर रहा है, दुनिया की फार्मेसी का हब बन रहा है। हमारे नौजवान नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, उसको बदनाम करने के रास्ते खोज रहे हैं ये लोग। उनको देश की चिंता नहीं है, अपने राजनीतिक उठापटक की चिंता है। ये दुर्भाग्य है देश का। आदरणीय सभापति जी, आज मैं बाली में था, G20 देश के समूह डिजिटल इंडिया इसको समझने के लिए लालायित रहते थे। सक्सेस को पूरी दुनिया ने प्रभावित किया है। डिजिटल लेन देन में आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमें खुशी है आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन मेरे देशवासियों के हाथ में है। आदरणीय सभापति जी, एक समय था हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज गर्व है मेरा देश मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। 5G हो, AI हो, IoT हो, उस तकनीक को आज देश बहुत तेज गति से अपना रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। ड्रोन, इसका इस्तेमाल सामान्य जीवन में हो, सामान्य नागरिक की भलाई हो, हमने पॉलिसी में वो बदलाव किया और दवाइयां दूर सुदूर इलाकों में ड्रोन से पहुंचाने का काम आज मेरे देश में हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को आज खेत में मेरा किसान ड्रोन की ट्रेनिंग लेकर के खेती में ड्रोन का क्या उपयोग हो, आज मेरे गांव में दिखाई दे रहा है। जियो स्पेशल सेक्टर में हमने दरवाजे खोल दिए। ड्रोन के लिए एक पूरा नया विकास का विस्तार करने का अवसर हमने कर दिया। आज देश में यूएन जैसे लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया में लोगों के पास
अपने पास जमीन के घर के मालिकाना हक नहीं है। यूएन की चिंता है दुनिया। भारत ने ड्रोन की मदद से, स्वामित्व योजना से गांव में, घरों में उसका नक्शा और मालिकी हक देने का काम किया है। उसको कोर्ट कचहरी के चक्करों से और कभी घर बंद हो, कोई आकर के कब्जा कर न ले, सुरक्षा का एहसास दिया है। हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयास कॉमन मैन के लिए करने की इस दिशा में सफलता पाई है। आज देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक विकसित भारत के सपने में उसका महात्मा हम समझते हैं और इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनोवेशन, इसका महात्मा बहुत है और इसलिए दुनिया की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हमारे देश में है। हमने गति शक्ति यूनिवर्सिटी बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक नई पहल की है। हमने एनर्जी यूनिवर्सिटी बना करके आज देश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक नया जंप लगाए। अभी से हमारे नौजवान तैयार हो, उस दिशा में हम कर रहे हैं। हमारे देश में टेक्नोक्रेट के तरफ, इंजीनियर्स के तरफ, साइंस के तरफ नफरत करने में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई कमी नहीं रखी है और साइंस और टेक्नोलॉजी को सम्मान देने में हमारे कार्यकाल में कोई कमी नहीं रखी है। ये हमारा रास्ता है। आदरणीय सभापति जी, यहाँ रोजगार की भी चर्चा हुई। मैं हैरान हूं कि जो अपने आप को सबसे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन का दावा करते हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। जिनको नौकरी और रोजगार का फर्क समझ नहीं है, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, नए नए नैरेटिव गढ़ने के लिए आधी अधूरी चीजों को पकड़ करके झूठ फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। बीते 9 वर्ष में अर्थव्यवस्थाओं का जो विस्तार हुआ है, नए सेक्टर्स में रोजगार की नई संभावनाएं बनी। आज ग्रीन इकोनॉमी में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसने ग्रीन जॉब की बहुत बड़ी संभावनाएं धरती पर उतार करके दिखाई है और अधिक संभावनाएं बनी हुई है। डिजिटल इंडिया के विस्तार से डिजिटल इकोनॉमी, उसका भी एक नया क्षेत्र। आज सर्विस सेक्टर में डिजिटल इंडिया एक नई बुलंदी पर है। 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर, गांव के अंदर एक कॉमन सर्विस सेंटर में 2-2, 5-5 लोग रोजी रोटी कमाते हैं और दूर सुदूर जंगलों के छोटे छोटे गांव में भी कॉमन सर्विस सेंटर में आज हमारे देश की आवश्यक सेवाएं गांव के लोगों को एक बटन पर उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हुई है। डिजिटल इकोनॉमी ने अनेक नए रोजगार की संभावनाएं पैदा की। आदरणीय सभापति जी, 90,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप, इसने भी रोजगार के नए द्वार खोले हैं। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान ईपीएफओ पेरोल में 1 करोड़ से अधिक लोग जोड़े गए हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग। आदरणीय सभापति जी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके जरिए 60 लाख से अधिक नए कर्मचारियों का लाभ हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने अपने उद्यमियों के लिए स्पेस, डिफेंस, ड्रोन, माइनिंग, कोल, अनेक क्षेत्रों को खोला है, जिसके कारण रोजगार की संभावना में नई गति आई है। और देखिए, हमारे नौजवानों ने इन सारे कदमों का आगे आकर के अवसर लिया, उठाया है, उसका फायदा
आदरणीय सभापति जी, रक्षा के क्षेत्र में यह देश आत्मनिर्भर बने, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि रक्षा के क्षेत्र आत्मनिर्भरता का मिशन लेके हम चले। आज 350 से ज्यादा निजी कंपनियां रक्षा के क्षेत्र में आई है और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट रक्षा के क्षेत्र में मेरा देश कर रहा है और अभूतपूर्व रोजगार इस क्षेत्र में भी पैदा हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, रिटेल से लेकर के टूरिज्म तक हर सेक्टर का विस्तार हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग, महात्मा गांधी के साथ जो व्यवस्था जुड़ी हुई है, खादी ग्रामोद्योग को भी डुबो दिया था। आजादी के बाद सर्वाधिक खादी ग्रामोद्योग के रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारे कालखंड में हुआ है। आदरणीय सभापति जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा रिकॉर्ड निवेश, चाहे रेल का काम होता हो, रोड का काम होता हो, पोर्ट का काम होता हो, एयरपोर्ट का काम होता हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनती हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, उसके लिए जो मटेरियल लगता है, उस इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। हर जगह निर्माण कार्य के अंदर मजदूर से लेकर मैकेनिक तक हर प्रकार के रोजगार की संभावनाएं, इंजीनियर से लेकर के श्रमिक तक हर किसी के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं और उसी के कारण यूथ विरोधी नीति लेकर के चले हुए लोगों को आज यूथ नकार रहा है और यूथ के भलाई के लिए हम जिन नीतियों को लेकर के चल रहे हैं, इसको आज देश स्वीकार कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां भी ये भी कहा गया आदरणीय सभापति जी, यहां ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए, इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और उस रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा, हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। हमने मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार कर दिया। अंडमान में
नेताजी सुभाष के नाम पर, स्वराज के नाम पर हमने द्वीपों का नामकरण किया, हमें गर्व हो रहा है। नेताजी सुभाष बोस के योगदान के लिए देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग आए दिन हमारे देश की सेना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, हमने इन द्वीपों को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेनानियों के नाम कर दिया। आने वाली सदियों तक कोई हिमालय की चोटी एक एवरेस्ट व्यक्ति के नाम पर एवरेस्ट बन गई। मेरे द्वीप समूह मेरे परमवीर चक्र विजेता मेरे देश के सेनानियों के नाम कर दिया। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी भक्ति है और उसको लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय और इससे आपको तकलीफ है और तकलीफ व्यक्त भी हो रही है। हर एक की तकलीफ व्यक्त करने के रास्ते अलग होंगे, हमारा रास्ता है सकारात्मक। कभी कभी अब ये सदन है, एक प्रकार से राज्यों का महात्मा है, हम पर ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि हम राज्यों को परेशान करते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। फेडरलिज्म का क्या महत्व होता है वो भली भांति समझता है, उसको जी करके आया हूं और इसलिए हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर बल दिया है। आओ हम पर्दा करें, हम आगे बढ़े, हम सहयोग करें, हम आगे बढ़े, उस दिशा में हम चले हैं। हमने हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है। नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूं। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गढ़ते थे। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय सभापति जी, जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। एमजीआर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो।
यहाँ पर पीछे बैठे हैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और जिनको मैं हमेशा एक आदरणीय नेता मानता हूं, श्रीमान शरद पवार जी। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया और आज वो वहां है, आज वो वहां है। हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया और एनटीआर के साथ क्या किया। यहाँ कुछ लोग आज कपड़े बदले होंगे, नाम बदला होगा, ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार नाम बदला होगा, लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे उस एनटीआर की सरकार को। और वो तबीयत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे। आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। आदरणीय सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात को जानना चाहता हूं, मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवाय कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट कर, मैंने तो देखा एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा और तभी जाकर के वे राज्य भी इस विकास की यात्रा का लाभ ले पाएंगे और उनके राज्यों के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी, ताकि हम उन तक
लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय सभाजी जी 2047 में ये देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था, उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी, जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था, उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। और आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। Should I put them to vote? Amendment not moved. Honorable members, absolutely. Please, is this the way? No. 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 What are you doing? The whole nation is looking at you. Indecorous conduct. I shall now has the leave of the house to withdraw the amendments? No. 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 What I have seen, I will not. Sorry. I shall now put the amendments which have been moved to vote. Amendments 1 to 7 by Shri A. Rahim. Shri A. Rahim, are you moving or withdrawing the amendments? I move, sir. I move. I move. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will say aye. Those against will say no. Amendments, the noes have it, the noes have it. Amendment numbers 1 to 7 are negative.
Amendment numbers 8 to 17 by Shri Ramnath Thakur. Shri Ramnath Thakur, are you withdrawing the amendment or should I put them to vote? No. I move. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. Noes have it. Amendments number 8 to 17 are negative. Amendment number 38 to 44 by Srimati J.B. Matherasham. Srimati J.B. Matherasham, are you withdrawing the amendments or should I put them to vote? I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. The noes have it, the noes have it. Amendment number 38 to 44 are negative. Amendment number 45 to 54 by Shri M. Shanmugam. Shri M. Shanmugam, are you withdrawing the amendments or shall I put them to vote? Voting. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. I think noes have it. Amendment number 45 to 54 are negative. A little smile and cheer will slightly uplift the image of the upper house which had nosedived. When I look at distinguished members here, I am put to shame. Amendment number 56 to 65 by Sri Santosh Kumar P. You're moving. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Yes. Some. Those against will please say no. I think noes have it. I think noes have it. Amendment numbers 56 to 65 are negative. Amendment number 66 to 73 by Shri Tiruchi Shiva. You are moving? Sir. You are moving or you are moving the amendment? I am moving the amendment, sir. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. I think noes have it. Amendment number 66 to 73 are negative. Amendment number 74 to 79 by Shri Binoy Vishwam. Has he leave of the House to withdraw the amendments? Amendment numbers 90 to 98 by Dr. Kanimoji, NVN Somo. I move the amendment, sir. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. I think noes have it. Amendment numbers 90 to 98 are negative. Amendment numbers 99 to 106 by Professor Manoj Kumar Jha. Sir, Professor, are you moving? Sir, I have all the reasons to move now. I have all the reasons to move. Okay. After that speech and everything. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. You are slow to say aye for yourself. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it. Amendment numbers 99 to 106 are negative. Amendment numbers 107 to 113 by Shri K.C. Venugopal. Has he leave of the House to withdraw the amendments? Yes. Amendments are withdrawn. I shall now put the motion to vote. The question is that an address be presented to the President in following terms, that the members of Rajya Sabha assembled in the session are deeply grateful
to the President for the address, which she has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on January 31, 2023. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. The Union Budget 2023-2024. Honorable members, Deputy Chairman. Time allotment. No, I can tell the honorable members, once I take your, I'll respond. Only those amendments that have been admitted have been put to vote. No. Shri Arun. Honorable members, we are now starting discussion on the Union Budget. Shri Shakti Singh Goyal, Shri absent on the day of admission. But yeah, you were absent on the day of admission. Please take your seat first. I'll respond. Please take your seat. Take your seat. Honorable member, this is not the way. The honorable member was absent at the time when the admission issue was determined. Shri Shakti Singh Goyal. 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 Please take your seats. Take your seat. 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 Honorable members, please take your seat. No, go to your seat. You can speak only from your seat. I hope you know that. Go to your seat and speak. Not from here. What is this? You were not present when admission issue was determined. Sorry. Shri Shakti Singh Goyal. Shri Shakti Singh Goyal. Take your seat. Take your seat. All of you take your seat. 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 Honorable members, take your seat. Go to your seats. Let there be some order in the house. It has been absolutely improper, indecorous, painful, and not acceptable. People who bring on record such kind of credit and experience were here.
did not have any regard to rules, did not have any regard to chair. That can't be countenanced. More than 1.4 billion people are watching us. They have seen what we have done. We cannot make it as optics. And I'm sure everyone known to you, in family, around and in the world, talk to them and you will come to know what example we have set today. It is shame on us. We cannot have. Sit down. Sit down. Shri Shakti Singh Goyal. Next one. No segment of the House, this side or that side, can contribute to disorder. It is not a place for reaction. If the action is wrong, action is improper, action is unconstitutional and illegal, you don't have to react. I have taken note of everything. It has been a personal pain for me. The people for whom I had highest regard for decades together let the people of India down, not me. I know the senior member, Digvijay Singh ji, is indicating, but sir, have you been able to see the senior? Sir. Shri, sir, you are such a senior member. Honorable members, would you take your seats? Would you take your seats? Take your seats. Take your seats, Mr. Javadekar. Take your seat. Take your seat. Why are you jumping on the seat? Not required. Honorable members, how paradoxical it is that the chairman was pleading for order and your conscience did not steer you. And now you want to raise point of order after creating, one second, after creating complete disorder. No. After, please, I am sure anyone who believes in any order, Mr. Shakti Singh Goyal, no. Shri Arun Singh, मुझे समय देने के लिए आपका हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। और यह जो केंद्रीय बजट 2023-24 माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसद में रखा, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन आज से पहले कभी भी इस प्रकार का संसद में दृश्य मैंने देखा नहीं। गरीबों के, किसानों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, महसिया के रूप में काम करने वाले ऐसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी। रुक गया। But take your seat. Take your seat. Honorable member, take your seat.
Would you please, Shakti Singh ji, take your seat now. So you're bound to expunge what he says. Take your seat. Take your seat. Nasir, take your seat. 1 second, Nasir. Let there be some order. 1 second, Nasir. I'm coming to that. First, listen to me what I'm saying. I tried my best. 1 second, please. Even this side can't observe silence. Honorable members, I tried my best to persuade Shakti Singh ji. He did not take the floor. I offer him the floor. One second. Now I call upon Shri Shakti Singh Gohil to render his address on the Union Budget 2023-24. You see, I don't appreciate it. 1 second. This can't be appreciated from any section of the House. We are not here for action and reaction. You will patiently hear every speaker on the budget, and Shri Shakti Singh Gohil will initiate the discussion. Please. Okay. Point out. One second. Under which rule? 242. Under which rule? Sir, 242. Which rule? Sir, under which rule? Sir, my point of order, order 242. What is 242? After the member who moves a motion has spoken, other member may speak to the motion in such order as the chairman may call upon them. If any member who is so called upon does not speak, he shall not be entitled except with the permission of the chairman to speak to the motion at the later stage of the debate. तो वो एक बार बुला चुके हैं, वो आप नहीं बोल सकते दोबारा। साहब 242 is very clear. 242 बहुत क्लियर है, आपने उनको बुलाया, वो नहीं आए, अब वो लेटर स्टेज पे बोल सकते हैं। सर रूलिंग दीजिए सर। Honorable member. Honorable member has raised a point of order. I have called upon Shakti Singh Gohil after hearing him and giving due deliberation to it. Shri Shakti Singh Gohil will initiate the discussion. No. Honorable Prime Minister, yes, go ahead. माननीय सभापति जी, हाउस ऑर्डर में नहीं आए और मैं बोलूं मैं प्रधानमंत्री तो हूं नहीं कि बिना ऑर्डर हाउस में भाषण देता रहूं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमें प्रोटेक्ट करते हो, आप हमारे संरक्षक हो। हाउस को ऑर्डर में लाना वो आपका काम है और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं। Mr. Leader of the House, what is happening? What is happening?
What is happening? The House is adjourned to meet at 4:30 p.m. today. Deceiving the ordinary people and simply asking them to wait till 2047 to see the false promises broken away. Sir, coming to the budgetary provision made in this budget, the government is again and again proclaiming its anti-people policies and showing its insensitive to the ordinary people, including farmers and laborers. Sir, let's come to the MGNREG. All the former speakers have spoken about it. I'm not going to prolong it. So the program still remains a game changer in rural India, but is subject to mercy killing. Sir, MGNREG is subject to mercy killing by this government. Sir, for this first time since its introduction, the allocation is rupees 60,000 made in the budget has gone down to less than 0.2% of the GDP. Sir, as it has been estimated by the economists that it should be at least 1.6% of the GDP. Sir, MGNREG is a demand driver law, and we have seen that especially after the COVID-19, which has affected the life and livelihood of the common people, there has been huge increase in the demand for work in rural areas. Sir, if all the households who have demanded job are to be provided 100 days of work as stipulated by the law, how much should be the actual allocation? Sir, similar in the case of umbrella programs for the minorities, the allocation for which was drastically reduced to just 530 crores from 1,810 crores last year. Sir, and what about Rashtriya Krishi Vikas Yojana?
allocation reduced from last year's 10,433 crores to 7,150 crores. Sir, hence it is a crystal clear that this budget is against the interest of the farmers, against the minorities, against the common people, and above all, against the interest of our country. Sir, the Honorable Minister has earmarked 4,327.85 crores for the Department of the Animal Husbandry and Dairy. So far, so good, sir. But in view of the appeal of the Animal Welfare Board to celebrate the Cow Hug Day on February 14th instead of Valentine's Day, I am sure thousands of RSS volunteers and BJP workers would follow with the diktat to hug the Gomadas without thinking about its consequences. Sir, I request the Minister to allocate at least another 500 crores to department in the supplementary demands to give compensation and meet the treatment expenses. Those who hurt by the attack of the Gomadas on trying to hug them. Sir, I am scaring. There is another plot hidden behind this love for Gomada, which is nothing but to give opportunity to the Swayam Sevak to attack Muslims and Christians, alleging their hug to Gomadas as unholy. Sir, I request the Honorable Prime Minister Nirmala Sitaramanji either allocate more funds or at least to put pressure on Purushottam Rupala ji to advise the Animal Welfare Board to withdraw its advisory. Sir, all the centrally sponsored programs implemented by the government, starting with the name Pradhan Mantri Yojana, PMGSY, PMAY, Jal Jeevan Mission, all are portrayed by the exclusive scheme of the union government. Through the state bear 50% of the expenses or more in most cases. In the case of PMAY, for example, in Kerala, the state government is providing a total of 4 lakhs rupees for each unit, out of its central share is just 1.5 lakhs in urban areas and just 72,000 in rural areas. Sir, the states spend more than 60 to 70% of the total outlay, and the credit for providing housing for all is claimed by the government without any shame. Kerala government already constructed 3.25 lakhs houses and delivered the key to the beneficiaries. Sir, I wonder whether Honorable Finance Minister acknowledges that Kerala is one among the state of the country. None of the demands made by the Kerala is considered. Sir, I wish to draw the attention of the Honorable Finance Minister of Kerala demands. GST revenue share may be changed to 60-40 in the ratio. GST compensation to be extended for another 5 years. Treat guarantees given by KIFBI and KSSPL as contingent liabilities and not as equal to open market borrowing. AIMS in Kerala, Ayurveda Research in Kerala, Malabar Cancer Center in Thalassery, special package to return migrants, special assistance to universal MGNREGA, special scheme for cashew, care and handloom, agriculture and traditional sectors, doubling of Ernakulam, Kayangulam railway line, approval of semi-high-speed railway line, point of call recognition of Kannur International Airport. All demands were rejected in the budget only because you have no hope a single seat from Kerala for the coming election. Sir, by using Kerala government fund, welfare pension comparison, you may please note it. Farmers, 6,000 rupees in 3 installments in Kisan Samriddhi Nidhan. In Kerala, 100 and 600 every month. That is 19,200. We are working with a single engine, not a double engine. Only with a single engine. Old age pension, up to 80 years, 200. And up to above 80 years, 500. But Kerala giving above 60 years, 1,600 per month. Sir, widow pension, central giving 200. Kerala giving 1,600 per month. Disability person, central giving 200. Kerala giving 106 per month. Sir, this is the situation. Sir, after the BJP government has come to power in 2014, about 10 lakhs and 5 lakh crore worth bad loans of the corporate were written off. Whereas even amidst the hardship of COVID-19,
Not a single paisa of loan taken by the common people was written off. Sir, 1 minute. Sir. Instead, this government has penalized by announcing the moratorium on loans, because of which they were actually charged penal interest for loan amount during the moratorium period. Sir, when the poor people of the country are become the more poorer, business empires built by corporate like Adani's and Ambani's looting the public money. Sir, and this government has no courage to send ED, CBI or SEBI to their doorsteps even when they are trying to destabilize our economy by creating shell companies and manipulation of stocks. Honorable Prime Minister spoke yesterday that ED is joining all opposition parties. At the same time, what is ED doing? ED is doing election duty for the ruling party. Sir, again and again, this government is showing that they are anti-people and anti-development of the countries, only for the Adanis and Ambans. So I request to Honorable Minister, Finance Minister, and always I am demanding that please allocate sufficient funds to convert project sector KV, Kendriya Vidyalaya, into civil sector, including Kendriya Vidyalaya Kayangulam. You can save hundreds of crores of rupees allocated for the new KV. And by these words, I conclude my speech. Thank you. Thank you. Srimati Gomti Sai. सत्र में 2023-24 के बजट सत्र में बोलने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान किए। संसद के इस बजट सत्र की शुरुआत पर उनके भाषण के लिए, जबकि उन्होंने विधित विषयों पर एनडीए सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यों को छुआ। आज मैं पिछले 9 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बात करना चाहती हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश की महिलाएं गरिमामय के साथ जिए और वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद लें। मैं आदरणीय हमारे मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं और धन्यवाद देती हूं, और निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद देती हूं। अध्यक्ष महोदय जी, जो सरकार अपनी महिलाओं को विफल करती है उसका असफल होना तय है। शुरुआत से ही डबल इंजन एनडीए सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक भारत सरकार की महिलाओं को सशक्त और स्वतंत्र बनाने के लिए ऐसी सोची समझी नीतियों को लागू करने का समर्थन कर रहा है, जो महिलाओं के लिए अधिक स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगी, ताकि उन्हें खुद सरकार के रहमो करम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करना एनडीए सरकार ने महिला सशक्ति को सही मायने में सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व को समझा, और इसे सुनिश्चित करने में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका को भी मान्यता दी। इसी प्रकार एनडीए सरकार ने 4 लाख से अधिक एसएचजी को 1625 करोड़ की पूंजीकरण सहायता राशि प्रदान जारी की थी। अध्यक्ष सभापति महोदय जी, इसके अलावा हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएम फार्माइसेंस ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के तहत 75,000 एसपीजी सदस्यों के लिए सीड मनी के रूप में 25 करोड़ रुपए और 75 एफपीओ को फंड के रूप में 4.13 करोड़ रुपया जारी किया है। किसान उत्पादन संगठन को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत बढ़ावा दिया है। इसे स्वयं सहायता समूहों का प्रचार हुआ है, जो भाजपा के 8 साल के कार्यकाल के दौरान 3 गुना बढ़ाए गए हैं और अब 70 लाख मजबूत परिवार बनाए गए हैं। महिलाओं के उद्यमिता को प्रोत्साहित किए हैं। एनडीए सरकार ने महिला उद्यमों एसएचजी एनजीओ का समर्थन करने के लिए एक अद्वितीय ऑनलाइन ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म महिला ई हाट
लंच यह महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, उत्पादों के सेवाओं के लिए अवसर प्रदान करने के लिए, महिलाओं के लिए अपनी तरह पहला प्रत्यक्ष ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म और यहाँ कार्यक्रम बढ़ा है। 32,000 करोड़ से अधिक महिलाएं उद्यमियों ने SHG NGO और 7.34 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित कर रहा है। इस पहल के वित्तीय अवसरों की खोज करते हुए महिलाओं को अपने घरों की बंदिशों को छोड़ करके बाहर उद्योग करने की अनुमति भी दी है। आज महिला पूरे देश में आत्मनिर्भर महिला उभर करके आज पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे यशस्वी मोदी सरकार जी के हमारी सरकार की ये महानता है। महोदय जी, एक कविता पढ़ करके आदिवासियों को लेकर के मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जंगल में घूमते घूमतू मैं हो गया, गांव शहर बस्ती फुटपाथ पर ही सो गया, भूखे पेट अक्सर दिन रात कहीं सो गए, दुनिया का दर्द सारा नाम अपनी हो गया। आदि समाज आदिवासी नाम है, फितरत हमारी सरलता की खान है, तीर कमान रखूं भाला या फरसा, मगर भाईचारे में ऊंचा ही है। ये आज हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आदिवासियों को लेकर के जो देश के लिए काम किए हैं, आज जल जंगल जमीन में हमारे ट्राइबल आदिवासी भाई और बहन जीवन यापन करते हैं। इस बजट में ये फैसला करेगा कि आदिवासी भाई और बहनें और बच्चे देश में सर उठा करके अपना नाम रोशन करेंगे। सभापति महोदय जी, इस अमृत काल में बजट में विशेष रूप से आदिवासी समुदाय को महत्वपूर्ण जगह दी गई है। इस बजट में कमजोर जनजाति समुदाय के लिए 15,000 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे नई योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे आदिवासी समुदाय का उत्थान होगा। महोदय जी, मैं इस सदन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने जनजाति समुदाय उत्थान के लिए केंद्रीय बजट में एकलव्य आदिवासी विद्यालय का प्रावधान रखा गया है। आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए देश भर में 740 एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जाएंगे। इस हेतु 38,500 शिक्षक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में 24 जिले में 73 एकलव्य आदिवासी विद्यालय संचालित है, जहां पर लंबे समय से 3,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस केंद्रीय बजट से रिक्त पद पर शिक्षकों की भर्ती संभव हो सकेगी, जिसे देश भर में 3.5 लाख आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी। इस अमृत काल में बजट में 2047 तक सिकल सेल अमीनिया को दूर करने का मिशन शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस बीमारी से अत्यधिक लोग ग्रसित हैं, जिसका छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। खास तौर पर सिकल सेल अनीमिया की बीमारी आदिवासी समुदाय में ज़्यादातर पाई जाती है, जिसका मेरे राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों को सीधा इसका विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। मैं साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इस सदन में मैं बताना चाहती हूँ, मैं जिस राज्य में आती हूँ उस राज्य के हर परिवार में भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला गैस, मुफ्त में भरपेट राशन घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चहुमुखी विकास है, जो सीधा जनता तक पहुंच रही है। मुझे अफसोस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के लोग बहुत बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी और महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, कांग्रेस की सरकार है। इस सदन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को मैं बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार की गरीबों के लिए चल रही योजना में घोटाले हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों का हक प्रधानमंत्री को कांग्रेस सरकार द्वारा छीना जा रहा है। छत्तीसगढ़ का जनता को शोषण किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में पिछले 4 वर्षों से विकास
थम सा गया है। रोड की बात की जाए तो बद से बदतर है, जहां पर चलना खुद के लिए जीवन को संकट में डालने की स्थिति में है। सभापति महोदय जी, थोड़ा मुझे इस बात का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार गरीब आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार उनसे छीन रही है, उसका अधिकार छीनकर भू माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया को दिया जा रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ में माफिया सरकार राज चला रही है। सभापति महोदय जी, मैं एक चीज बता रही हूँ, मैं गांव की रहने वाली हूँ, मैं एक आदिवासी महिला हूँ। मेरा गांव जो इस देश में 60 सालों तक जिन्होंने सत्ता पे राज किया, सत्ता का सुख भोग किया, वह व्यक्ति क्या जाने गरीबों का गरीबी, जो पैदा होते ही चांदी के चम्मच में खाना खाया हूं। गरीबी तो हमने देखा है जी, क्योंकि मेरा गांव जंगल के अंदर है और मेरा घर सुबासु मोहल्ला में है और जनजाति समुदाय के बीच में मैं रहती हूँ। इसलिए जनजातियों की तड़पती भूख और देखा है, तरसती आंखों को नए कपड़ों के लिए देखा है, मजबूरियां मकान की देखी है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज रोटी कपड़ा मकान पूरे देश के आदिवासी और जनजाति, दलित, पिछड़ा, शोषित लोगों के समक्ष पहुंच रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि आज देश के हित में युवाओं को लेकर के, वृद्ध को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, सभी वर्ग के लोगों को लेकर के इस बजट को पेश किया है। आज छत्तीसगढ़ की पूरे देश की जनता तक, आज जन जन तक ये योजना पहुंचने वाली योजना है। आज माननीय सभापति महोदय जी, हमारे युग में नव निर्माण का अवसर है, इसके लिए 100% सामर्थ्य के साथ काम करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें अतीत का गौरव, आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें आत्मनिर्भर बनाना है और मैं पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को और उनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि ऐसे ही पूरे देश के लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते रहें। यहाँ 133 करोड़ जनता आपके साथ हैं। आप मोदी जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर हसनैन मसूदी। शुक्रिया जनाब। प्लीज बी ब्रीफ, 5 minutes. No, how can I be 10? Make your point. जनाब, एक बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जनाब, बजट महज एक, जैसे बार बार हम कहते हैं कि महज एक गोशवारा नहीं है। जनाब, बजट एक एक्सरसाइज है कि जो चैलेंज है उन चैलेंज का मुकाबला कैसे किया जाए और जो सपने हैं वो कैसे बुने जाएं और लोगों में हौसला कैसे दिया जाए सपने देखने का। जहाँ तक मौजूदा बजट का ताल्लुक है, ये सही है कि डेफिसिट में कंट्रोल में रखने का एक प्रयास है। 6.4% GDP का डेफिसिट रहेगा, जबकि रिवाइज्ड टोटल एक्सपेंडिचर 41 लाख करोड़ के करीब है और उससे थोड़ा कम जो रिसीव्स हैं। लेकिन जनाब, जहाँ कुछ अच्छे प्रोग्राम की निशानदी की गई है बजट में, लेकिन वहीं पर दूसरे मामलों में बजट मायूस कुन है। जैसे PM प्रणाम, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, प्रधानमंत्री PVGD डेवलपमेंट या महिला समान बजट, ऐसे कुछ कहीं कहीं पर आपको कुछ पैचेस मिलते हैं जहां पर थोड़ा ये एहसास हो जाता है कि शायद एक प्रयास किया जा रहा है ताकि हर तरीके के हर वर्ग को ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ का एक प्रबंध किया जाए। लेकिन कुछ मामलात में बजट काफ़ी मायूस कुन है। जैसे जनाब, सबसे बड़ा जो एक तिहाई आबादी है हमारे मुल्क में बच्चों की, 33% हमारी कुल आबादी के बच्चे हैं और उसी सेक्टर में चाइल्ड वेलफेयर में कोई मिड डे मील्स में 43% की कमी की गई है जो बजट की प्रपोजल्स हैं। ICDS में भी हम देख रहे हैं कोई 40% के करीब कमी की गई है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। जब आप
जब आप जो वीकर सेक्शंस हैं, जब आप वो जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी बात करते हैं, तो उस मामले में इतनी बड़ी कटौती तो काबिल कबूल नहीं है। जब एग्रीकल्चर में मिल मिला के 5% की कटौती की गई है, और जनाब जो हमारा फूड प्रोसेसिंग है उसमें तो बिल्कुल ही हैरान कन तरीके तक कटौती की गई है। MSP का कोई जिक्र ही नहीं है। जनाब नरेगा में 18% की कमी की गई है। नरेगा में कहा जाता है बार बार कि नहीं ये डिमांड ड्रिवन है, लेकिन जब आपने एलोकेशन नहीं की तो डिमांड ड्रिवन का क्या मतलब है? वो कौन सा कैसा आर्ग्यूमेंट है? 18% की जो कमी है बजट में नरेगा में, तो उसके अलावा जनाब हमारे जम्मू कश्मीर में जो मटेरियल कंपोनेंट में उसमें 2017 से कुलगाम में और बाकी अजला में वो जो वाजिब और हुकूमत है उनकी अदायगी नहीं की गई। जनाब सरप्राइजिंगली हेल्थ में कमी की गई है जनाब, जबकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोई बड़ी चुनौतियाँ सारे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर में और सोशल वेलफेयर सेक्टर में कमी की गई है। जनाब हमारी ये उम्मीद थी कि जो हमारे डिसेबल्ड हैं, जो हमारे स्पेशली एबल्ड हैं, जो हमारी जो फैमिली पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि क्या 1000 रुपये से एक गैस सिलेंडर भी नहीं स्पेशली एबल्ड के घर में या जो ओल्ड एज पेंशन पाने वाले उनके घर में आता है, तो उसमें सोशल वेलफेयर में कमी करने से ज़रूर एक एडवर्स इम्पैक्ट हो जाएगा। और हमारा मुतालबा जो है कि वो जो पेंशन दिया जा रहा है उसमें तकरीबन 2.5 गुना किया जाता है, वो तो बिल्कुल नामुमकिन सब की बात बन गई है। जनाब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जनाब पिछले साल 44,538 करोड़ का जो प्रावधान था उसके मुकाबले में 1/3 उसका काटा गया है और तो 2/3 पर लाया गया है। इस साल फ़कत 35,581 करोड़ का जो है प्रोविजन है। तो जनाब जम्मू कश्मीर को और बजट में जनाब ऐसे चैलेंजेस जो हैं उन चैलेंज का कोई जिक्र ही नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज है जनाब अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट में दिखता नहीं है कि सिर्फ सिवाय के 2.4 लाख करोड़ रुपये आप रेलवे में आप उसमें उस के कैपेक्स में बढ़ाते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं, जैसे कोई चैलेंज ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जनाब सबसे ज़्यादा मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में। लेकिन फिर बोलूँगा ही नहीं, अगर अभी तो शुरुआत ही में नहीं की। तो जनाब हमारी जम्मू कश्मीर अब नई समस्या का सामना है। जनाब सिर्फ ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, आप जो वहाँ पर बिल्डोज़र का मामला चला गया, आप जनाब 2-2, 3-3 मरले पर जो दुकानें हज़ारों सैकड़ों दुकानें वो गिराई जा रही हैं, वो सारे जो जिस पर वो दुकान का चलता था, लाइवलीहुड चलता था, वो कुंबे, वो सारे कुंबे जनाब अब बेरोज़गार होने जा रहे हैं। और जनाब ये कहाँ का, मुझे नहीं लगता इसमें क्या विजडम है कि जो बनाया मकान है वो आप गिरा रहे हैं बगैर किसी, वो एक मामला है जो नया चैलेंज उम्र किया है, वो तोड़ रहे हैं आप, दुकानें तोड़ रहे हैं आप। तो जनाब प्लीज कंक्लूड। कैसे कंक्लूड करेंगे जनाब? टाइम allotted is only 6 minutes. अभी तक किसी को नहीं कहा गया कंक्लूड करने के लिए। जनाब 61,000 they completed themselves within the limit. 61,000 you are exceeding, that is the problem. और जब हमारे कंटिजेंट पेड वर्कर्स, हॉस्टल डेवलपमेंट फंड, हेल्थ केयर वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, CIC वर्कर्स, होम गार्ड्स, नेशनल यूथ कॉर्पस और कॉलेज फंड वर्कर्स, ऐसे हज़ारों हैं जिनको जो अंडर पेड है, जिनको ह्यूमिलेटरी वेजेस दिए जा रहे हैं। अब नया सिलसिला जनाब जम्मू कश्मीर नया चैलेंज हुआ, वो उत्तराखंड की के तरीके पर जम्मू कश्मीर जा रहा है। डोडा में, चिनाब वाली में ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से अब ज़मीन सरक दी जा रही है। तो जनाब वो जो ज़मीन सरकने की वजह से नया एक चैलेंज हुआ है कि आप जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है वो साल में 365 दिन में से निस्फ वो बंद रहती है और उसका सीधे सीधा असर पड़ा है हमारी मेवा इंडस्ट्री पर। जनाब करोड़ों रुपए का मेवा इंडस्ट्री में जनाब नुकसान हो रहा है। जनाब इसके अलावा जितना ही नहीं कि हमें यह उम्मीद थी कि एक बड़ा पैकेज दिया जाएगा ताकि 61,000 जो हमारे डिलीवरीज कैजुअल वर्कर्स नीड बेसिड हैं और जो अंडर पेड है, ह्यूमिलेटिंग उनको वेजेस दी जा रहे हैं उनका, ताकि उनको रिकलाइज किया जाएगा। लेकिन कोई जिक्र ही नहीं इस बजट में, बल्कि आगे से ही 30% कम किया गया। तो जनाब नई समस्या हो गई। श्रीनगर को माना गया कि सारे मुल्क में सबसे ज़्यादा लंग कैंसर की इंसिडेंस श्रीनगर में है, लेकिन कोई एडिकेट प्रोविजन नहीं है वहाँ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को मुस्तकम करने के लिए। मैं कई बार मिनिस्टर साहब से भी मिला। तो जनाब प्लीज फाइन। तो जनाब इसके अलावा जनाब
एक जो दो तीन इस मौके को मैं जस्ट दो तीन मामलों में No, you have to conclude within a minute. Otherwise, I will be confined to call other man. Please. केसीसी लोन्स को माफ करने का मेरा मुतालबा था, क्योंकि सड़क बंद होने की वजह से और भाव गिरने की वजह से एप्पल इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ, वो मेरी डिमांड है। और बाकी और सैफरान जनाब 22,000 किलोग्राम से 4,000 किलोग्राम उसकी पैदावार हो गई। मेरा ये मुतालबा था कि ये नहीं ये कि डायग्नोस्टिक सिस्टम मजबूत करें, बल्कि मुझे दो तीन है। एक थर्ड जो नेशनल हाईवे है वो कापरन देसा कापरन का रोड है, जो प्रपोजल दिया हुआ है, डीबीए बना हुआ। लास्ट पॉइंट प्लीज मैन, लास्ट पॉइंट। वो बनाइए। तो जनाब उसके अलावा जनाब दो तीन माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, discussion on the Union Budget 2023-24, Shri Shakti Singh Goyal. माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और मुझे लिए खुशी की बात है कि पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार ये कहा जाएगा कि रूलिंग पार्टी हाउस को डिस्टर्ब करती है
और चेयर का नहीं मानती है, वो इतिहास भी मेरी स्पीच में लिखा जाएगा। इस बात की मुझे खुशी है। माननीय सभापति महोदय, मैं जरूर ये कहूंगा, इस बजट के ऊपर बोलते हुए मैं ये कहूंगा, Don't leave your seat. कि चाणक्य Don't leave your का seat. शास्त्र कहता है। No, go back. माननीय Go सभापति back to your महोदय, seat. Go back to मैं your seat. जरूर ये Go back to your चाणक्य जी के seat. अर्थशास्त्र में कहा था कि अगर Go back to your seat. राज्य शासन अपना अर्थतंत्र चलाता है तो वो अर्थतंत्र कैसा होना चाहिए? वो अर्थतंत्र। Honorable members, disorder in the House can never be wholesome. The disorder which we had when the Honorable Prime Minister addressed was most unfortunate. But any disorder by way of reaction is also not appropriate. And I would urge the members to keep in mind, I am on my legs. Have I to tell you? Sit here. Please. I don't have to say every time that if I am on my legs, what has to be the conduct of the members? It is not something in personam. It is in the chair which I occupy. When I said on 7 December, it was after deep preparation, serious thought process of several months, that I said, House of Elders, Upper House, we have to send a message. And trust me, the kind of message we are sending will put us to shame. Maintain order. चेयर की कही हुई बात अब रूलिंग पार्टी नहीं मानती है, ये भी देश देख रहा है। Please. I seek the indulgence of the leader of the House, leader of the opposition, and floor leaders to spare time to see me in my chamber at 4:45. The House is urgent to meet at 5:15 p.m. today.
अनेकों योजना लाकर किसान के जीवन में अगर बदलाव लाने का किसी ने काम किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। माननीय सभापति जी, किसान क्रेडिट कार्ड आपको याद होगा, गांव का किसान, गांव का गरीब आदमी अपनी खेती की बिजाई के लिए, उसके बीज के लिए, खाद के लिए, यूरिया के लिए हाथ फैलाता फिरता था कि मेरे हाथ में पैसा आ जाए, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता था। साहूकार उनकी जमीनों को गिरवी रखवा कर उनको पैसा देने का काम करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने किसानों के दर्द को समझा और किसानों को केसीसी कार्ड देने का काम किया। किसान आज अपनी जेब में केसीसी का कार्ड रखता है और जाकर बैंक से पैसा लेने का काम करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि इस केसीसी कार्ड के अंदर पशुपालन के लिए और मछली पालन के लिए धन देने की और व्यवस्था कराने का काम किया, तो ये माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताना चाहता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दी है। ये किसानों को शक्ति देने का काम करेगी। इसके लिए 6000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों के जीवन में एक सुधार आएगा। माननीय सभापति जी, फसल बीमा योजना, एक समय था जब किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी, उनको मुआवजा नहीं मिलता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों की फसल बीमा योजना में 50% से नीचे लाकर 30% पर किसानों को अगर फसल बर्बाद होती है अतिवृष्टि में, ओलावृष्टि में, तो उनको आज मुआवजा मिलने का, बीमा मिलने का काम होता है। इसी प्रकार माननीय सभापति जी, एक समय था कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार में किसान जब यूरिया और डीएपी लेने जाता था तो न उसको यूरिया मिलता था, न डीएपी मिलती थी। मिलता क्या था? लंबी लाइनें और ऊपर से लाठीचार्ज। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को। उन्होंने किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया कर हमारे किसानों को यूरिया और डीएपी देने का काम किया। और यही नहीं, 50% सब्सिडी पर किसानों को डीएपी और यूरिया देने का काम किया। और जो भ्रष्टाचार, कालाबाजारी यूपीए के गवर्नमेंट के समय होती थी, उसको समाप्त करने का काम भी किया गया। माननीय सभापति जी, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक क्रांतिकारी कदम किसानों के लिए उठाया गया। जिन गांवों में सिंचाई का अभाव था, जिन गांवों में पानी की कमी थी, उन क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करने का काम किया गया। और किसानों को व्यापार के क्षेत्र में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ बनाने की योजना बनाई। आज 6,000 से अधिक एफपीओ बन चुके हैं। आज किसान का नौजवान बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, वो एफपीओ बनाकर खेती को भी व्यापार की तरफ ले जाने का काम करने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, एक समय था जब यूपीए की गवर्नमेंट में कृषि का जो बजट था वो 23,000 करोड़ रुपए मात्र हुआ करता था। आज वही एग्रीकल्चर का बजट 1,25,000 करोड़ रुपए है। इससे किसानों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की राशि 60 करोड़ से बढ़ाकर 450 करोड़ करने का काम किया है, जो कि 7 गुना राशि बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान अन्नदाता की तरह ऊर्जादाता बने, किसान अन्नदाता की तरह ऊर्जादाता बने, इसके लिए सोलर पंप लगाने की व्यवस्था की गई है, उसमें अनुदान देने का काम किया गया है। और किसान से सरकार भी खरीद सके, इस तरह की व्यवस्था भी सरकार ने किसानों को देने का काम किया है। माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रणाम योजना के द्वारा एक वैकल्पिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक को
संतुलित उपयोग करके पैदावार बढ़ाने के लिए भी भूमि के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रणाम योजना देने का काम इस बजट में किया है। माननीय सभापति जी, गोवर्धन योजना, जिसका नाम ही गोवर्धन है, और हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत के लोग ही नहीं, दक्षिण भारत से लेकर पूरे देश भर के लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं मथुरा में, और गिरिराज महाराज का जयकारा लगाते हैं। क्योंकि गिरिराज महाराज का जयकारा ये किसानों के लिए है। गिरिराज जी की कृपा हमेशा किसानों पर रही है। ऐसे गिरिराज जी के नाम से गोवर्धन योजना लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में किया है, और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, 500 बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए इस रकम को आवंटन किया गया है। स्पेशल कॉटन कपास, अतिरिक्त लंबे स्पेटल कॉटन के उत्पादन के लिए पीपीपी मॉडल पर क्लस्टर आधारित किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और उसको निर्यात को बढ़ाने के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। माननीय सभापति जी, आज पूरे देश में आप देख रहे हो, दुनिया में देख रहे हैं कि रासायनिक खादों के उपयोग से, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक दवाओं के उपयोग से आज अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। चाहे कैंसर हो, चाहे अन्य बीमारियां हो, हमारे देश के नागरिकों में गंभीर बीमारियों का कारण ये जो कीटनाशक दवाएं और डीएपी, यूरिया के कारण जो अत्यधिक प्रयोग होता है, ये एक बड़ा कारण है। ये वास्तव में देश की बहुत गंभीर समस्या है। अब इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह सुझाया है कि हम लोगों को प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए। और आज मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती के माध्यम से देश के जीवन के, लोगों के जीवन में उनकी रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती का अभियान प्रारंभ किया है। एक समय था जब हमारे किसान प्राकृतिक खेती करने का काम करते थे, लेकिन आज बीच में परिवर्तन आया, तो आज प्राकृतिक खेती के लिए 3 करोड़ किसानों तक जाने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर, इस सदन में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी, और देश के नागरिक भी मिलकर हम लोग प्राकृतिक खेती के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं ये सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, जब हम छोटे से थे तब भी और आज भी हम बाजरे की रोटी और बाजरे की महेरी और बाजरे की खिचड़ी, ये हम घरों में खाने का काम करते थे, मट्ठा और छाछ के साथ। थोड़ा जमाना बदला, लोग जंक फूड की तरफ चले गए, पिज्जा और बर्गर की तरफ चले गए। हम पिज्जा और बर्गर खाने की मना तो नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आज मिलेट्स को और मोटे अनाज को जो श्री अन्न नाम देकर निर्मला सीतारमण जी ने सम्मानित करने का काम किया है, वो हमारे लिए, किसान के लिए बड़ी सम्मान की बात है। माननीय सभापति जी, आज श्री अन्न को खाने के लिए संसद के अंदर भी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी ने और कैलाश जी ने हम सबको श्री अन्न के दर्शन भी करवाए और श्री अन्न को खिलाया। हम चाहते हैं कि आज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जिस प्रकार से योगा को पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कराया, इसी प्रकार से आज श्री अन्न को भी पूरी दुनिया में स्वीकार कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रण किया है। माननीय सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम इस बजट के माध्यम से उठाया गया है। ऐतिहासिक कदम तो उसी दिन उठाया गया था जिस दिन भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय को लाया गया और हमारे देश के गृह मंत्री और आज के जमाने के लोह पुरुष अमित शाह जी उसके मंत्री के रूप में बने। तो उसी दिन से यह तय हो गया था कि सहकारिता का क्षेत्र बहुत आगे तक जाएगा। मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं, एक किसान के होने के नाते भी, कि आज ये कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम गांव-गांव हमारी सरकार जा रही है और हर गांव के अंदर कोऑपरेटिव की सोसाइटी बनेगी। आज गांव में जो किसान की उपज होती है, जो अन्न उपजाने का काम, उत्पादन का काम किसान करता है, उस अन्न को और उत्पादन को भंडारण करने की जगह माननीय सभापति जी मेरे किसानों के पास नहीं होती। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
और बहन निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव के सेक्टर के लिए हमारी सरकार ने एक बड़े कदम उठाने का काम किया है और आने वाले समय में किसानों की उन्नति का रास्ता कहीं से निकलेगा तो वो रास्ता कोऑपरेटिव में होकर निकलेगा, सहकारिता के क्षेत्र से निकलेगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। माननीय सभापति जी, मैं आपको कुछ किसानों की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं और वो किसानों की समस्याएं समाधान करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के अंदर वहां पर हमारे जो अभी जिनको लगता है कि भारत टूटा हुआ है उनको जोड़ने की जरूरत है, वो अलग बात है कि उनके बाप दादों ने क्या किया भारत के साथ, ये पूरा देश और देश जानता है। लेकिन राजस्थान के अंदर चुनाव से पहले, विधानसभा का जब चुनाव था तो राजस्थान में चुनाव से पहले राहुल जी ने एक भाषण में बयान दिया था और एक गिनती भी गिन के सुनाई थी। हम तो समझते थे पता नहीं उन पे गिनती आती है कि नहीं आती है, उसी दिन पता चला कि उन पे गिनती आती है। उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिस 10 दिन होंगे 10 दिन के बाद किसानों के कर्जे राजस्थान में माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन न उनकी बात रही, केवल वो गाल बजाते रहे, किसानों के नाम पे राजनीति करते रहे, लेकिन राजस्थान के अंदर किसानों के कर्जे आज तक माफ करने का काम नहीं किया गया है। आज किसानों पर उनके जमीनों के नीलामी के पेपर जा रहे हैं। मैं इस संसद के माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहता हूं कि ऐसे झूठे फरेबी लोगों की बातों को आप पूरी देश की जनता आज जान गई है। माननीय सभापति जी, बस आधे घंटे और बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। माननीय सभापति जी, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की किसान विरोधी नीतियों के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, केजरीवाल जी ने दिल्ली में किसानों का हक नहीं दिया, किसानों को किसान का जो दर्जा होता है वो भी देने का काम नहीं किया। केजरीवाल जी ने यह जरूर किया कि किसानों के किसानों के जो ऑनरेबल मेंबर उसे अरे कहने दीजिए साहब, पूरी बात तो कर दो। अच्छा मैं बताऊं आप माननीय सभापति 20 more members from your side. कोई दिक्कत नहीं है साहब, रात के 12 बजे तक किसानों का मुद्दा है साहब। केजरीवाल जी ने अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाने का काम किया है। केजरीवाल जी ने ट्रैक्टर को भी उन्होंने किसान का व्हीकल नहीं माना, उसको भी व्यावसायिक व्हीकल मानने का काम किया है। हमारे दिल्ली के 15 गांव ऐसे हैं जिन गांवों में आज भी सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर 4-4 फुट पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है और किसान हमारा परेशान है। दिल्ली में चकबंदी करने का काम नहीं किया गया जो किसानों का हक है। तो इसलिए उनका जो ढोंग है, वो जो जिस प्रकार की बातें करते हैं वो सामने आता है। माननीय सभापति जी, मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। माननीय सभापति जी, पंजाब के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने से पहले उन्होंने कहा था कि जब अप्रैल आएगी तो अप्रैल के बाद कोई भी किसान पंजाब के अंदर आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर हमारे 2 गांव वहां ऐसे हैं, एक गांव है बाजक और दूसरा गांव है गहरी बुटर। उन गांव में 2 किसान नौजवानों ने इसलिए केवल आत्महत्या कर ली कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी और पंजाब की सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिलवाया। और बड़े शर्म की बात तो यह है माननीय सभापति जी, बड़े शर्म की बात तो यह है कि जब मैं उन परिवारों से मिलने गया पंजाब के अंदर, दोनों गांव के अंदर, बाजक में गया, गहरी बुटर में गया, उन किसान परिवारों से मिला तो वहां जाकर पता चला कि सरकार का कोई नुमाइंदा, नायब तहसीलदार एसडीएम से लेकर न कोई एमएलए, न कोई एमपी, न उनका मंत्री, कोई भी उन परिवारों से मिलने तक नहीं गया। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। माननीय सभापति जी, उन परिवारों की स्थिति मैं बयान नहीं कर सकता। एक नौजवान बेटी विवाह के लिए थी, माता पिता बुजुर्गियत में बिल्कुल अपने दिनों के अंतिम दिन जी रहे थे, उनके पास खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। माननीय सभापति जी, हम लोगों ने समाज के साथ मिलकर, हमने भी व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगा कि किसान परिवार की मदद करनी चाहिए।
हमने कुछ आर्थिक सहयोग व्यक्तिगत रूप से भी करने का काम किया और वहां पर हमारे समाज के लोगों ने भी, किसान समाज के लोगों ने मिलकर काम करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन परिवारों ने ये बात कहकर मुझे चौंकाया। उन्होंने कहा, राजकुमार जी, हम वही लोग हैं जो इनकी बातों में आ गए, किसानों के नाम पे बहक गए, इन्होंने हमें बहकाने का काम किया और इन्हीं के लिए हम दिल्ली के बाहर सड़कों पर धरने पर बैठे रहे कितने दिन तक, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उनको मिलने के लिए नहीं गया। प्लीज कंक्लूड। माननीय सभापति जी, मैं बहुत अधिक न कहकर बस यही कहना चाहता हूं कि आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, आदिवासी, अनुसूचित सभी वर्गों में मैं बात करके देखता हूं, आज पूरे देश के जनमानस में ये चल रहा है कि आज केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है, हर वर्ग आगे बढ़ रहा है, किसान की उन्नति हो रही है, किसान का विकास हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है। आज एक नए भारत के निर्माण के लिए ये चल चुके हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज पूरी दुनिया में जो सपना हमने देखा था एक दिन विश्वगुरु बनने का, आने वाला समय, ये अमृतकाल का समय भारत को विश्वगुरु बनाकर रहेगा। इतनी कहकर मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती हरसिमरत बादल। क्या खाए? सर माइक नहीं चल रहा। आपकी सीट यहाँ है, क्या फर्क, इधर कर दीजिए ना। प्लीज देयर, प्लीज स्टॉप। सर शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे साथी राजकुमार जी पंजाब की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इन्होंने मेरे क्षेत्र में, गहरी बुटर मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है, और बोला कि 2 किसान, कोई मंत्री नहीं गया। तो भाई आपने ये भी बताया कि किसान 1.5 साल इधर दिल्ली के सरहदों में बैठे रहे, 800 किसान शहीद हो गए, आपका कौन सा मंत्री गया? आपके मंत्री तो कहते कोई मरा ही नहीं। तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर करें अपने गिरेबान में भी झांक ले। सर उस टाइम हम तो छोड़ दिए थे, बिल्कुल नहीं, हम छोड़ दिए थे, किसानों के साथ हम साथ में थे, आप किसान के विरोध में थे, हम छोड़ दिए थे। सर आज और कुछ अपने भी पीढ़ी के नीचे, वो पंजाबी में कहते हैं अपनी पीढ़ी के नीचे सोटा मार लिया करो बोलने से पहले। सर आज जब सरकार ने आप अपना 9वां बजट पेश किया, 10 साल पूरे होने आए ने, 9वां फाइनल फुल बजट सीगा जिहड़े देश सरकार ने पेश किया, ते देश उम्मीद करदा सी कि अज वो सारे शब्द जिहड़े पिछले बजट 'च सुनन नूं मिलदे सी, अच्छे दिन, आत्मनिर्भर, पिछले 2021 दे बजट 'च तो 21 बारी आत्मनिर्भर कहा गया, लेकिन इस बजट 'च आत्मनिर्भर का कोई उल्लेख ही नहीं सी, ना ही नहीं सी। ते देश जानना चाहता सी भई वो किन्ने देशवासी ने जिन्होंने इन्होंने आज़ादी के 75वें साल ताईं गरीबी रेखा तो चक के आत्मनिर्भर बनाता, किन्ने किसान ने जिन्हों के गले तो फांसी का फंदा ला के उन्होंने आत्मनिर्भर बना दिता हैगा। वो किन्नी छोटी इंडस्ट्री हैगी जिहड़ी आके खड़ी हो गई है, जिदे करके ये देश आत्मनिर्भर बन गया। क्योंकि 2016 तो आप सुनते रहे कि 2016 आज़ादी के 75वें साल पे हर एक गरीब का मकान होगा, हर मकान पे उनका पीने का पानी होगा, किसान की आमदन दुगनी होगी, हर नौजवान दे कोल रोजगार होगा। ते 75 साल तो पिछले साल पूरे हो गए, ते आंकड़े देख लो, किसान अजे भी मरी जा रहे ने, बेरोजगारी वधी जा रही है, महंगाई आसमान ताईं पहुंची हुई है। ये हकीकत है। ते बजट 'च कल्ले नवे जुमले, नवी स्कीमां ते नवे नाम। सब मैं समझदी हाँ कि सब तो वड्डा नुकसान जिहड़ा इस बजट ने ना महंगाई दे उत्ते कोई चर्चा की, ना बेरोजगारी दे उत्ते की, ते सब तो वड्डा धोखा ते किसानां दे नाल कीता। ये किसान जिहड़े इत्थे 1.5 साल बैठे रहे, 800 शहीद हो गए, उन्होंने क्या अंदोलन चक लो, थोड़ी MSP नूं गारंटी दी जाऊगी, लेकिन 1.5 साल बाद बजट 'च MSP नूं गारंटी करन दा एक शब्द ही नहीं सीगा। हर पक्षों किसान दे नाल इहो जिहा धोखा कि उन्हां दे इनपुट कॉस्ट जिहड़ा रोज़ वधी जा रहे हैं। आज सरकार ने अपने आप नूं कई बारी थपथपाया पीठ 'च, 80 करोड़ लोकां नूं असीं अन्न देंदे हां, लाभ भारती इनकी जो इनकी जो राजनीति है, 80 करोड़ लोकां नूं जिहड़े अन्न मिलदा हैगा, ਉਹ अन्न किदे करके मिलदा हैगा? ਇਹ अन्न ਜਿਹੜਾ मिलदा हैगा, ਇਹ ਉਹ अन्नदाता दे कारण हैगा।
Nothing will go on record except Mrs. Badal. ਤੇ ਉਸ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਰ। Mr. Rajkumar, you spoke whatever you want. The House was very passionate to hear your speech. Please sit down. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बजट reduced by 12%. PM Kisan reduced by 13%. मनरेगा the lowest ever in 5 years reduced by 18%. कृषि विकास योजना reduced by 31%. कृषि नीति योजना reduced by 2% और प्राइस सपोर्ट और मार्केट इंटरवेंशन का 1500 करोड़ को काट के 1 करोड़ कर दिया और मार्केट इंटरवेंशन पीएम आशा को 1 करोड़ काट के 1 लाख कर दिया। तो सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने किसान, मजदूर और गरीब के साथ भद्दा मजाक किया है इस बजट में। हाँ, तो ये जरूर मैं जानना चाहूंगी कि अपने आप को इन्होंने फर्टिलाइजर सब्सिडी जो 22% इन्होंने घटा दी है, फूड सब्सिडी इन्होंने 37% घटा दी है, तो क्या डबल इनकम ऐसे होएगी, आत्मनिर्भर ऐसे होंगे? अच्छे दिन ये हैं कि लोगों को आज ये देखना पड़ रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर और मोबाइल सेक्टर से लोगों का पेट नहीं भरता है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज्यादा मजदूरी एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% लोगों की होती है और उनका तो सब बजट आपने काट दिया। यहाँ तक आरबीआई की रिपोर्ट कहती है 2015 में जो खेती के मजदूरी के लिए 224 रुपए एवरेज मिलते थे, 7 साल बाद वो कल 323 रुपए, 100 रुपए का बढ़ोतरी हुई है 7 सालों में आपकी सरकार के समय में। सब जब खेती की बात करें, मैं अपनी राज्य पंजाब की बात जरूर करना चाहूंगी। पिछले 1960 से जब इस देश में पूरा अन्न नहीं था, तब से लेके आज तक इन सारे सालों में पंजाब ने अपना पानी खत्म किया, अपनी मेहनत और मजदूरी से इस देश का पेट भरने का काम किया। आज साडे पंजाब च वड्डी वड्डी समस्या साडे किसानां दी, एक पासे अंदोलन करके साडे नाल धोखा, साडी MSP लागू नहीं की गई। हर पक्षों पंजाब दे बारे इस पूरे बजट च एक ना तक नहीं सीगा जेड़ा सूबा सब तो वध अन्न दिंदा है इस देश दा ढिड भरन वास्ते। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, पिछले 60 साल तो इंश्योर करते आया है। आज उस देश के किसान, उस सूबे के किसानां करके साडा पानी दा लेवल इन्ना नीवा चला गया है कि जिहड़ी ग्राउंड वाटर रिपोर्ट कहती है अगले 6 सालों विच पानी दा पहला लेवल इन्ना घट जाऊगा कि पहले 100 मीटर तक कोई पानी नहीं रहूगा ते 17 सालों विच पंजाब बंजर हो जाऊगा, साडा पानी खत्म हो जाऊगा। इस तो होर जरूरी की चीज़ है कि जेड़ा सूबा सब तो वध अन्न पैदा करके पेट भरता है, जे ओदा पानी मुक गया तो फसल की उगूगी, ते फसल नहीं रहूगी तो देश में भुखमरी आऊगी। ते इस पूरे बजट ने उन्हां किसानां बारे कुछ भी नहीं किया। 133 ब्लॉकों विचों 117 ब्लॉक साडे पंजाब दे बिल्कुल डार्क जोन हैगे ते साडा डिक्लाइन वाटर टेबल दा 2 तो 3 फुट वाटर टेबल हर साल घटी जा रहा है। लेकिन इस सरकार ने ना एदे बारे कुछ कहा, बल्कि इन्होंने तो आ किया सब वितकरा देखो। देश तरक्की कहाँ से करेगा जे राज्य तरक्की नहीं करेंगे। और आपका ये डबल इंजन वाला स्लोगन, जहां आपका इंजन डबल नहीं है वहां आप उनको ब्लैकमेल करते हैं, हम ट्विस्ट करते हैं, उनके हक होते हैं। एक रूरल डेवलपमेंट एक्ट है सर, जो एक्ट कहता है, आई हैव गॉट 10 मिनट्स प्लीज गिव मी टाइम टू फिनिश। जो एक्ट कहता है दैट अ स्टेट इज अलाउड टू पुट टैक्सेस फॉर द रूरल डेवलपमेंट, this is part of the act the state is allowed. So Punjab puts 6% tax. This government has withheld 3,000 crores of our RDF of Punjab because they say reduce the tax or we will not give you the RDF. This is blackmailing. How can you force us? It is our right. So against the federal structure. So I will appeal through you that my state is knee deep in debt due to the mismanagement of the last 7 years. So Punjab में 60 सालों में जो debt होता था 1.82 lakhs, वो 5 साल कांग्रेस की आई, उन्होंने सीधे 2.75 लाख कर दिया। और ये जो खास पार्टी पंजाब में राज कर रही है, मैं उनको प्रचार पार्टी कहती हूँ। उनका सीएम भगवंत बेईमान जो बड़े बड़े बातें करके बड़ी बड़ी गारंटियां करके, आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस ने 1 लाख करोड़ का कर्जा 5 साल में चढ़ा दिया और भगवंत बेईमान ने 1 साल में 40,000 करोड़ रुपए चढ़ा दिए। So sir, through you I would appeal. You have reduced minority scholarship. We have the highest number of SCs in our state. Minority scholarship आपने उसको उठा के 38% की कटौती करती है।
आज मैं आपसे बेनती ये करती हूँ, इस स्टेट को बचाने के लिए, फूड सिक्योरिटी बचाने के लिए दो चीज़ें, एक तो हमारी GST की कॉम्पनसेशन जो अब खत्म हो रही है. Our state is a landlocked state. We have not been able to come up to the measures that we were supposed to. Please continue this GST, and if you cannot, फिर हमारी राजधानी चंडीगढ़ हमें वापस दीजिए. हर एक राज्य की राजधानी है जहां से सबसे ज्यादा फंड आते हैं. चंडीगढ़ was Please conclude. Why is the center taking that access? Give our Rajdhani back to us. And secondly, Please which wind is up what now. we have demanded, and sir, to ensure compensation to those states who for unique reasons have not been able to meet up to the GST. So I will request you that please ensure that these demands Thank of you. mine Please. are fulfilled in this budget through your appeal to the government. Thank you, sir. Thank you. Shri Guman Singh Damor. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अमृतकाल के अगले 25 वर्षों के राष्ट्र के विकास पथ का रेखांकन करते हुए वर्ष 2047 तक भारत को गरीबी से मुक्त कराने वाले इस बजट को उसकी आधारशिला मानता हूं। मैं हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक समावेशी बजट प्रस्तुत किया है। महोदय, आप जानते हैं कि ये जो हमारा बजट है, ये अमृतकाल का सप्तऋषि वाला बजट है, जिसकी 7 प्राथमिकताएं हैं। ये प्राथमिकताएं क्या है? ये प्राथमिकताएं हैं किसान, ग्रामीण जनसंख्या और जनजाति, महिला, सहकारिता और विश्वकर्मा, मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिक, MSME और व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और युवा। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा के दौरान मैं सुन रहा था, तो हमारे मित्रों ने उस अभिभाषण का खुलकर विरोध किया, हर बात का विरोध किया। और शुरुआत क्या की कि हमारी यात्रा के दौरान हमको देखने को क्या मिला। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ मेरे मित्रों को कि आपको तकलीफ किससे है? आपको तकलीफ आदिवासियों से है? आपको तकलीफ विद्यार्थियों से है? आपको तकलीफ युवाओं से है? आपको तकलीफ किसानों से है? आपको तकलीफ विश्वकर्माओं से है? आपको तकलीफ हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से है? किससे आपको तकलीफ है? आपको परेशानी क्या है? तो मैंने मनन किया इस पर। पूरी बातें सुनने के बाद जो मैंने मनन किया वो ये निष्कर्ष निकला कि हमारे विपक्ष के मित्रों को तकलीफ है। तकलीफ इस बात की है कि इस देश की राष्ट्रपति, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जो कि आदिवासी समाज की है, और आदिवासी समाज की हमारी राष्ट्रपति द्वारा जो बजट अभिभाषण पढ़ा गया उसको लेकर बहुत तकलीफ है। इन्होंने 50-60 साल तक आदिवासियों को नहीं देखा। इन्होंने 50-60 साल तक आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। हर तरफ से आदिवासियों को दबाया, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, हर क्षेत्र में आदिवासियों को दबाया। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जनजाति समाज, हमारा अनुसूचित जाति समाज, हमारा किसान, हमारा युवा सब चौतरफा विकास कर रहे हैं। ये हमारे विपक्ष के मित्रों को पसंद नहीं आया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि इस हमारे विपक्ष के मित्रों ने जो जनजाति समाज के हमारे जनजाति समाज के जो हमारे स्वतंत्रता वीर थे, सेनानी थे, उनको पूरी तरीके से भुला दिया। वो कौन थे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, टंटिया भील, उत्तराखंड से नंदराम नेगी, केसरी चंद, बिहार से हमारे भगवान बिरसा मुंडा, नहीं, झारखंड से भगवान बिरसा मुंडा, बिहार से तिलका मांझी, वीरांगना सिंहनी देई, ऐसे तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पर उनको कभी याद नहीं किया और उनके इतिहास के ऊपर और कचरा डाल दिया। ये है हमारे विपक्ष के मित्रों का। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हमारे जनजाति स्वतंत्रता संग्राम के जन नायक थे, आज उनका मान सम्मान किया है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 15 नवंबर 2021 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए और भोपाल में आकर
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के अवसर पर गौरव दिवस घोषित करके पूरे देश के जनजातीय समाज को गौरवान्वित महसूस किया है। ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये बातें हमारे विपक्ष के मित्रों को कैसे पसंद आएगी, जब हमारी जनजातीय समाज आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़े हैं, इसलिए इनका पेट में दर्द हो रहा है कि इनका साथ छोड़ दिया और ये आज अनाथ जैसे हो गए। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके साथ कोई घूमने वाला नहीं है। यह स्थिति कर दी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, इसलिए इनको पेट में दर्द है और इसीलिए हमारी यशस्वी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का विरोध किया। यही कारण है कि आदिवासी समाज को देखना नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, बजट भाषण राष्ट्रपति महोदया द्वारा पढ़ा गया है और यह उनका सम्मान करना चाहिए था, इसलिए नहीं हमारे अभिभाषण की बात कर रहा हूं मैं। अभिभाषण करेक्ट योरसेल्फ, आई थिंक दैट इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे मैं आपको कहना चाहता हूं, इनएडवर्टेंट, आई थिंक इनएडवर्टेंट, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आज लगभग 12 करोड़ जनजाति है। जनजाति की आबादी 12 करोड़ है। इस 12 करोड़ जनजाति की आज तक 50-60 साल तक अनदेखी होती रही और आज पहली बार मान सम्मान हो रहा है। तो इस मान सम्मान के कारण आपके पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? आपको क्या परेशानी है? आपको सम्मान करना चाहिए कि पहली बार पिछड़े कुचले वंचित लोगों को उनका अधिकार दिया जा रहा है, उनको समाज में बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, तो यह आपको सम्मान करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि राजस्थान का एक मानगढ़ धाम है जहां पर 1500 आदिवासियों को भून दिया गया था, परंतु इतिहास में उसका जिक्र नहीं हुआ। पहली बार 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री गए और माननीय प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि व्यक्त की उन 1500 जनजाति वीर नायकों की। तो यह मान सम्मान की बात है, यह गौरव जगाने की बात है। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों के लिए हर प्रकार की योजना को लेकर आए हैं, गरीबों को आर्थिक रूप से सक्षम कर रहे हैं, शैक्षणिक रूप से सक्षम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है। मेरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के लगभग 95% आबादी को इसका लाभ मिला है। मैंने पूछा, मैं झाबुआ में गया, मैं अलीराजपुर में गया, मैं रतलाम में गया, मैंने वृद्ध महिलाओं को पूछा, हमारी बेटियों को पूछा, बहनों को पूछा कि ये आपको कौन दे रहा है? हर कोने से आवाज आए कि बाबा प्रधानमंत्री दे रहा है। बाबा हमारे यहाँ बड़ा मान सम्मानजनक शब्द है, बाबा प्रधानमंत्री दे रहा है। मैंने कहा बाबा कौन? तो मोदी जी दे रहे हैं। आज गांव-गांव में, घर-घर में मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और क्यों नहीं लेना चाहिए। मेरे क्षेत्र में लगभग सभी आवासहीनों को, भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। जो 2 करोड़ 79 लाख जो आवास घर बनाए गए हैं, उसका अधिक लाभ जनजाति समाज को मिला है, आदिवासी समाज को मिला है। आज आजादी के अमृत काल में पहली बार जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जो 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उन 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी मिशन चलाया गया है और इन 75 समूहों के लिए भारत शासन द्वारा 15 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 75 जो जनजाति समूह है, इनके लिए 75 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और इस कार्य को जो पिछड़े हुए हैं उनको बराबरी पर लाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस 15,000 करोड़ से वहां सड़कें बनेगी, पीने का पानी की व्यवस्था होगी, वहां मोबाइल के टावर लगेंगे, वहां स्कूल बनेगी, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी। आज यह किसने सोचा? यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने सोचा है। हमारे क्षेत्र में
उज्ज्वला गैस के अंतर्गत लगभग सभी परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। मेरा क्षेत्र वनवासी क्षेत्र है, जंगल वाला क्षेत्र है, वहां पर विद्युत एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। चंद्रशेखर आजाद का जो जन्मस्थली है, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली अलीराजपुर जिले में भाभरा नामक की जगह है। उस भाभरा विकास खंड में वन होने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, I think, no, Jairam can see anything very differently than what we think. But the good thing is, I have respect for him greatly because his name is Jai Ram. Honorable members, since he has made a reflection, in 1993, when I was a member of the assembly, we had two members. One name was Jalim Singh. He was the most sincere, fine gentleman. But name was Jalim Singh. He was from Barmer side. And the second gentleman was a very good friend of mine, Sundar Lal, from my district, Kaka. And Kaka had a strong personality, but his looks were very different. According to him, not according to me. Kaka. Honorable members. Yes. I can tell you, Mukul ji, I can tell you, ये सांकेतिक वाली बात है ना. It is very difficult when you deal with someone from Harvard. You will have much better experience than I have. Honorable members, to transact business,
Subject to what the House feels, we should utilize the remaining time. Normally it is up to 6 p.m. We can have it beyond that. Does the House feel that way? And that, of course, one second, that, of course, is subject to the House being in order. Why I say so? When the Honorable Prime Minister of the country addressed, and his reply was to one of the most important aspects of our Constitution, and that was reply on a motion of thanks for the Honorable President. So it was under extraordinary situation, and after all my pleadings failed. Honorable members, it is time for us not to find an example or a precedent for everything that is unwholesome for democracy. The foundation has to be laid by all of us, both by way of parliamentary practice and being partners in development. And therefore, I would urge the members, if we keep on looking for a precedent for everything that is wrong or unjustified or unwholesome for our current actions, that perhaps may not be very desirable. So let us look ahead with positivity, utilize the time for dialogue and debate, and contribute for larger welfare of the nation. So is it sense of the House that we continue today up to 8 p.m.? Shri Shakti Singh Gohil. माननीय सभापति महोदय, मैं जरूर ये कहूंगा कि चाणक्य का अर्थशास्त्र कहता है कि शासक की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कमंडल जैसी हो, फटाक से वो भर जाए, और जब परोसने की बात आए तो एक छोटी सी कटोरी जहां जरूरत है वहां वो पहुंच सके, ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। और ये सरकार उल्टा करती है कि टैक्स लेती है गरीबों से और ऊपर का छोड़ देते हैं मित्रों के लिए। Duty of the government to bridge between haves and have-nots. Honorable member. Gap between haves and have-nots. Honorable member. But your budget is contradicts the principle of democracy. Nothing will go on record. I will demonstrate. Nothing will go on record. आपका बजट किस तरह से इसके खिलाफ है। मैं आपको ये भी जरूर कहूँगा, माननीय वित्त मंत्री जी जिसको लेके आए हैं। Honorable members, I appeal to you. I think everyone in the House knows it. So it is not a valuable piece of information. Everyone knows it. And I am fully alive. I don't know how to reveal my mindset to you all, because most of you have credentials in politics and otherwise very high as compared to what I possess. And individually I have respect for all of you very greatly. I can reveal to the House, when Digvijay Singh Ji was Chief Minister for 10 years, he used to always call me directly, and I used to say, "कौन बोल रहा है?" और ये कहते थे कि
क्या किसी पीए के थ्रू बात करनी पड़ेगी? I have known this side very greatly. Mukul is there, everyone. This side, I have known most of you. Most of them. This side also I have learnt after becoming chairman. Individually, we are the finest lot. Unbeatable even by global standards. And collectively, what I saw is indigestible to me. I appeal to you still that House will continue if it is in order, because that is mandate of the rule. I expect everyone to observe order. माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने कहा अपनी स्पीच के पेज 4 पे, क्या कहा उन्होंने? वित्त मंत्री जी ने कहा अमृत काल के लिए संकल्पना सशक्त समावेशी अर्थव्यवस्था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको हमारी बात सुननी चाहिए। आप तो राम राज्य की बात करते हो, आप तो राम राज्य की बात करते हो, राम के नाम पे मत की राजनीति करते हो। The house, I cannot help. Even when placards are shown, I have seen one from a responsible member. It was done earlier also. I thought there will be change. The house stands adjourned to meet tomorrow at 11 a.m. देश व राज्य के सुव्यवस्थित संचालन व उत्थान के लिए वेदों में कहा गया है कि प्रजा को सुखी रखने की नीति बनाना व लागू करना ही राजा का धर्म है व प्रजा के सुख में ही राजा का संतोष होना चाहिए। वैश्विक लोकप्रियता के शिखर पर विराजमान, जिन्होंने देश की देवतुल्य जनता का विश्वास जीता, ऐसे हमारे नेता व देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत काल वर्ष 2023-24 में सप्तऋषि बजट की जो परिकल्पना की है,
उसका मूल उद्भव मूल धारा से जोड़कर वंचितों का उत्थान करना, युवाओं की क्षमता को देश निर्माण के लिए लगाकर भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाना, पूरे जीवन संघर्ष के बाद सम्मान व खुशहाल जीवन की चाह रखने वाले हमारे बुजुर्गों को निश्चिंतता के साथ जीने का अवसर देना और नारी शक्ति को सशक्त बनाकर देश को नया आयाम देने के यज्ञ में सहभागी बनाना है। सम्मानित सभापति महोदय, हमारे भारत देश की मूल पहचान गांवों और किसानों से है। हमारी सरकार के चरणबद्ध तरीकों से किसानों के पिछले 9 वर्षों में किए गए अभूतपूर्व काम आप सबके समक्ष है। उसी दिशा में सोच को आगे बढ़ाते हुए किसानों के लिए 1,25,00,000 का जो बजट तय हुआ है इस बार के वित्तीय वर्ष में, वो पर्याप्त बजट के रूप में हम सबके समक्ष है। और हमारे सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए अपने इरादे हम सबके समक्ष दिखाए हैं। किसान भाइयों की मूल समस्या रबी व खरीफ की फसलों की जुताई बुवाई, खाद एवं सिंचाई की लागत रहती है, जिससे दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान बजट में हमारी सरकार ने कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। इससे पहले किसी अन्य सरकार ने किसानों के लिए इतने बड़े बजट की व्यवस्था कभी भी नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूँगी कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने किसानों के लिए पर्याप्त चिंता की है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई योजनाओं से में अपने सामर्थ्य को जोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है। इसका जीवंत उदाहरण है किसान सम्मान निधि, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी किसान भाइयों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। उसमें 4,000 रुपये उन्होंने जोड़कर 10,000 रुपये प्रतिवर्ष करके किसानों का सम्मान बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदना के साथ किसानों की छोटी से छोटी आवश्यकताओं और पीड़ाओं को समझा है, वह दर्शाता है कि उनके मन में गांव, गरीब और किसान के लिए कितनी आत्मीयता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जैसे ये जो हमारी जो योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं, जिनके लिए हमारे इस बजट में एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, निश्चित रूप से ये उस बात का परिचायक है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस समावेशी बजट में हर क्षेत्र में साथ साथ हर वर्ग के लोगों की चिंता की है। अगर हम बात करें तो दूरस्थ एवं वनांचल में रहने वाले वंचित आदिवासी जनजाति भाई बहनों की, तो इस बजट में उनके जीवन में उत्थान व सशक्तिकरण के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री आवास से सभी को मकान, जल जीवन मिशन से ऐसे सभी लोगों को शुद्ध पेयजल, एकलव्य विद्यालय से अधिक संसाधन युक्त बनाकर बच्चों को शिक्षा का अधिकार व उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए एनीमिया मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2047 तक लक्ष्य बनाकर सुव्यवस्थित खुशहाल जीवन को देने की कटिबद्धता, ये सब सरकार ने अपने इस बजट में दर्शाया है, जो हमारे देश के लिए बेहद गौरवजनक विषय है। आदरणीय सभापति महोदय, एक लाइन में संस्कृत में लिखी हुई, इसको मैं पढ़ना चाहूँगी यहाँ पर। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। कि महिलाएं हमारे समाज की आदर्श शिल्पकार हैं। सभापति महोदय, नारी के सशक्तिकरण में ही समाज का सशक्तिकरण है। भारतीय संस्कृति में नारियों के सम्मान को ईश्वर की प्रसन्नता से जोड़कर परिभाषित किया गया है। मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस बजट के समर्थन में मैं बोल रही हूँ, वो हमारे इस सदन की वरिष्ठ सांसद एवं हम सब की बड़ी बहन, हमारी देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही बनाया गया बजट है। यह अपने आप में नारी की सशक्तिकरण का अनुपम प्रस्तुतिकरण है। इसी के साथ में मैं यहाँ संबद्ध करना चाहती हूँ कि यह बजट और भी अधिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस बजट की सृजक एक भारतीय नारी है। भारतीय नारी तो हमेशा से बजट की निर्माता ही है। सामान्य से सामान्य परिवार में घर चलाने के लिए अर्थतंत्र की बागडोर महिला के ही हाथ में रहती है। वह जिस तरह से परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की खुशियों के साथ भविष्य की योजनाओं, परिवार की सुरक्षा, सीमित संसाधन के बीच में समन्वय बनाती है और परिवार को एक आदर्श परिवार बनाकर समाज में सम्मान दिलाती है, उसी तरह इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र संचालन परिकल्पना
को हमारी निर्मला दीदी ने उकेरते हुए इस देश के लिए एक एक व्यक्ति व राष्ट्र के सम्मान को एकीकृत किया है। इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, आदरणीय सभापति महोदय, बजट में अपनी एक पूरी चिंता और सुनिश्चितता हम बहनों के लिए जताई है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा विषय रखना चाहूँगी कि जब मैं महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो निश्चित रूप से ये तुलना का विषय बनता है। जब मैं यूपीए सरकार के बारे में बात करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं साक्षरता दर पर आती हूँ कि जब 2015-16 में यूपीए सरकार में साक्षरता दर 68.4% था, तो आज के समय में जब हम इसका आकलन करते हैं, जो हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष बिंदु है, वो 71.5% पाया जाता है। आज जब बच्चों के जन्म की बात होती है, जब मैं एक गांव से संबंध रखती हूं और मैं देखती हूं कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं बनाए जाने के बाद भी उनके जो स्थायी रूप से उनको संचालन करने की जिम्मेदारी है, वो करीब करीब सभी पर निर्भर करती है। तो बच्चों के संस्थागत जन्म की जो जिम्मेदारी थी, यूपीए सरकार में उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना एक विषय और आंकड़े के रूप में प्रस्तुत किया है, वो 78.9% थी और अब हमारी सरकार में 88.6% हो गई है। आदरणीय सदस्य सभापति महोदय, एनडीए सरकार में वित्त मंत्रालय द्वारा वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए जो बजट आवंटन किया गया था, जो कि ये विशेष बिंदु है, मुझे इस बात को रखना अत्यंत आवश्यक है, वो 25,948.75 करोड़ रुपए था और आज हमारी सरकार में इस मंत्रालय के लिए 25,948.75 करोड़ आवंटित किया गया है। लेकिन तब यूपीए की सरकार में इस बजट को सिर्फ और सिर्फ 18,285.65 करोड़ रुपए इसको आवंटित किया गया था। और आप जानते हैं कि किसी भी विषय में इतने कम बजट को अलॉट करना इस बात का परिचायक होता है, इस बात को चिन्हित करता है कि हम उसके लिए कितने संवेदनशील हैं। आज आकांक्षी जिलों की अगर बात कहें तो निश्चित रूप से मैं भी एक आकांक्षी जिलों से ही आती हूं, जिसमें 40,000 सक्षम आंगनबाड़ियों की पहचान कर ली गई है और 9.84 करोड़ रुपए लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर से जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मिशन शक्ति को 2022 में लॉन्च किया था। इससे बहनों के सशक्तिकरण को नया संबल और सामर्थ्य मिला है और ये योजना भी हमारी सरकार। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए सभापति महोदय। वाइंड अप जी। संबल और सामर्थ्य क्रमशः शामिल किया गया है। महिला ई हार्ट जो लॉन्च किया गया है, इससे हमारे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर जो सुनिश्चित किया गया इस बजट में, इस 2023-24 के बजट में, निश्चित रूप से इसमें हमारी बहनें सशक्त और संबल अपने आप को महसूस करती हैं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मैं थोड़े से अपने विषय को इसमें ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें 41 लाख से भी अधिक लाडलियाँ हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के उसमें योजना में उनकी सोच से ये योजना संचालित हुई है और 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसके लिए ये तीसरे स्थान पर इसको पुरस्कार भी मिला है और प्रधानमंत्री कोविड में हमारे अनाथ बच्चों को यहाँ पर इन योजनाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। गाँव की बेटी जैसी योजनाएं और एक महत्वपूर्ण योजना के विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो अभी लॉन्च की गई है और इस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। महिला सशक्तिकरण के विषय में मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए। और लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में पहली बार इस तरह की योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 15 members are there to speak in your party. बस मैं अपनी बात को 5 से 7 मिनट में खत्म करूंगी। No, 2 minutes. Please conclude. सर 5 मिनट। 15 and more members are there in your party to speak in the budget. मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था, मुझे 5 मिनट का समय चाहिए जी। और ये पूरे देश में इस योजना को पहली बार बनाया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हर बहनों की खातों में 1,000 रुपये पर माह आएंगे और 12,000 रुपये साल के योजना से हमारी बहनों के सशक्तिकरण को
कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को अपने एक छोटे से वृत्तांत के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से जनता के कामों के लिए हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और निश्चित रूप से मेरा कार्य जो मेरी योजना के तहत मेरे पंचायतों में भ्रमण के स्तर पर हमेशा चलता रहता है और हम सभी जनप्रतिनिधियों का चलता है। लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक विषय जो मैं यहाँ पर इस सदन में साझा करना चाहती हूँ वो ये था कि एक बार जब मैं क्षेत्र भ्रमण के लिए निकली और मैंने अपना कार्यक्रम ख़त्म किया और कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद जब मैं अपने जनता से, कार्यकर्ताओं से, अपने भाइयों बहनों से मिल रही थी तो वहाँ पर एक महिला आई। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहूँगी कि जो ये बजट है उसका पूरा स्वरूप इस बात पर, इस विषय पर निर्भर करता है। और उसने ये कहा कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ और मैं मिलना चाहती हूँ। कार्यकर्ताओं ने उन्हें लेकर मेरे पास वो आए तो मैंने उनसे पूछा, आप बताइए आपका काम क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे पास काम कुछ नहीं है आपके लिए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको एक उपहार देने के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति इतनी दूर से दी है, क्योंकि ये मेरा गांव है लेकिन इस गांव के दूसरे कोने में मैं रहती हूँ। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उनके आंख में आंसू आ गया। मेरे कार्यकर्ताओं ने उनके बारे में जब मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि ये उस कठिनाई के दौर से गुजरी हुई महिला है जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ने, सारी योजनाओं को उनके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया है। चूँकि उनके परिवार में उनके पति को लग गया था और वो बेहद गंभीर बीमारी से ग्रस्त भी थे, 2 बच्चे थे, कच्चे मकान में रहती थी। लेकिन उसके बाद 15 मिनट्स प्लीज, मैंने 5 मिनट का समय मांगा है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बताया कि हमारे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिला। आयुष्मान कार्ड के तहत उनके पति का इलाज हुआ, 2 बच्चियां जो उनकी थी उनका उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन हुआ और आज वो शहर में रहकर उनको पढ़ा रही हैं। उनकी सासू माँ, उनको विधवा पेंशन से उनके जीवन यापन को एक बनाने का, आगे चलाने का स्तर बढ़ा। तो ये विषय इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि हर एक व्यक्ति, हर एक जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर सांसद के रूप में बैठे हैं वो किसी न किसी तरह से अपने केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब वो जाते हैं क्षेत्र में तो सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें उनके वोट बैंक पर प्रभावित करती हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ केंद्र सरकार के इस बजट को, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के इस बजट को, जिन्होंने एक बेहतर जीवन यापन के, और सिर्फ आज की नहीं, ये चुनावी बजट नहीं है, ये 2047 के 100 वर्षों का जो पूर्ण होने वाला जो समय काल है उसका बजट है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना बिना उन्नत यातायात साधन के संभव नहीं हो सकती। इस दिशा में हमारी सरकार ने 2014 से जब अब तक ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त किया है, वह वर्ष दर वर्ष कार्य लक्ष्य बनाकर सड़क, रेलवे, हवाई क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचाया है। इस वर्ष बजट के राजमार्ग के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 38% की वृद्धि करते हुए 2,58,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी तरह रेलवे के बजट में 75% की वृद्धि करते हुए 2023-24 के बजट में 2,40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए 700 करोड़ और दोहरीकरण के लिए 400 करोड़ आवंटित किया गया है मेरे क्षेत्र के विकास हेतु। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को बस अब समाप्त करने ही जा रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को यहाँ पर रखने से अपने स्वयं को नहीं रोक सकती। मैं गौरवान्वित हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय व माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करती हूँ कि भारत देश की सबसे चौड़ी और देश के हृदय स्थल मेरे प्रदेश की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग NH-39 राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेरे संसदीय क्षेत्र की सीधी जिले व पड़ोस के संसदीय क्षेत्र रीवा के बीच बनाई गई है। मोनिया घाटी पर अवस्थित यह टनल 2300 मीटर लंबी है और 6 लेन की टनल है। 1000 करोड़ की लागत से तैयार की गई ये टनल वर्ष 2022 में जनता को समर्पित की गई है। मैं अपने सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ सभापति महोदय, और मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस मैं अपने समापन पर आ गई हूँ, अंतिम पेज है। सभापति महोदय, अब मैं अपने
वक्तव्य के अंतिम चरण में Honorable member, पहुंचती हूं। please conclude. मैं समाप्त कर Already रही you हूं। took सारे 18 पेज- minutes and more. सारे पेज मैंने 15 निकाल के members are नीचे there रख in दिए your हैं, party सर। to speak. Just I'm Please conclude. concluding Please now. conclude. Otherwise, Yes. I will be confined to call other member. समेकित रूप में कहें तो अमृतकाल वर्ष 2023-24 के इस सप्तऋषि बजट में उदार हृदय से सभी वर्गों व सभी क्षेत्रों की सभी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु बजट की झलक भी है। तो मां भारती के रक्षा में तटस्थ वीर की तरह देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली आवश्यक गतिविधियों को पूर्ण करने वाली पराक्रमी बजट की झलक भी है। सभापति महोदय, इस बजट में जनता के लिए मां के वात्सल्य की आहट भी है, तो राष्ट्र निर्माण के पिता के कर्तव्य बोध का अनुशासन भी है। सभापति महोदय, यह बजट युवाओं के भविष्य का बजट है। यह बजट बुजुर्गों की आशाओं का बजट है। यह बजट महिलाओं के अस्तित्व की स्वीकार्यता का बजट है। यह बजट किसानों के चेहरे पर मुस्कान की सुनिश्चितता का बजट है। यह बजट वंचितों के जीवन की महत्ता पहचानने का बजट है। सभापति महोदय, यह बजट भारत के विकसित राष्ट्र को बनाने की दिशा में नींव का पत्थर है, जिसके आधार पर विकसित राष्ट्र की संरचना आकार ले रही है। बहुत बहुत श्री शफीक उर रहमान बर्क। शफीक उर रहमान बर्क। देखिए, मैं इस शेर के साथ अपना बजट शुरू करता हूं कि हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। हाँ, तो ये जनरल बजट जो 2023 और 24 का पेश किया गया है, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई बात नहीं कही गई। मुसलमान भी इसी देश के रहने वाले हैं। मुसलमानों ने भी इस देश को छुड़ाने में अंग्रेज़ों से किसी से कम कुर्बानी नहीं दी है। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत ने अक़लियतों के लिए मजमूई तौर पर 38% से ज़्यादा कमी कर दी है, 38% से। दूसरी तरफ मेरिट स्कॉलरशिप में भी 87% तक कमी कर दी गई है, जिससे मुल्क के मुसलमानों पर ख़ास तौर पर गहरा असर पड़ा है। लिहाजा प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास बेअसर साबित हुआ। हाँ, गलत साबित हुआ, जबकि अक़लियती उमूर की मरकज़ी हुकूमत ने माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कीम के अलावा तालीम के हक़ का हवाला देते हुए 8वीं क्लास तक स्कॉलरशिप को बंद करने का ऐलान किया था। इस पर मुस्लिम दानिशवरों ने अपनी राय का इजहार किया, अफसोस जाहिर किया इस पर मुस्लिम दानिशवर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन इस बार हुकूमत में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले सन 23-24 के लिए अक़लियती उमूर की वजारत के लिए बजट की रकम को 38% कम कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं मैं, और इसको 3097 करोड़ कर दिया गया, जबकि गुज़श्ता माली साल में अक़लियती उमूर की वजारत को 5020 करोड़ रुपया फंड दिया गया था। लेकिन नज़र सानी करने के बाद इस साल 2612 करोड़ कर दिया गया, यानी अक़लियतों के लिए बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों के लिए फ़ंड में इजाफ़ा करने की बजाय बेहद कमी कर दी गई है। मुझे अफसोस है
अफसोस के साथ ये जाहिर करना पड़ रहा है कि ये देश हमारा भी है, मुसलमानों का भी है। मुसलमानों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी है और देंगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा न खास्ता कोई वक्त आया तो मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इन हालात में मुसलमानों को इग्नोर करना और उसका कोई जिक्र नहीं करना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इससे नफरत झलकती है। नफरत की पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी झलकती है इस बात से कि मुसलमानों को खास तौर से नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पर हम इस देश में रहने के बाद में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। खुदा हाफिज़। थैंक यू। श्री गुरजीत सिंह अजुला। थैंक यू जी। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर साहब, आपने बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। जब सीतारमण जी मानयोग बजट पेश कर रहे थे तो एक जादुई आंकड़े थे जो देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, जब धरातल पे उतरेंगे तो उनका कोई असर और तरह का रहता है। क्योंकि जब बजट पेश होना है तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान जो नौजवान पीढ़ी है जिसने देश को आगे लेके जाना है उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कल जब प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे थे तो उनका तो बड़ा दिल होना चाहिए। बड़ी बात, बड़ा दिल, इससे ज़्यादा तो कोई उपाधि नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर रहते हैं। तो मैं उनके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। एक शेर है, दिल बदला हवा बदली निज़ामे ज़िंदगी बदला। दिल भी बदल गया प्राइम मिनिस्टर साहब। हवा गुजरात से दिल्ली आ गई, दिल्ली से अमेरिका चले गई। निज़ामे ज़िंदगी बदला। 12-12 लाख का सूट, 800 करोड़ का जहाज पे सफ़र कर रहे हैं। सुकून मिलता जहां दिल को न तक ना वो मुकाम आया। अब इसके आगे आप क्या चाहिए आपको? आपने कहा कल के हमें विपक्ष जो है वो गाली देता है। प्राइम मिनिस्टर साहब, विपक्ष नहीं, आपको कोई आदमी भी गाली नहीं दे सकता। आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई आदमी हिम्मत नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट बोलने की। आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन आलोचना तो सुननी पड़ेगी। इस हाउस में आप आलोचना भी नहीं सुनेंगे तो उसको गाली का नाम देंगे, ये हमें बहुत बुरा लगा है प्राइम मिनिस्टर साहब। ये हम आपको शादी देते हैं कि कोई आदमी आपकी तरफ गाली नहीं निकाल सकता इस देश में। सो मेरा कहने का है, ये बजट को अमृत बजट का नाम दिया गया और मैं बहुत ज़्यादा जो ध्यान है आपका नौजवान पीढ़ी की तरफ ले जाना चाहता हूं। अमृत पीढ़ी का एक नाम दिया गया उनको कि अमृत पीढ़ी, आगे अमृत पीढ़ी शुरू होगी। अमृत पीढ़ी जिसमें बेरोजगारी की दर जो है वो बताई गई है 18-19 और 20-21 का। 18-19 में 5%, 8% थी और 20-21 में 4.2% थी। लेकिन जो CMI सेंटर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया है उसके मुताबिक 21-22 की जो बेरोजगारी दर है 7.1% है। और ये मान के चलिए कि ये सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोजगार है। वो बेरोजगार नौजवान का शोषण हो रहा है। जब पेपर दिए जाते हैं, कहीं पेपर लीक हो रहा है, ये 1,000 पोस्ट निकलती है तो 10-10 लाख लोग उसको अप्लाई करते हैं। 50-50 लाख राजस्थान हो, बिहार हो, कहीं भी हो, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं देश की बात कर रहा हूं। लेकिन जॉब तो मिलनी दूर की बात है, कहीं मिल भी जाती है तो उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है। तो कम से कम आप स्टेट की बात मत कीजिए, आप यूनियन गवर्नमेंट हैं, आप कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि ये बात देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ ना हो। अब देश का नौजवान सुबह से लेकर दोपहर तक वर्जिश करता था, एक उसका ध्यान था कि आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, अब वो भी प्राइवेट हो रही है, अग्निवीर बन रहे हैं। अब अग्निवीर को शिक्षित कर आप, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। जब वो हमारे समाज में आएंगे तो बहुत कुरीतियां हैं हमारे समाज में, हम लोग सब नीचे से आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके साथ साथ जो नौजवान वर्ग है उसको सही तरीके का आईना दिखाइए कि ये इस देश की स्थिति है। आप पेंट चाहे जितना मर्जी कर ले, लेकिन जो नींव कमजोर होगी तो वो ऊपर अच्छा मकान नहीं बन सकता, ये हमारा मानना है। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना में आपने
कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स और सॉफ्टवेयर की बात की है कि इसमें जो नौजवान है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल सेंटर बनेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2015 में स्किल इंडिया बना था, जिसकी अब तक कितने लोग उसमें कामयाब हुए, कितने लोगों को रोजगार मिला, इसकी कोई आंकड़े नहीं है। बजट 2017 में हमारे स्वर्गीय जेटली जी ने बजट पेश किया था, 100 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे। लेकिन पहले सेंटर का उद्घाटन कब हुआ है? 16 अप्रैल 2022 को धर्मेंद्र प्रधान जी भुवनेश्वर में करके आए। सर ये जो नौजवान जिसकी आप बात सेशन में यहाँ बजट सेशन में करते हैं या पार्लियामेंट में करते हैं कि हम इतना दिशा दिखा रहे हैं, फ्यूचर ये इंडिया का बनेगा, 2022 से लेकर 2027 की बात करते हैं कि ये 2022 से लेकर 2027 का अमृतकाल चलेगा। लेकिन ये अमृतकाल कैसे चलेगा? पहला स्किल सेंटर आपका 6 साल में एक बनता है। अब उनको बोल दिया गया है कि अब आगे भी स्किल सेंटर जो है वो और बनाएंगे। सर इससे क्या हो रहा है? ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 11 लाख स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है। आपका जो बजट है स्टडी का 2.4 लाख करोड़ आपका बच्चे जो हैं वो बाहर फीसें पढ़ते हैं, बाहर जा रहे हैं, जिसमें पंजाब में भी करीब 35,000 करोड़ बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। 35,000 करोड़ जो रुपए हैं वो फीस के एवज में बाहर जा रहे हैं। सर वो बाहर ही नहीं जा रहे, वो पीढ़ियां बाहर सेटल हो जाएंगी। जब वो पीढ़ी बाहर सेटल हो जाएगी तो आप बताइए कि जो अच्छा ब्रेन है वो तो बाहर चला गया, तो आप कैसे करेंगे? उनको रोकना होगा हमें। अब पंजाब की मैं बात करता हूं सर। पंजाब जो गुरुओं की धरती के नाम से जाना जाता है, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब ने डाला है। इनकी जरूरत पड़ी तब देश की आजादी से पहले 80% कुर्बानियां जो रस्से गलों में डाले वो पंजाब के लोगों ने फांसी पे हंस के चढ़े। लेकिन पंजाब के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा 3 लाख करोड़ का हो गया सर। अभी हमारे अकाली दल के सांसद बोल के गए हैं, लेकिन सर मैं कहना चाहता हूं पंजाब के ऊपर जो कर्ज है वो हमारे लिए खतरा है। आप पंजाब का कर्ज उतारिए, नहीं तो जो हमारा नौजवान बॉर्डर के ऊपर लड़ता है, जो बॉर्डर के ऊपर नौजवान लड़ता है वो आप कहां से लेके आएंगे? क्योंकि हमारे नौजवान बाहर को जा रहे हैं। सर उसके आगे मैं कहना चाहता हूं पंजाब में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, ड्रग्स की बड़ी समस्या है, उसके ऊपर कोई नहीं बोला गया। इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो, सारे देश में इंडस्ट्री आ रही है, लेकिन पंजाब में कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ रही। आपने SEZ हिमाचल में दे दिया है, SEZ जम्मू में दे दिया, हमारी जो इंडस्ट्री वो भी वहां चले गई है। पंजाब को SEZ की कोई जरूरत नहीं है क्या? बॉर्डर एरिया है, हमारे और बड़े मुश्किलात है सर। वहां ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम सेटल करना है, उसके लिए आप प्लीज कंक्लूड सर, प्लीज। सम मोर मेंबर्स हैव टू स्पीक इन योर पार्टी। सर बंदी सिंहों का मसला है, जो लोग सजा पूरी कर चुके संविधान के तहत, अब ये तो मानेंगे ना कि उनको तो छोड़ना होगा, लेकिन उनको अब नहीं छोड़ रहे। सर दविंदर सिंह भुल्लर सर प्लीज, उसकी सेहत खराब है, ऐसे लोगों को तो छोड़िए सर। उसके अलावा काम क्या हो रहा है? बाबा राम रहीम को छोड़ा जा रहा है सर। वो लोग जिसके ऊपर रेप के अंदर बंद, सर प्लीज सर टाइम दीजिए सर, जरूरी है सर, 5.5 घंटे के बाद पहला स्पीकर है सर, टाइम दीजिए सर। उसको छोड़ा जा रहा है सर, उससे हमारे माहौल खराब हो रहे हैं, इनके लोग जाकर उनको नतमस्तक हो रहे हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े ब्लेम है सर। सर मैं अमृतसर की बात कंक्लूड कर रहा हूं सर। एम्स में सर उससे क्या, उसमें हमारी आर्मी लगती है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, हमारे पैसे यूज होते हैं, वो भी हमारे बजट का ही सिस्टम है सर। बॉर्डर एरिया है, एम चाहिए, दरिया पार एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ना अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, पठानकोट, गुरदासपुर तक सर एम्स हॉस्पिटल चाहिए। स्पोर्ट्स सेंटर, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्समैन अमृतसर से पैदा हुए हैं सर। सर एयरपोर्ट, कनाडा की फ्लाइट मांगते हुए हमें कितना समय हो गया है, तो टोरंटो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो, लेकिन वो भी नहीं सर। ये बातें तो होनी चाहिए सर। स्मार्ट सिटी चाहिए सर। सर प्लीज सर, G20 हो गया, पैसा भी नहीं है सर उसके लिए दिया गया स्मार्ट सिटी के लिए। सर रेलवे का आपने अपने रखा है, रीगो ब्रिज है, रीगो ब्रिज बनने वाला है सर, उसकी ट्रैफिक की समस्या सारी, बहुत परेशानी है हमारे अमृतसर को, उसका भी नहीं कुछ हो रहा सर। हमारा कहना, हमारी बेनती इतनी है, अमृतसर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब से ज्यादा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, इसको एक अच्छा SEZ दीजिए, जो कर्ज है वो हमारा माफ कीजिए, चंडीगढ़ पंजाब को दीजिए, पानी के हमारे मसले हल कर दीजिए। पंजाब हमेशा देश के साथ खड़ा है। सुब्रायन, விநாச காலத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள்
எவ்வாறு விபரீத புத்திக்கு உள்ளாவார்களோ அதுபோல ஆட்சியாளர்களான பாஜகவினரின் நடவடிக்கைகள் அமைந்திருக்கின்றன. நேற்று கூட ஜனாதிபதி உரைக்கு நன்றி தெரிவித்து பேசுகிற போது பிரதமர் பேசிய பேச்சிலிருந்து உணர முடிந்தது. எதிர்க்கட்சிகளால் எதுவும் செய்ய முடியாத அளவிற்கு மக்கள் என்னை கேடயம் போல் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், காப்பாற்றுகிறார்கள் என்று சொன்னார். மாரீச மானை பார்த்து சீதை ஏமாந்தது போல பாஜகவினுடைய ஜிகுனா வேலைகளில் ஏமாந்து போன மக்கள் விழிப்படைய தொடங்கி இருக்கிறார்கள். எனவே மிக விரைவில் பாஜகவுக்கு தண்டனை தீர்ப்பு வரும் என்பதை நான் தொடக்கத்திலே தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். அதேபோல இந்த 8 ஆண்டு கால பாஜக ஆட்சியினுடைய நடவடிக்கைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் 2014ஆம் ஆண்டு முதல் பட்ஜெட்டை அன்றைய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி அவர்கள் சமர்ப்பித்து சொன்ன வார்த்தையை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அன்றைக்கு சமர்ப்பித்துவிட்டு அருண் ஜேட்லி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள், எங்களின் கொள்கை அந்நிய நேரடி முதலீடு இந்தியாவில் வந்து இடையூறு இல்லாமல் இசைவாக இயங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்வதுதான் என்று குறிப்பிட்டார்கள். எஃப்டிஐயும் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளும் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் இந்தியாவில் தொழில் செய்யவும் பிற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடவும் இசைவான சூழலை உருவாக்குவது பிஜேபியின் கொள்கை. அதுதான் இந்த 8 ஆண்டுகளில் நடந்திருக்கின்றன. 44 சட்டங்களில் வழங்கப்பட்டிருந்த சில்லறை சலுகைகளை கூட இந்த 8 ஆண்டு கால ஆட்சி பறித்து 4 சட்ட தொகுப்புகளாக குறிப்பியது. அதே போல இன்றைக்கு கிராமப்புறங்கள் செத்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த 8 ஆண்டு கால நடவடிக்கையை நீங்கள் பார்த்தால் கிராமங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கு போல் எம்எஸ்எம்இஸ் ஜவுளி இண்டஸ்ட்ரி தான் விவசாய தொழிலுக்கு அடுத்து வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிற தொழில். அந்த எம்எஸ்எம்இஸ் இந்தியாவில் 92% வேலை வாய்ப்பை வழங்குகிறது. அந்த எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு ஏன் ஜிஎஸ்டி வரியை விலக்களிக்க கூடாது? 92% வேலை வாய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலுக்கு माननीय सदस्य प्लीज अभी ஒரு தொழிலுக்கு माननीय सदस्यगण 6 बज रहे हैं, यदि सदन की सहमति हो तो 2 घंटे का समय बढ़ा दिया जाए. ठीक है जी, प्लीज. 8 बजे अभी 2 घंटे बाद में देखेंगे जी. चलिए எம்எஸ்எம்இ என்பது 92% வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறது என்பது நிதியமைச்சருக்கு தெரியாத ஒன்று அல்ல. அத்தகைய வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிற அந்த தொழிலுக்கு ஜிஎஸ்டி வரியை முற்றாக விலக்களிக்க வேண்டும் என்று நான் வற்புறுத்துகிறேன். நான் இருக்கக்கூடிய எங்கள் தொகுதியான திருப்பூரும் சரி, கோவையும் சரி, பம்ப்செட் கம்பெனிகளும் பனியன் கம்பெனிகளும் நிறைந்துள்ள ஒரு பகுதி. லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறது. எனவே இவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதேபோல் சமீப ஓராண்டுகளுக்கு முன்னர் 10% கார்ப்பரேட் டாக்ஸை குறைத்தது அரசு. இந்த அரசு யாருடைய அரசு என்பதை காட்டுவதற்கு தான் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு 10% வரியை குறைத்தது. நான் வலியுறுத்துகிறேன், கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு 70% வரி போட வேண்டும், சூப்பர் டாக்ஸ் போட வேண்டும். நான் சொல்லவில்லை, நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார மேதை முன்வைக்கிறார். 70% வரி போட்டால் இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு வரி போட வேண்டியதில்லை. அதை செய்ய வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறேன். இந்த அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஒன்றை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். எம்பிக்களுக்கு வழங்கப்படுகிற எம்பி லாட் 5 கோடி, அதற்கு 18% ஜிஎஸ்டி. 4 கோடியே 10 லட்சம் தான் எம்பிக்களுக்கு வரும். அதுவும் 2 வருஷம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டது. அந்த நிதியும் வழங்கப்படவில்லை. இது 5 கோடி என்று அறிவித்துவிட்டு அரசு பணத்தை, மக்கள் அரசுக்கு கொடுக்கிற பணத்தை மக்களுக்கு செலவழிப்பதற்காக மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு கொடுக்கிற பணத்துக்கு
18% வரி விதிப்பா? ஏன் இதை ரத்து செய்யக்கூடாது? இதையும் வலியுறுத்துகிறேன். அதேபோல் இந்த ஆட்சியில் கண்ட ஒரே ஒரு பலன், வறுமைக்கு ஆட்பட்டவர்கள் மேலும் வறுமைக்கு ஆட்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள். கொழுத்து பணம் சேர்க்கக்கூடிய கார்ப்பரேட் கம்பெனிகள் கொழுத்து கொண்டே இருக்கின்றன. ஆனால் ஏழைகள் மேலும் மேலும் ஏழையாகிறார்கள். இந்த இடைவெளியை நீக்க எந்த நடவடிக்கையும் இந்த பட்ஜெட்டில் வழங்கப்படவில்லை. அதேபோல் within 2 minutes I will conclude. அதேபோல் 33% மனரேகாவுக்கு வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஏழைகளுக்காகத்தான் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிற ஆட்சியாளர்கள் ஏழைகளுக்கு வேலை வாய்ப்பளித்த மனரேகாவில் 200 நாள் வேலை வாய்ப்பளித்து அவர்களுக்கு சம்பளத்தை 400 ஆக்கி இருந்தால் உண்மையிலேயே இவர்களுக்கு ஏழையின் மீது கருணை உண்டு என்று சொல்லலாம். ஆனால் அதில் within a minute I will conclude, sir. Please allow me. நிறைவாக ஒன்றை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். இந்த அரசினுடைய ஒரு முறை என்னவாக இருக்கிறது? பிரதமருடைய நிதி ஆலோசகர் தெரிவித்திருக்கிறார், 10,000 அம்பானிகள் 20,000 அதானிகள் இருந்தால் மட்டுமே இந்தியா வளரும். யார் சொன்னது? பிரதமருடைய பொருளாதார ஆலோசகர். இத்தகைய சிந்தனை கொண்டவர்கள் தான் இந்தியாவை இயக்குகிறார்கள் என்றால், இந்தியாவை ஒருவேளை ஆண்டவன் உண்மையில் இருந்தால் அவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாது. அந்த அளவுக்கு இந்த நிலைமைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. நிறைய थैंक यू जी। संध्या राव जी बोलिए, आप प्रारंभ कीजिए। माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री द्वारा 2023-24 बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। संकल्प से सिद्धि तक जनप्रिय बजट सभी वर्गों को, प्लीज सिट डाउन। हाँ जी। जनप्रिय बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में अंत्योदयों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। देश में स्वतंत्रता के बाद विपक्ष ने हमेशा अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ छलावा करती रही, लेकिन कभी भी अंतिम छोर के व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब माननीय अटल जी की सरकार बनी और अभी 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को जोड़ते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने बजट में सभी वर्गों के कल्याण की दिशा में SC/ST वर्गों, OBC व अन्य वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। हमारी सरकार ने लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने SC/ST वर्गों को स्थायी समाधान मिले और उनके स्थायी सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली सरकार के तौर पर काम किया है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी अनुसूचित वर्ग की, ST वर्ग की महिलाओं, ग्रामीण बहनों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए 81 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का काम किया है। एक एक बहन के नीचे टीम 10-10, 11-11 बहनों की टीम रहती है, तो ऐसी हमारी कई बहनों को रोजगार के अवसर मिले हैं, वो अपने परिवारों का पालन पोषण कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय देने का काम, जिसे हम इज्जत घर भी कहते हैं, आज तक लगातार स्वतंत्रता के बाद विपक्ष रहा, लेकिन कभी भी हमारी SC वर्ग की बहनों की चिंता, अन्य हमारे अंत्योदय जो हमारे अन्य वर्ग हैं, लगातार जब मैं सबसे पहले विधायक बनी थी तो मैंने देखा था, ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आई थी, हमारी माताएं बहनें रोडों पर, खेतों पर लोटा लेकर जाती थी, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात की अगर चिंता की तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने की, और आज हमारी अनुसूचित वर्ग की बहनों के हर घरों में शौचालय है, इज्जत घर है, जिससे हमारी सरकार ने बहनों का आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया, उनका गौरव बढ़ाया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे जो अनुसूचित वर्ग के घर हुआ करते थे, कच्ची मट्टी के घर हुआ करते थे, छान डली रहती थी, छत पर पक्की सिर पर पक्की छत भी नहीं होती थी, ऐसे हमारे अनुसूचित वर्ग के लोगों को घर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री आवास के तहत हमारे गरीब वर्ग को माननीय मोदी जी के माध्यम से ऐसे 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। नल जल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है, जिससे आज हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो कई ऐसे परिवार, कई ऐसे घर हैं जहां दूर से हमारी मातृशक्ति सिर पर 1-1, 2-2 घड़े रखकर दूर दूर तक अपने घरों के लिए पानी ले जाया करती थी। आज उन सब से उनको निजात मिलेगी और आज प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने किया है। उज्ज्वला योजना के अंदर 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज तक लगातार विपक्ष सरकार में रहा, लेकिन कभी भी हमारी अनुसूचित वर्ग की, एससी वर्ग की, हमारे गरीब जो वर्ग हैं उनकी कभी चिंता नहीं की। लेकिन माननीय मोदी जी के माध्यम से सबसे ज़्यादा इसमें लाभ हमारे अनुसूचित वर्ग को हुआ है। आज हमारे अनुसूचित वर्ग के घरों में जो माताएं बहनें कभी धुएं से, लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाया करती थी, आंखें से दिखाई देना कम हो जाता था, आज उन बहनों के बीच में हर्ष है। प्रत्येक घर में आज उज्ज्वला के माध्यम से गैस पर वो खाना बनाने का काम कर रही है। बहनों को धुएं से छुटकारा मिला है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत जब कोविड के समय हमारे अनुसूचित वर्ग के तमाम सारे भाई बहन जो अन्य प्रदेशों में काम करते थे, मजदूर वर्ग, जब कोविड के समय वो वापस घर आए तो उनका रोजगार ठप हो गया था। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महती योजना स्वनिधि योजना से हमारे एससी एसटी वर्गों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस योजना से, स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारे पूरे देश में अनुसूचित वर्ग के लोगों ने अपना छोटा छोटा व्यापार लगाकर अपना जीवन यापन करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कोविड के समय वैक्सीन देने का काम मुफ्त में हुआ, नहीं तो हमारा जो अनुसूचित वर्ग है वो पैसे देकर शायद वैक्सीन नहीं लगवा पाता। हमारा जो गरीब वर्ग है, अंत्योदय के लिए लगातार हमारी सरकार ने काम किया, उन्हें फ्री वैक्सीन देने का काम किया। जीरो बैलेंस पर हमारी माताओं बहनों का खाता खोलने का काम, जब खाता खोल रहे थे तब विपक्ष ने मजाक उड़ाया था, विपक्ष हंसा था कि ये क्यों खुलवाए जा रहे हैं। लेकिन आज इस योजना से हमारी लाखों बहनों के खाते में सीधा कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 500 के हिसाब से 3 किस्तों के माध्यम से 1500 रुपये हमारी बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया। तो जब हम उन बहनों से मिलते थे तो उनके लिए ये 1500 रुपये बड़े महत्वपूर्ण थे, जिससे कि वो अपना घर का खर्च चला सकती थी। कोविड के समय प्रत्येक 1500 रुपये के हिसाब से उनके खाते में पहुंचाने का काम सीधे बहनों के खाते में किया माननीय मोदी जी की सरकार ने। पीएम आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत हमारे इस योजना से कई हमारे जो एससी एसटी के वर्ग हैं, ओबीसी के हैं, सामान्य वर्ग में हमारे गरीब परिवार हैं, वो इस योजना से काफ़ी लाभ ले रहे हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। और उसके बाद भी मेरे क्षेत्र में मैंने कम से कम 200 परिवारों को प्रधानमंत्री सहायता राशि के तहत इसका भी लाभ मिला। उसके बाद माननीय मोदी जी के माध्यम से उनको सीधे सीधे किसी को 3.5, किसी को 4, किसी को 2, उनके बीमारी के हिसाब से उनको पैसे देने का काम माननीय मोदी जी ने लगातार किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में हमारे माननीय यशस्वी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, हम जिस प्रदेश से आते हैं, कुछ समय पहले हमारी जो गरीब परिवार हुआ करते थे, कहीं ना कहीं बेटी जब होती थी तो उसको बोझ लगती थी। लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना से आज हमारी बेटियों का जो रेशो बढ़ा है, इस योजना का बड़ा लाभ हमारे गरीब वर्ग को मिल रहा है। सभापति महोदय जी, मैं अपनी बात 2-3 मिनट में पूरी कर लूँगी, मुझे थोड़ा बोलने का अवसर दीजिए। कन्यादान विवाह योजना, जिससे हमारी अनुसूचित वर्ग की बेटियों को इस योजना से 51,000 उनके सीधे चेक मिलता है और दहेज का छोटा मोटा सामान उनको लेकर विदा हमारी प्रदेश की सरकार करती है। जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना को जोड़कर 16,000 हमारी प्रसव के समय जो बहनें रहती हैं उनको 16,000 देने का काम हमारी दोनों सरकारें लगातार कर रही हैं। एमएसएमई के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, एससी एसटी के जो हमारे युवा भाई बहन हैं, बड़े क्षेत्र में उद्यमी बनाने का अवसर माननीय हमारे मोदी जी की सरकार ने उन्हें दिया है।
SC की 8.92 लाख और ST की 2.85 लाख, टोटल 11.77 लाख लोगों को अपने रोजगार को बढ़ाने का अवसर हमारी सरकार ने दिया। ये बहुत बड़ी संख्या है जो आगे चलकर बड़े उद्यमी बनकर अपने परिवार को चलाने का काम करेंगे और अभी उनका छोटा उद्योग है, आगे चलकर वो उद्योग बड़ा भी बनेगा। एक राष्ट्रीय केंद्र की योजना है SC ST हब, जो सिर्फ अनुसूचित वर्ग और ST वर्ग के लिए है। इसमें 134 करोड़ की सब्सिडी हमारे SC और ST वर्ग के युवा भाई बहनों को दी जा चुकी है। पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्फूर्ति योजना के तहत हमारे अनुसूचित जनजाति को कवरेज किया है, जिससे कि अनुसूचित जाति के लाभान्वित कारीगर 60.133 और अनुसूचित जाति के लाभान्वित कारीगर 58.320, टोटल 1,18,453 स्फूर्ति योजना से लाभ ले रहे हैं। मोदी सरकार के लिए सामाजिक न्याय महज एक नारा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। सरकार ने विभिन्न पहलों के माध्यम से हमारे सफाई कर्मचारियों और श्रमजीवियों को, सभापति महोदय बस 2 मिनट, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ मैं। श्रमजीवियों को मानवीय गरिमा की रक्षा की है और उसे बनाए रखने के लिए मेला ढोने की जो सदियों पुरानी मानवीय गरिमा के मुद्दे को बजट संबोधित करता है और बजट में इस विषय को रखा है। सभी शहरों और कस्बों में सीवेज तंत्र की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने के लिए मैन हॉल को मशीन हॉल मोड में बनाने के लिए धन आवंटित राशि की है। इस दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। हमारे मऊ में डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म स्थल है, नागपुर में है, लंदन में है, मुंबई में है, दिल्ली में है। ऐसे 5 पंच तीर्थ हैं जिनको हमारी पार्टी ने, हमारी मोदी जी की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने उन्हें भव्य तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, माननीय सभापति, धन्यवाद दे रही हूं मैं अपनी सरकार को। श्योपुर से मुरैना भिंड अटल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, मैं धन्यवाद देती हूं। सैनिक स्कूल जो कि प्रदेश में दूसरा सैनिक स्कूल भिंड जिले को मिला है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूं अपनी सरकार को, वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। ग्वालियर भिंड इटावा मार्ग को 4 लेन बनाने की दिशा में काम हो रहा है, DPR बन रही है, मैं माननीय गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। अमृत योजना में भिंड और दतिया रेलवे स्टेशन को जोड़ा गया है और आने वाले समय में मैं एक मांग कर रही हूँ जो कि वंदे एक्सप्रेस ट्रेन हमारे भिंड दतिया जिले को मिले, जिससे कि भिंड की जो लोग आने जाने में दिक्कत होती है सीधे वो दिल्ली से जुड़ पाए। ऐसे भिंड जिले को वंदे एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दिया जाए। और 2 पुल हैं, एक भिंड में अटेर मार्ग पर है, वो बहुत बड़ा विषय है। उस ब्रिज को बनाया जाए, चाहे ओवर ब्रिज चाहे अंडर ब्रिज। बाबू जी ठीक है, चलिए। भिंड और दतिया बहुत आज़ादी के समय से जिले हैं, लेकिन बहुत पिछड़े होने के कारण मैं मांग करती हूं दोनों जिलों को आकांक्षी जिलों में जोड़ा जाए, जिससे कि वो आने वाले योजनाओं से जुड़ सके। Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity to speak on union budget. I'm speaking on behalf of people of Andhra Pradesh, whose state has been divided very unscientifically. I'm also speaking on behalf of people of Narsawapet, my constituency, which is very rural and very much dependent on agriculture, sir. Sir, when you look at this budget, it is encouraging in some way, worrying in some ways, and disappointing in many ways, sir. Let me start off with a few issues that are encouraging. The first one is the enhancing productivity of the long staple cotton, sir. Coming from Guntur, which is very much dependent, all our farmers are very much dependent on cotton. This is very much encouraging, sir, because the value addition that happens in Guntur after the cotton crop comes out, ginning, spinning and everything, this is very high in Guntur, sir. So this is a good initiative that the central government is taking, sir. Most of this value addition has moved for the last 10 years to 15 years to Vietnam and Bangladesh and all these countries. At least at this time, they're looking at this very seriously and trying to bring that value chain back to India, sir. Second encouraging factor is on the aqua exports, sir, exports, as well as a decrease in the feed costs of feed imports of aqua products, sir. This is an encouraging factor because
80% of the aqua exports actually happen from Andhra Pradesh, sir. So most of this, most of the costs that are actually incurred by the farmer, 80% of it is on the feed, sir. So decreasing the feed cost, import of feed cost from 25 to 15% is very encouraging for our farmers, sir. And third encouraging factor is the GST tweak that has been given for the MSMEs and professionals, sir. The tweak is that deduction for the expenditure incurred on payments made to them only when the payment is actually made, sir. This is a very good initiative, sir, because right now MSME which produce their goods on the rise of when they rise the invoice, this GST has been deducted, sir, and also these MSMEs has to take the loans and everything to the tune of 12%. So anywhere between 20 to 25% has to be incurred by the MSMEs before by the time he raises the invoice, sir. By the time the bill comes one year later, 1.5 years later, it is very dejecting for them, sir. And this is a very welcome move, and they have to really compete with other countries, sir. And the fourth one being, which is a very small one, sir, which is regarding to law services, which the central government has provisioned some amount wherein there is some financial support for the poor people who are in prisons and unable to afford penalties, sir. It's a good move, sir. But I will take it with a pinch of salt, because last budget also the finance minister has spoken very eloquently on the cryptocurrency, sir. But in this budget, nothing has been spoken about it, sir. Right? It is completely forgotten, sir. Last budget, they have levied 30% tax on the income of the on the crypto, sir, as well as 1% TDS on the crypto, sir. What it has done, they said, this is the words that the finance minister last said, this is a sunrise industry, sir. But what actually has happened was, in the last 6 months, 32,000 crores of these transactions has shifted from domestic exchanges to the foreign exchanges. So this is what has happened with the sunrise industry, which they have spoken about, sir. So when I say encouraging stuff, I take it with a pinch of salt, sir. And coming to the things that are really worrying, because I come from a very rural constituency where most of them are dependent on the agriculture, sir. The first one is the rural distress and unemployment, sir. Rural inflation is hovering around 7% and above, and it is almost breaching the levels that RBI has put up, that they put up to 6%, but it's breaching that, sir. Second one is the growth in the rural wages has remained negative, sir. Instead of actually, when the inflation is going up, this wages also has to go up. It didn't go up, sir. CMI data also shows that workforce participation rate has fallen since 2016, sir. People are not actually going for and trying to find work, sir. These are the very worrying factors, sir. So with these in the perspective, it is very disappointing that budget for NREGA has been reduced by almost 30,000 crores, sir. And also National Rural Livelihood Mission funds has also been reduced, sir. And more than that, as if to add a salt to the wound, NREGA funds, which are supposed to be released to the states on time, are not being released, sir. From the state of Andhra Pradesh, we are actually asking for extra days, extra man hours for our people, sir. But instead of increasing it, decreasing it is a very unhelpful thing, sir. It is very disappointing thing, sir. And second most disappointing thing was the agri input inflation, sir. This is very worrying factor, sir, because in the last 20 months, the agriculture input inflation has remained in double digits, sir. It is going, inflation is going up every month, sir. But the budget outlay for the market intervention scheme and price support scheme, which is supposed to be when the input is very costly, at least you cover the farmer when the produce comes out, so that give him MSP and cover him. So this is the scheme that was conceived to protect them, sir. But it has been slashed from 1,500 crores to almost nil, sir, in this year's budget. And second one was the PM Asha scheme, which has been almost wound up, sir, in the last 3 years, sir. And third one is the PM Kisan, which is with the outlay, it has been reduced by almost 8,000 crores, sir, this year. PM Kisan, the central government is giving 6,000 to each farmer, sir. I request the central government to actually look at what Andhra Pradesh government is doing with the YSR Raitu Bharosa. We are giving the farmers as input subsidy of 13,500, so that this inflation, actually they can fight this inflation and try to stand on their feet when the cropping season comes, sir. But instead of increasing the budget for this, they are actually cutting down 8,000 crores. So this is very disappointing to see, sir. And third most worrying factor is the employment and jobs, sir. MSMEs are the growth engines of this country, which produces a lot of employment and jobs, sir. But yes, they have launched a PLA scheme, which is a good scheme, and almost 15 to 18 industries are availing that scheme, sir. But
after launching PLA scheme also, Make in India also, and everything, still the trade deficit with China remains at 73 billion. Sir, I have 12 minutes, sir. I have 12 minutes. I've started only 4 minutes back, sir. Okay. I'm the second speaker in my party, so I have 12 minutes, sir. So, time is of the house. Please. Okay, sir. Sir, trade deficit is almost $73 billion, sir. So, the PLI scheme was launched so that Make in India and everything goes up, sir. But actually, instead of this PLI, whoever takes the PLI scheme, they are the anchor institutes, sir. But the ones that the answer institute that supposed to be MSMEs, which are supposed to be taken care of, that has not been taken care of, sir. 2 schemes that have been announced last year in the budget, sir, they're not. In the 1 year has passed, till now nothing has been moved. Even 1 inch of it has been moved, sir. One scheme is the ramp, raising and accelerating MSME performance, sir. It has not been. The last year in the budget they have announced, sir, nothing has happened, sir. Second was the surety bonds in the public procurement, sir. Even that one was announced last year, sir. Nothing has happened with that, sir. So these are the MSMEs where the jobs are created, sir. So I think the finance ministry will take account of that, sir. And sir, give me another 2 minutes. I'll wind up, sir. And these are the signs that are very much visible on the ground, sir. Say, for example, these are the figures that are coming out. Two-wheeler sales have fallen off by almost 36%. Now it is almost to the level of 2012-13 level, sir. Commercial bank loans against gold jewelry increased by a huge 218%, sir. So people are pawning off gold. In India, gold is valued very well, sir. They don't pawn off that much easy, sir. But they're pawning off almost 2018% have been pawned off just to make sure that they can live well, sir. And also household borrowings and other for housing, vehicles, securities, or education. Other than this, they're just borrowing just to live, sir. So these are the very worrying factors, sir. Very worrying, sir. The one that is growing, sir, in the last 1 year, sir, the luxury cars manufacturer Mercedes has increased the sales by almost 64%, sir. Anyways, the disappointing things with respect to our state, sir. This is just a disappointing factors with our state, sir. Our Chief Minister has given this letter to the Prime Minister also. Numerous letters has been given to the Prime Minister, sir. The first and most important thing was the special category status, which was given to us, which was promised to us, not given to us, promised to us in AP Reorganization Act, sir, in 2014, sir. 9 years has been passed. Only 1 more year is left, sir. Till now, it has not been fulfilled, sir. This special category status was promised because our state was bifurcated in a very unscientific way. It was given because we didn't have any industry, sir. We didn't have any capital, sir. That's why it was given, sir. But till now, the promise has not been fulfilled, sir. Even Polavaram, sir, which is a lifeline of Andhra Pradesh, which has not been fulfilled, sir. My constituency, there is a Nagarjuna project which was built in the 1950s when the technology was not there. So it was built much faster than this Polavaram, sir. In 2010, 2020, we are not able to build this project. Is a very disappointing thing, sir. And third thing is the power dues that are due from the Telangana to the tune of 6,800 crores, which is supposed to be settled by them, then has not been settled. Sir, last 1 minute, sir. Last 1 minute. And also medical colleges, we have been requesting them, sir, for the central support. And also national institutes, the land has been provided, nothing has been happening. Railway projects, 8,000 crores has been sanctioned this year, sir, but I'm sure capital outlay won't be spent, sir. And adding salt to the wound, sir, they want to privatize Vizag steel plant, sir. We are very much against this privatization of Vizag steel plant, sir. People of Andhra Pradesh are very much attached to the Vizag steel plant, sir. Shri Jagdambika Palji. Thank you very much. Thank you. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। कम है, आप बोलिए तो। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने हमारे भारत के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पे बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत देर से इस बजट की चर्चा पे अपने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के साथियों को सुन रहा था। एक देश का सबसे महत्वपूर्ण देश की प्राप्तियों का या देश के रिसीप्ट्स का जो भी इनकम है और उसके एक्सपेंडिचर का ये पूरे साल का एक लेखा जोखा होता है। और प्रायः बजट में हमारे तमाम माननीय सदस्य हैं इस बात के गवाह होंगे कि इस बजट पे जब भी चर्चा होती थी तो इस बजट पे ये चर्चा होती थी कि अगर ये फिस्कल डेफिसिट इतना है तो ये कैसे सरकार कम करेगी, रेवेन्यू डेफिसिट अगर इतनी है तो इसको कैसे कम करेगी, या प्राथमिक घाटे को कैसे कम करेगी। इसी चर्चा तक हम सीमित रहते थे कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बढ़े या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे कम करें। लेकिन आज का जब ये अमृतकाल के बजट को जिसको हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है
और अमृत काल में जिस तरीके से उन्होंने 7 पैरामीटर को तय किया है कि हम 7 पैरामीटर्स पे अगले 25 वर्षों के लिए जो हम आधारभूत तैयार करने जा रहे हैं, वो चाहे डेवलपमेंट हो या रीचिंग द लास्ट माइल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट हो, या अनलीजिंग द पोटेंशियल्स हो, या ग्रीन ग्रोथ हो, यूथ पावर या फाइनेंशियल सेक्टर हो। तो इस पे आपने देखा है कि आज इस बजट का क्या परिणाम हमारे सामने, कि आज हमारे तमाम साथी कह रहे थे कि इस बजट में क्या है और भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। आखिर पिछले 9 वर्षों में अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो हमने इस 9 वर्षों में भारत ने अपनी आर्थिक विकास यात्रा कहाँ तक की है। आखिर हम इस बात के गवाह हैं कि आज दुनिया में पहली बार भारत में हम अपनी अर्थव्यवस्था को अब देश में चिंता नहीं है, देश की तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज दुनिया से तुलना हो रही है। जिस भारत को 9 वर्षों के पहले ये भारत दुनिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में थी, आज 9 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आ गई है। तो ये निश्चित तौर से 9 वर्षों की यात्रा है भारत की, और ये यात्रा ऐसे नहीं है। ये यात्रा करने में निश्चित तौर से जिस तरीके से कदम उठाया, और अगले कुछ वर्षों में हम इसको दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और इसको बनाने के लिए जिस तरह से भारत ने पिछले दिनों, आपको याद होगा जब कोविड की चुनौती आई थी, इसी सदन में पूरे देश को दिक्कत थी कि उस समय पीपी किट हो या इनके 95 हो या जिस तरह से वेंटिलेटर्स हो, ये हम चाइना पे निर्भर रहते थे, बाहर के एक्सपोर्ट पे निर्भर रहते थे। उसी समय भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ऐसी जो आज परिस्थितियां निर्मित हुई है, जो भारत ने देखा भी नहीं था, तो निश्चित तौर से दुनिया को, हमको भारत को आत्मनिर्भर करना होगा। और उस भारत को आत्मनिर्भर करने की दिशा में जिस तरह से हम बढ़े हैं, आज आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट जो हुआ है वो 3 फोल्ड में राइज किया है, और आज यूएस $4.4 बिलियन से बढ़ करके जो 19 पे था, आज 2022 में हम $11.6 बिलियन हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में पहुंच गए। आज जिस तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी में देखिए, इसमें पिछले 7 वर्षों में आज विश्व का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन ये बन गया है, और सौर ऊर्जा में अब तक $78.1 बिलियन अब तक यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है। और आज उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि हम केवल आज एक सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो नहीं, बल्कि आज सारे सेक्टर में हम जिस तरह से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा अपने प्रतिपक्षी साथियों कि आज इंडिया डिफेंस के मामले में जहाँ हम पूरा आश्रित रहते थे, ये गवाह है ये लोकसभा, इसी लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हम डिफेंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा, जो अभी तक हम सारी चीज़ें ले रहे थे, भारत 101 अपने रक्षा के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुद भारत बनाएगा। और आज केवल भारत उस डिफेंस की चीज़ों को बनाने का काम नहीं कर रहा, दुनिया को हम एक्सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से भारत की उपलब्धियां हैं। और आज वो जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा है, ये मैं पिछले 9 वर्षों की बात कर रहा हूँ। आज 6 टाइम ये आंकड़े हैं कि पिछले 5-6 वर्षों में हम डिफेंस इक्विपमेंट और सर्विसेज में हम 75 कंट्रीज में, दुनिया के 75 देशों में आज हम डिफेंस के सामान, डिफेंस की इक्विपमेंट्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी चीज़ में नहीं, आज दुनिया में हम सबसे सेकंड लार्जेस्ट हैं टेक्सटाइल और क्लॉथिंग में, कपड़े में भी। जहाँ पहले लोग कहते थे हमको इंग्लैंड की सूटिंग चाहिए, फॉरेन के कपड़ों के लिए जिस तरह से भारतीय लोग, आप देखते थे किस तरीके से लोगों के मन में इच्छा रहती थी। नाउ इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड विद अ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ US $44 बिलियन। तो आज जिस तरीके से हम टेक्सटाइल के मामले में, क्लोथ के मामले में, फार्मा के मामले में, आप देखिए कि हमने जिस तरीके से FDI इनफ्लो हुआ है आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, 2014-15 में $45.14 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। और आज वो हमारा 2021-22 में इसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि हम एक अपने देश को एक ऐसी बनाएं, कोविड की वैश्विक चुनौतियों के पहले जहां लोग चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, जहां पे पहले जापान में था, आपने देखा कि जो एक प्रयास